मैं अपनी जिंदगी में एक गरीब ड्राइवर था, पर अचानक एक पोर्टल खुला और सारे लोग एक आइस अपोकलिप्स वर्ल्ड में आ गए। इधर पर मेरे साथ आइटम देखने वाली मेरी भाभी भी टेलीपोर्ट हो गई। और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि मैंने इस आइस अपोकलिप्स वर्ल्ड को पिछली जिंदगी में गेम के तौर पर खेला है, तो मुझे इसके बारे में सब पता है। और मेरे पास एक सिस्टम भी है, लेकिन यहाँ पर सबके पास सिस्टम है, मेरे दुश्मनों के पास भी। अब देखना यह है कि मैं यहाँ कैसे सर्वाइव करता हूँ इन सारे मॉन्स्टर, रोबोट, बीस्ट और क्रिमिनल से भरे वर्ल्ड के बीच। तो गेम शुरू करते ही मुझे एक अनोखा और हिडन टैलेंट मिला, जिसका नाम था इटर्नल पावर। इसकी बदौलत मैं अपने इलाके के अंदर मौजूद सभी वफादार फ्रेंडली सैनिकों को मिलने वाले किसी भी शॉर्ट टर्म बूस्ट को हमेशा के लिए परमानेंट स्टेटस में बदल सकता था। पर तभी मेरा ध्यान स्क्रीन पर आए प्रोफेशन चॉइस पैनल ने खींच लिया। इस समय प्लेयर्स के पास चुनने के लिए 5 तरह के प्रोफेशंस थे: कोल्ड आयर मैकेनिस्टिक, पोलर वॉरियर, कोल्ड फ्रॉस्ट मेज, ऑरोरा नाइट और स्नोफील्ड हंटर। अपने पुराने गेमिंग एक्सपीरियंस की वजह से मुझे अच्छे से पता था कि इनमें सबसे ताकतवर प्रोफेशन कोल्ड आयरन मैकेनिस्टिक था। और दिक्कत ये थी कि वो गेम के आखिरी दौर का प्रोफेशन था और शुरुआत में उसकी फाइटिंग पावर बेहद कमजोर होती थी। दूसरी तरफ पोलर वॉरियर और स्नोफील्ड हंटर शुरुआत में तो बहुत धांसू थे, पर गेम के आखिरी दौर में आते आते वो सुस्त पड़ जाते थे। अब बचे कोल्ड फ्रॉस्ट मेज और ऑरोरा नाइट। ऑरोरा नाइट एक सपोर्टिव प्रोफेशन था जो टीम के साथियों की मदद करता था, जबकि कोल्ड फ्रॉस्ट मेज शुरुआत से लेकर एंड गेम तक हर सिचुएशन में बेहतरीन परफॉर्म करता था। इसलिए मैंने बिना सोचे समझे सीधे कोल्ड फ्रॉस्ट मेज प्रोफेशन चुन लिया। इसी के साथ सिस्टम ने हिंट दिया कि रात होने में अब सिर्फ 4 घंटे 32 मिनट बाकी हैं और न्यूबी प्रोटेक्शन पीरियड के दौरान कैंप पर किसी भी मॉन्स्टर का हमला नहीं होगा। इस न्यूबी प्रोटेक्शन के अभी 5 दिन और 17 घंटे बाकी थे। ये देखकर मेरे माथे पर शिकन आ गई। इस समय ही यहाँ का टेम्परेचर -32 डिग्री था और रात होते होते ये 20 डिग्री और नीचे गिरने वाला था। इस हाड़ कंपाने वाली ठंड से बचने का इकलौता जरिया था एक बढ़िया बॉनफायर जलाना और लॉर्ड स्मॉल हाउस की मरम्मत करना। अभी अलाव सिर्फ पहले लेवल पर था, जो 10 मीटर के दायरे में टेम्परेचर को 5 से 20 डिग्री तक बढ़ा सकता था, जो फिलहाल के लिए काफी था। पर उस टूटे फूटे लॉर्ड हाउस को ठीक करने के लिए मुझे अभी पत्थरों और लकड़ियों की जरूरत थी। अच्छी बात यह थी कि कैंप के अलाव के पास ही सफेद पत्थरों का एक ढेर और कटी हुई लकड़ियां पड़ी थी, जिन्हें मैं इकट्ठा करने ही वाला था। तभी मेरे बगल में खड़ी लियो मुक्शु ने भी सिस्टम के मैसेज को पूरी तरह समझा और उनके मुंह से आवाज निकली, शिंग, ये अजीब सी आवाज मुझसे कोई प्रोफेशन चुनने के लिए कह रही है। मुझे आखिर क्या चुनना चाहिए? मैंने सुझाव दिया, भाभी आप ऑरोरा नाइट चुन लीजिए। इस सलाह के पीछे असल में मेरा एक सेल्फिश मोटिव छुपा था। ऑरोरा नाइट के पास गेम के आखिरी दौर में कई कमाल के बूस्ट स्किल्स होते हैं और उनका असर बहुत कम समय के लिए रहता है, लेकिन मेरे इटर्नल पावर वाले टैलेंट की वजह से मैं उन सारे बूस्ट्स को हमेशा के लिए परमानेंट बना सकता था। इस अनजानी और अजीब दुनिया में लियो मुक्सू ने मेरे फैसले पर रत्ती भर भी शक नहीं किया। इसके बाद मैंने अपना पहला मटेरियल चेस्ट खोला, जिसमें से मुझे ब्रेड, एक पत्थर की कुल्हाड़ी, पत्थर का हथौड़ा और कुछ दूसरी चीजें मिली। शुरुआती मटेरियल्स मिलते ही मैं सामान इकट्ठा करके उस टूटे हुए लॉर्ड हाउस को रिपेयर करने जुट गया। इस बीच भाभी भी मेरी मदद करना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें सामान इकट्ठा करके अलाव को अपग्रेड करने के काम पर लगा दिया। बहुत जल्दी हमारे कैंप का अलाव दूसरे लेवल पे पहुंच गया, जिससे टेम्परेचर बढ़ने का दायरा बढ़कर पूरे 20 मीटर का हो गया। इसी के साथ हमारा लॉर्ड हाउस भी बनकर तैयार हो गया और सिस्टम ने हिंट दिया कि अब हमारे इलाके का टेरिटरी इंटरफेस अनलॉक हो चुका है। बधाई हो, अब आप यहाँ और भी कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। सिस्टम ने एक और हिंट दिया, चूंकि आप पूरे सर्वर में लॉर्ड हाउस बनाने वाले पहले सर्वाइवर हैं, इसलिए आपको इनाम के तौर पर एक स्किल स्क्रॉल दिया जाता है, सोल्जर हीलिंग आर्ट। ये स्किल आपकी कुछ स्पिरिट पावर खर्च करके सामने वाले टारगेट की हेल्थ को हर सेकंड आपकी स्पिरिट वैल्यू के 0.8 गुना की रफ्तार से रिकवर करती थी। इसके बाद मैंने फिर से अपना पर्सनल पैनल खोला और कंस्ट्रक्शन इंटरफेस में जाकर पोलर पर्सन स्मॉल हाउस बनाने का ऑप्शन सेलेक्ट किया। इस पोलर पर्सन स्मॉल हाउस के जरिए आप भोजन खर्च करके अपने काम के लिए पोलर इंसानों को समन यानी बुला सकते थे। इसमें कुल 4 लोगों के रहने की जगह थी और इसे ठीक करने में 45 मिनट का समय लगना था। पर अगर कबीले के लोग भी इस काम में हाथ बटाते तो ये टाइम काफी कम हो सकता था। अपने पुराने गेमिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे पता था कि खेल की शुरुआत में सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यही थी कि सबसे पहले पोलर पर्सन स्मॉल हाउस को बनाकर तैयार कर लिया जाए। इसलिए मैंने बिना देर किए लियो मुक्शु को आवाज दी और हम दोनों ने मिलकर पलक झपकते ही उस पोलर पर्सन स्मॉल हाउस की मरम्मत पूरी कर दी। इसी के साथ सिस्टम का एक और हिंट फ्लैश हुआ, क्योंकि आप पूरे सर्वर में पोलर पर्सन स्मॉल हाउस बनाने वाले पहले सर्वाइवर हैं, इसलिए आपको इनाम के तौर पे ब्रेड के 50 पीस दिए जाते हैं। ये देखकर मैं खुशी से उछल पड़ा। एक पोलर पर्सन को रिक्रूट करने के लिए सिर्फ 5 फूड पॉइंट्स चाहिए थे और इस बम्पर इनाम के बाद तो बिना किसी टेंशन के मैं पूरे के पूरे 4 पोलर इंसानों को काम पर रख सकता था। इसके बाद मैंने जैसे ही दोबारा कंस्ट्रक्शन पैनल चेक किया कि अब मैं कमरे के अंदर रखे जाने वाले कोयले के चूल्हे को भी बना सकता हूँ, तभी अचानक कैंप के बाहर से एयर जुआंग की चीखने की आवाज आई। मैंने झटपट द जुआंग का पैनल खोलकर देखा तो उसकी हेल्थ घटकर आधी रह गई थी और उसकी बॉडी पर पॉइजनिंग यानी जहर का स्टेटस दिख रहा था। पर मैंने चैन की सांस ली, क्योंकि यह पहले लेवल का मामूली जहर था और लियो मुक्सू की एक प्यूरिफिकेशन आर्ट बाई से इसका इलाज आसानी से हो सकता था। लियो मुक्सू ने धीरे से एक मंत्र बुदबुदाया, पवित्र ऑरोरा आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, और पल भर में द जुआंग का पूरा जहर गायब हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मालिक, आपकी शक्ति सचमुच असीम और महान है। इसके साथ ही सिस्टम ने हिंट दिया कि द जुआंग की लॉयल्टी डिग्री 70 से बढ़कर सीधे 80 हो चुकी थी। तभी मेरे दिमाग में एक खुराफात सूझी कि क्या ये हीलिंग आर्ट मेरे और लियो मुक्सू के शरीर पर भी उसी तरह काम कर सकती है।
मैंने तुरंत लियो मुक्सियो पर एक हीलिंग आर्ट आजमाई और उम्मीद के मुताबिक सिस्टम ने तुरंत हिंट दिया कि आइस हीलिंग आर्ट का असर अब एक परमानेंट स्टेटस में बदल चुका है। अब मेरे पास हमेशा के लिए अमर हो चुका था जुआंग और उसके साथी थे। तो मैंने तय किया कि सबसे पहले चलकर उस बड़ी सांप वाली मुसीबत को ही खत्म कर दिया जाए। जब हम उस जगह पहुंचे तो मेरी आंखों के सामने उस जहरीले सांप की पूरी इंफॉर्मेशन आ गई। वो दूसरे लेवल का मॉन्स्टर था। कोई ताज्जुब नहीं कि दाजुआंग और उसके साथी अकेले उससे जीत नहीं पा रहे थे। पर अब जब असीमित हेल्थ वाला दाजुआंग सबसे आगे ढाल बनकर खड़ा था तो हम सब ने मिलकर कुछ ही देर में उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए और स्नोफील्ड के उस जहरीले सांप का खेल खत्म कर दिया। आपको 30 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। बधाई हो, आप इस पूरे इलाके में किसी जंगली मॉन्स्टर का शिकार करने वाले पहले जीव हैं। फर्स्ट किल के इनाम के तौर पर आपको स्नेक पर्सन रेस प्रीस्ट का एक रिक्रूट स्क्रॉल दिया जाता है, जिससे आप 5वें लेवल की एक नागिन पुजारी को अपनी मदद के लिए बुला सकते हैं। ये देखते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैंने तुरंत उस स्क्रॉल को इस्तेमाल कर लिया। तभी पलक झपकते ही मेरी आंखों के सामने एक बेहद खूबसूरत इच्छाधारी नागिन प्रकट हुई। मैं स्नेक पर्सन रेस की प्रीस्ट येलेना आपकी सेवा में हाजिर हूँ। अब तो यही लगता है नागिन सीजन 8 यही बनाएगी। मैंने जैसे ही येलेना का स्टेटस पैनल चेक किया, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। भाई साहब, येलेना के पास 2 ऐसे बफ बाय प्रॉफिट बूस्ट स्किल्स थे जो ताकत को कई गुना बढ़ा सकते थे। पहला था स्केल आर्मर, जो कुछ समय के लिए खुद को या अपनी टीम के साथियों को 10 पॉइंट्स का एक्स्ट्रा आर्मर देता था। दूसरा था स्नेक पर्सन रेस वाइल्डिफिकेशन, जो टीम के किसी भी सदस्य को एक पागलपन भरी ताकत देता था, जिससे 60 सेकंड के अंदर उसकी मूवमेंट स्पीड और अटैक स्पीड दोनों 20% तक बढ़ जाती थी। मैंने बिना एक पल गंवाए येलेना से वो दोनों स्किल्स हम सब पर आजमाने को कहा। देखते देखते मेरे समय टीम के हर एक इंसान को उन दोनों स्किल्स का हमेशा हमेशा के लिए परमानेंट बूस्ट मिल गया। मैंने मुस्कुराते हुए कबीले वालों से कहा, तुम सब बस इसी तरह दिल लगाकर काम करते रहो। आज रात हम सब मिलकर गर्मा गर्म सांप का सूप पिएंगे। इसके बाद जब हम वापस कैंप में लौटे तो सान जुआन ने दौड़ते हुए मुझे एक रिपोर्ट दी। मालिक, जहां हम सफेद पत्थर इकट्ठा कर रहे थे, वहां से कुछ ही दूरी पर हमें कोयले की एक स्मॉल कोल माइन मिली। और दिक्कत यह है कि वहां 2 खतरनाक स्नो वुल्व्स पहरा दे रहे हैं, इसलिए मेरी पास जाकर ठीक से देखने की हिम्मत नहीं हुई। इसके बाद मैंने सान जुआंग से उन भेड़ियों की ताकत के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो उस जहरीले सांप से थोड़े ज्यादा ताकतवर थे। मैंने हामी में सिर हिलाया। इसका मतलब वो लगभग 3रे या 4थे लेवल के मॉन्स्टर्स थे। पर अब जब मेरे पास 5वें लेवल की येलेना थी तो समझो हमारे पास उन्हें कुचलने की पूरी ताकत थी। और इसके तुरंत बाद मैं अपनी पूरी पलटन को लेकर उस कोयले की गुफा की तरफ बढ़ गया। खदान के पास पहुंचते ही मेरी आंखों के सामने उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई और साथ ही मुझे वो दोनों स्नो वुल्व्स भी दिखाई दे गए। स्टेटस पैनल से हिंट मिला कि सामने वाले मॉन्स्टर्स 3रे लेवल के जंगली जानवर थे। पर मेरी तरफ तो भाई पूरी पलटन की हेल्थ असीमित रूप से रिकवर हो रही थी और उनका डिफेंस भी होश उड़ा देने वाला था। ऊपर से हमारे साथ येलेना भी थी। लड़ाई शुरू हुए अभी कुछ ही पल हुए थे कि सिस्टम के नोटिफिकेशंस फ्लैश होने लगे। आपकी कबीले के सदस्य येलेना ने बर्फीले भेड़िए को मार गिराया है। 40 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। आपको 20 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले और बस खेल खत्म। मैंने उन दोनों भेड़ियों की लाशों को ठिकाने लगाया, पर मैंने सोचा नहीं था कि इस बार इतनी तगड़ी लूट मिलेगी। हमारे हाथ न सिर्फ भेड़िए की 2 हरी खालें लगी, बल्कि पूरे 134 पीस वुल्फ मीट भी मिल गया। इसके अलावा भेड़ियों की हड्डियां और दांत जैसी कई काम की चीजें हाथ आई। पर सबसे मजेदार बात यह थी कि वहां से एक नीले रंग का समन स्क्रॉल भी टपक पड़ा, जिसका नाम था ट्विन वुल्व्स नाइट। इस ट्विन वुल्व्स नाइट के रिक्रूट स्क्रॉल को हाथ में लेते ही मैं सीधे 10वें लेवल के एक बेहद खूंखार और ताकतवर घुड़सवार को समन कर सकता था। पर हाँ, इसे बुलाने से पहले अपने पास भरपूर खाना जमा रखना जरूरी था। अभी 5वें लेवल की येलेना को बुलाया ही था कि अब सीधे 10वें लेवल का ट्विन वुल्व्स नाइट आ गया था। मैं तो बस यही कह सकता हूँ कि मेरी किस्मत अब सीधे आसमान छू रही थी और वो भेड़िए की खाल असल में ठंड से बचने वाले एंटी कोल्ड क्लोथ्स बनाने के काम आने वाली थी। इसने तुरंत मेरी और लियो मुक्शु की सबसे बड़ी मुसीबत बर्निंग आईब्रो अर्जेंसी को हल कर दिया। मैंने बिना देर किए खाल का एक टुकड़ा लिया और ठंड से थर थर कांप रही लियो मुक्शु के कंधों पर डाल दिया। अगर मुझे इस आइटम को पटाना है तो ये तो करना पड़ेगा और ये थोड़ी इंप्रेस तो लग रही है। मैं बस मुस्कुरा दिया और फिर सामने दिख रही उस कोयले की खदान पर अपना कब्जा जमाने के काम में लग गया। जैसे ही खदान पर हमारा कब्जा पक्का हुआ, सिस्टम ने मुझे हिंट दिया कि मुझे इनाम में एक ब्रॉन्ज ट्रेजर चेस्ट मिला है। इसी के साथ सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी। चूंकि आप पूरे सर्वर में किसी रिसोर्स पॉइंट पर कब्जा करने वाले पहले सर्वाइवर हैं, इसलिए आपको इनाम के तौर पर एक एंशिएंट वेपन, बैरेट, रेडीमेड क्लोथ्स और साथ ही 12.7 mm की 10 गोलियां दी जाती हैं। ये सुनते ही मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, डम्बफाउंडेड। प्राचीन हथियार बैरेट, जिसका अटैक पावर भाई साहब 967 से 993 के बीच था और वो हर 2 सेकंड में एक शॉट फायर कर सकती थी। इसके साथ 2 कमाल के स्पेशल इफेक्ट्स जुड़े थे। पहला पियर्सिंग आर्मर, जिसके तहत हमला करते समय 50% चांस था कि वो दुश्मन के पूरे 100 पॉइंट्स के आर्मर को सीधे इग्नोर कर दे। दूसरा इफेक्ट था हेडशॉट, यानी सिर पर निशाना लगते ही वो 50% का एक्स्ट्रा डैमेज देती थी। मैं तो पूरी तरह दंग रह गया था। 900 से ज्यादा का ये अटैक पावर गेम के इस शुरुआती दौर में ऐसा था कि सामने जो भी आए उसका पूरी तरह सफाया हो जाए। भले ही अभी सिर्फ 10 गोलियां थी, पर कबीले का लेवल 4 पे पहुंचते ही बुलेट प्रोसेसिंग फैक्ट्री अनलॉक हो जानी थी, जिसके बाद गोलियों की कोई टेंशन नहीं रहने वाली थी। उस बैरेट स्नाइपर को समेट कर मैं गुफा के अंदर गया। खदान पर कब्जा होते ही सिस्टम ने याद दिलाया कि अंदर एक ब्रॉन्ज ट्रेजर चेस्ट भी है। मैंने जैसे ही उस खजाने के बक्से को खोला, उसमें से ढेर सारा मटेरियल निकला और साथ ही एक मार्केट ब्लूप्रिंट भी हाथ लगा।
इसे बनाने के बाद मैं बाकी के सर्वाइवर्स के साथ रिसोर्सेज की ट्रेडिंग कर सकता था। फिर मैंने बाकी बची चीज़ों को चेक किया, जिनमें एक मैजिक स्टाफ थी जिसे मैं खुद इस्तेमाल कर सकता था। साथ ही स्नोफील्ड बूट्स मिले जो ठंड से बचाने के काम आते थे, जिनके फायदे बताने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा एक मेडिकल किट भी थी जिससे इन्फ्लुएंजा का इलाज किया जा सकता था, जो सचमुच एक बेहतरीन चीज थी। आसपास सब कुछ अच्छे से चेक करने के बाद मैंने उस खाली ब्रॉन्ज चेस्ट को डिकम्पोज करके 5 कॉपर कॉइन्स निकाले और गुफा से बाहर आ गया। बाहर आते ही लियू मुक्शु ने मुझे बताया कि कबीले वालों ने आसपास से पूरे 112 ब्लॉक कोयला इकट्ठा कर लिया है, जो एक लंबे समय तक चलने के लिए काफी था। मैं ठंड से कांपती हुई लियू मुक्शु को देखकर मुस्कुराया और मैंने वो स्नोफील्ड बूट्स उसकी तरफ बढ़ा दिए। लियू मुक्शु की आंखों में एक बार फिर मेरे लिए इज्जत और थैंक यू वाला भाव आ गया। पर दिक्कत यह थी कि उसके दोनों पैर ठंड के मारे पूरी तरह अकड़ चुके थे, जिसकी वजह से उसके लिए खुद जूते बदलना बेहद मुश्किल हो रहा था। मैंने बिना कुछ सोचे खुद आगे बढ़कर उसे वो जूते पहना दिए। इसके बाद मैंने उसे सीधे अपनी बाहों में उठाया और वापस अपने कबीले की तरफ चल पड़ा। कबीले में लौटकर मैंने सबसे पहले अपने रिसोर्सेज पे एक नजर डाली और फिर द जुआंग और एर जुआंग को एक लकड़ी काटने का अहाता बनाने का हुक्म दिया। सान जुआंग को मार्केट बनाने के काम पर लगाया और सी जुआंग को एक छोटा शेल्टर बनाने को कहा ताकि येलेना वहां रह सके। ये सारे काम बांटने के बाद अब कबीले के लोग आराम से बैठकर खाना खा सकते थे। इसके बाद मैं लियू मुक्शु को लेकर लॉर्ड हाउस के अंदर आ गया। मैंने पहले उसे कुछ देर आराम करने को कहा और खुद एक स्टोव बेंच तैयार करके दिन में मिले उस सांप के मांस को पकाने लगा। इसी बीच बाहर आसमान में धीरे धीरे रात का अंधेरा छाने लगा था और टेम्परेचर बहुत तेज रफ्तार से गिरने लगा था। बाहर का तापमान होश उड़ा देने वाले -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। यहाँ तक कि कमरे के अंदर चूल्हा जलाने के बाद भी तापमान सिर्फ -16 डिग्री तक ही आ पाया था। पर अच्छी बात यह थी कि दा जुआंग और उसके साथियों ने समय रहते कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कर लिया था और वो अपने बदल वाले घर में लौट आए थे। मैंने दा जुआंग और बाकी सबसे कहा कि मैं आज उनके काम से बहुत खुश हूँ। इनाम के तौर पर यह गर्मा गर्म सांप के सूप की पूरी कढ़ाई उनकी थी और वो इसे भरपेट खा सकते थे। अपनी आंखों सामने असली मीट देखकर दा जुआंग और उसके साथी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वो सब खाना खाते खाते कसम खाने लगे कि वो आगे भी अपने मालिक के लिए इसी तरह जी तोड़ मेहनत करेंगे और उनके इस उपकार का बदला चुकाएंगे। इसी के साथ उन सबका लॉयल्टी लेवल आसमान छूते हुए सीधे 80 के पार पहुंच गया। फिर मैंने येलेना की तरफ देखा जिसका हंगर लेवल 50 पर था और उससे पूछा कि वो कच्चा मांस खाएगी या पका हुआ। उसने कहा, मैं कच्चा मांस ही खाऊंगी मेरे आदरणीय मालिक। मैंने हामी भरी और सांप के मांस के 2 टुकड़े निकाले, पर कुछ सोचकर मैंने उन्हें वापस रख दिया और उसकी जगह भेड़िए के मांस के 2 टुकड़े उसकी तरफ बढ़ा दिए। इसे देखकर येलेना का लॉयल्टी लेवल तुरंत बढ़ गया और येलेना मेरी सबसे प्राइमरी बैटल स्ट्रेंथ थी, जिसका आगे बहुत बड़ा इस्तेमाल होने वाला था। इसलिए मैंने बिना कंजूसी के 4 पीस मांस और निकाल कर दिए, जिससे उसका हंगर लेवल बढ़कर सीधे 80 पर पहुंच गया। पर येलेना की इस भारी डाइट को देखकर मेरे मुंह से ठंडी सांस निकल गई। अभी तो मेरे हाथ में इससे भी ज्यादा खतरनाक ट्विन वॉल्व्स नाइट का रिक्रूट स्क्रॉल भी पड़ा था। इसलिए टाइम पास करने के लिए सीधे वर्ल्ड चैट इंटरफेस ओपन कर लिया ताकि देख सकूं कि बाकी के सर्वाइवर्स का क्या हाल चाल है। पर वहां के हालात कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे थे। चैट पर कई सर्वाइवर्स की मौत की खबरें और उनके गिरे हुए सामान की डिटेल्स फ्लैश हो रही थी। हालांकि कुछ समझदार प्लेयर्स वहां अपने काम के एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे थे। इसके बाद मैं सीधे रीजन चैनल पर गया। सिस्टम के डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ये 500 वर्ग किलोमीटर का एक बहुत बड़ा इलाका था। स्क्रीन पर दिख रहा था कि इसका नाम 174 रीजन है और इस समय यहाँ 40,173 लोगों में से कुल 38,224 लोग ऑनलाइन थे। चैट के मैसेजेस को देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि यहाँ मौजूद ज्यादातर लोग हमारी असली दुनिया के आसपास के शहरों के ही रहने वाले थे। तभी एक मैसेज फ्लैश हुआ, क्या कोई 10 फूट के बदले आइस आर्मर आर्ट की स्किल बुक एक्सचेंज करेगा? इस पर पहले वाले ने कहा, तुम्हारी मजबूरी मैं समझ रहा हूँ, पर तुम पहले शांत हो जाओ। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास कोई मामूली खाना नहीं बल्कि असली मीट है, तब क्या तुम्हारे पास इतनी जल्दी मीट कहां से आ गया? मैंने तुरंत अपने पास मौजूद सामान की इन्फॉर्मेशन उसे भेज दी। मैंने मन ही मन एक ठंडी मुस्कान के साथ सोचा, ज्यादा से ज्यादा सांप के मांस के 3 पीस दूंगा। वैसे भी आइस आर्मर आर्ट सिर्फ शुरुआती दौर की स्किल है जिसका ड्रॉप रेट कोई बहुत कम नहीं है। मैंने तुरंत टाइप किया, एक काम करो, इसके बदले मैं तुम्हें 20 फूड के बराबर वैल्यू देता हूँ, यानी 3 पीस मीट के साथ 5 पीस ब्रेड एक्स्ट्रा दूंगा। सामने वाला इस डील के लिए खुशी खुशी तैयार हो गया और इस तरह मेरे हाथ वो कमाल की स्किल बुक लग गई जिसका नाम था आइस आर्मर बुक। इसे इस्तेमाल करने के लिए कुछ स्पिरिट पावर की जरूरत थी, जिसके बाद ये आपकी टीम के किसी साथी के आर्मर को आपकी स्पिरिट वैल्यू के 0.6 गुना की रफ्तार से बढ़ा देती थी और इसका असर 30 सेकंड तक रहता था। इस समय मेरी स्पिरिट स्ट्रेंथ 8 थी, जिसका मतलब था कि इस स्किल से मुझे 5 पॉइंट्स का आर्मर मिलने वाला था। मैंने जैसे ही इस आइस आर्मर बुक को एक्टिवेट किया, अगले ही पल स्क्रीन पर मेरे इटर्नल पावर टैलेंट का हिंट फ्लैश हो गया। उस स्किल का असर हमेशा के लिए एक परमानेंट स्टेटस में बदल चुका था और मेरा आर्मर हमेशा के लिए 5 पॉइंट्स बढ़ गया था। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि अब मेरा टोटल आर्मर सीधे 15 पॉइंट्स पर पहुंच चुका था। इसका सीधा मतलब था कि तीसरे लेवल से नीचे का कोई भी मॉन्स्टर अब मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता था। इसके तुरंत बाद मैंने लियू मुक्शु पर भी आइस आर्मर आर्ट की एक परमानेंट लेयर चढ़ा दी। इसके बाद मैंने उसे गुड नाइट कहा और हम दोनों अपने अपने बिस्तर की तरफ बढ़ गए। पर ठीक इसी समय अचानक लियू मुक्शु के पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई जो असल में उसकी सगी माँ की थी। तुरंत ही एक वीडियो कॉल का इनविटेशन स्क्रीन पर चमकने लगा। लियू मुक्शु ने कुछ पल हिचकिचाने के बाद अग्री पर क्लिक कर दिया। कॉल कनेक्ट होते ही उसकी माँ भी यूनलान सीधे चिल्लाते हुए बोली, शाओ शू, क्या तुम्हारे पास कोई फालतू खाना पड़ा है? हमारी थोड़ी मदद करो ना। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि हम यहाँ किस हाल में हैं?
मैं तुम्हारे दोनों छोटे भाई और तुम्हारे पापा यहाँ भूख से तड़प रहे हैं। हमारे इस मटेरियल बॉक्स में बस नाम का थोड़ा सा खाना निकला था। उसके अपने सगे माता पिता को उसकी जान की कोई परवाह नहीं थी, उन्हें तो बस आते ही खाने की डिमांड करनी थी। लियो मुक्सियो को याद आया कि कैसे ब्लू स्टार को और उसके माता पिता ने पैसों के लालच में आकर जबरदस्ती उसकी शादी उस इलाके के एक लोकल गुंडे से तय कर दी थी। वो तो अच्छा हुआ कि शादी से पहले ही वो गुंडा किसी हादसे में मारा गया और अब इस नई दुनिया में आने के बाद आखिरकार उसे उस नरक जैसे परिवार से पीछा छुड़ाने का मौका मिला था। इसलिए उसने साफ कह दिया कि उसके पास कोई एक्स्ट्रा खाना नहीं बचा है। पर ये सुनते ही लियो मुक्सियो के पिता ने उस पर शक जताते हुए कहा, शाओशु, क्या तुम हमसे झूठ बोल रही हो? तुम खुद इतने अच्छे आलीशान घर के अंदर बैठी हो और कहती हो कि तुम्हारे पास खाना नहीं है। ऊपर से तुम्हारे शरीर पर ये जो कीमती फर दिख रहा है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? तभी बैकग्राउंड में एक छोटे बच्चे की आवाज गूंजी, मम्मी पापा, दीदी के शरीर पर जो फर है वो असल में भेड़िए की खाल है। दीदी ने भेड़िए को मार गिराया है। दीदी के पास पक्का मीट छुपा हुआ है। अच्छा, तो तुम इतनी बड़ी धोखेबाज निकली। तुम्हारे पास मीट पड़ा है और तुम उसे अपने खुद के परिवार के साथ शेयर नहीं करना चाहती। तुम जैसी वाइट आइड वुल्फ को मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, धिक्कार है तुम पर तभी मैं अचानक लियो मुक्सियो के बगल में आकर खड़ा हो गया। ए बुड्ढे बुड्ढी, वहाँ बैठे बैठे बतखों की तरह क्या केंट केंट लगा रखी है? तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? मैं यहाँ अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। तुम्हारी क्या औकात जो हमारे बीच में टांग अड़ा रहे हो? तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। रही बात औकात की, तो जिस भेड़ी की तुम बात कर रहे हो उसे मैंने मारा है और वो मीट भी मेरा है। तुम दोनों जो मुफ्तखोरी के सपने देख रहे हो ना, उसे अपने दिमाग से निकाल दो। मेरे खाने से ब्रेड का एक छोटा सा टुकड़ा भी तुम लोगों को नहीं मिलने वाला। भगवान ने हाथ पैर दिए हैं तो खुद मेहनत करके खाना ढूंढो। अपनी बेटी का खून चूसने चले आते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मैंने बिना कोई मौका दिए उन दोनों को अच्छे से लताड़ा और लियो मुक्सियो को इशारा करके सीधे वीडियो कॉल को काट दिया। पल भर में पूरे कमरे में एक सुकून भरा सन्नाटा छा गया। लियो मुक्सियो इस समय अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पा रही थी और फिर भी उसने आंसुओं को पहुंचते हुए मुझसे कहा, शिंग, इस मुसीबत से मुझे बाहर निकालने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा, कोई बात नहीं भाभी, ये लोग बिना मेहनत किए सब कुछ मुफ्त में हथियाना चाहते हैं। मेरे जीते जी इन्हें मेरे मटेरियल्स पर हाथ साफ करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। और आप भी मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए, आगे से चाहे जो हो जाए, अगर ये लोग आपसे खाना या कोई भी रिसोर्स मांगे तो आपको साफ मना करना होगा। अगर आपने एक बार उनकी मदद की तो वो बार बार आपके पास चले आएंगे और उनकी ये डिमांड्स कभी खत्म नहीं होंगी, समझिए? लियो मुक्सियो को अच्छे से समझ आ चुका था कि इस नई दुनिया में आने के बाद भगवान ने उसे अपने उस मतलबी परिवार से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने और एक नई शुरुआत करने का सबसे बेहतरीन मौका दिया है। इसलिए उसने पूरी संजीदगी से सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गया शिंग। तभी उसे अचानक कुछ याद आया। लियो मुक्सियो चूल्हे के पास गई और एक छोटे बर्तन में गर्मा गर्म पानी लेकर आई और शर्माते हुए मुझसे बोली, शिंग, मैंने ध्यान दिया कि तुम्हारे पैर ठंड की वजह से बिल्कुल लाल पड़ चुके हैं। क्यों ना मैं इस गर्म पानी से तुम्हारे पैर धो दूं? वहीं दूसरी तरफ वीडियो कॉल कटने के बाद लियो मुक्सियो के माता पिता गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। पर तभी उसके पिता को अचानक कुछ याद आया और उसे मेरा चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। उसकी माँ ने भी कुछ देर दिमाग पर जोर डाला और आखिरकार उसने मुझे पहचान ही लिया। अरे, जब हम लियो मुक्सियो की जबरदस्ती शादी उस इलाके के गुंडे चेन जियांग से करवा रहे थे, ये लड़का उसी चेन जियांग का एक मामूली ड्राइवर था जो लियो मुक्सियो को कार से लाने ले जाने का काम करता था। जैसे ही लियो मुक्सियो के पिता को पता चला कि मैं सिर्फ एक मामूली ड्राइवर हूँ, उसके चेहरे पर एक दुष्टता भरी मुस्कान तैर गई और उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। अभी कुछ देर पहले ही उसने वर्ल्ड चैट स्क्रीन पर देखा था कि हमारी पुरानी सिटी के 3 ईगल सोसाइटी का गैंगस्टर फेंग लॉन्ग चैट पर अपने गुर्गों को इकट्ठा कर रहा था। और यह फेंग लॉन्ग किसी जमाने में लियो मुक्सियो का एक सनकी आशिक हुआ करता था। उसके पिता ने तुरंत प्लान बनाया कि वो फेंग लॉन्ग से कांटेक्ट करके उससे मदद मांगेगा और इस मौके का फायदा उठाकर मुझे हमेशा के लिए रास्ते से हटा देगा। समय का चक्कर घुमा और दूसरा दिन आ गया। सिस्टम की आवाज गूंजी, सभी सर्वाइवर्स कृपया ध्यान दें, आप लोग आइस सील्ड एपॉक की पहली रात को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। न्यूबी प्रोडक्शन पीरियड के अब 4 दिन और 22 घंटे बाकी हैं। अपना चैट चैनल चेक करें। मैंने जैसे ही चैनल देखा, पता चला कि ऑनलाइन लोगों की संख्या में एक बार फिर 1000 से ज्यादा की गिरावट आ चुकी थी। मैंने इस पर ज्यादा चार्ज नहीं किया, बल्कि राजुआंग और उसकी टीम को पोलर पर्सन स्मॉल हाउस को अपग्रेड करने और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के काम पर लगा दिया। आखिरकार मैंने अपने पास सुरक्षित रखा ट्विन वॉल्स नाइट का रिक्रूट स्क्रॉल निकाला और उसे इस्तेमाल कर लिया। पलक झपकते ही एक विशाल और खूंखार लड़ाकू भेड़िए पर सवार एक शानदार घुड़सवार मेरी आंखों के सामने प्रकट हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, ट्विन वॉल्स नाइट, असम आपकी सेवा में हाजिर है। मैंने जैसे ही असम का स्टेटस पैनल चेक किया तो ये देखकर दंग रह गया कि असम के साथ साथ उसका वो भेड़िया भी पूरे 10वें लेवल का था। ये समन तो सीधे सीधे बाय 1 गेट 1 फ्री जैसा निकला, जिसमें मुझे बिना कुछ किए मैसिव प्रॉफिट हो गया था। मैंने हामी भरी और बाकी साथियों की मदद से असम पर सोल्जर आर्मर आर्ट, सोल्जर हीलिंग आर्ट, स्केल आर्मर और स्नेक पर्सन रेस, वाइल्डिफिकेशन यानी कुल मिलाकर 4 परमानेंट बफ्स की एक मजबूत लेयर चढ़ा दी। ये देखकर असम की आंखें चमक उठी। आप अब तक के सबसे शक्तिशाली और महान मालिक हैं जिन्हें मैंने देखा है।
मैं असम आपके प्रति अपनी पूरी वफादारी का संकल्प लेता हूँ। सिस्टम ने हिंट दिया कि अपने कबीले के सदस्य असम की ताकत बढ़ाने की वजह से उसका लॉयल्टी लेवल बढ़कर सीधे 80 पर पहुंच चुका था। मैंने एक संतुष्ट मुस्कान के साथ सोचा कि मेरा इटर्नल पावर टैलेंट सचमुच कमाल की चीज है। इसके बाद मैंने असम को उसका पहला काम सौंपा, जो कि एक एक्सप्लोरेशन टास्क था। मैंने उसे कैंप के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ने और रास्ते में मिलने वाले सभी रिसोर्स पॉइंट्स या जंगली जीवों को मार्क करने को कहा। साथ ही निर्देश दिया कि जैसे ही एक्सप्लोर करने का दायरा 10 किलोमीटर तक पहुंच जाए वो वापस आकर मुझे रिपोर्ट करे। उसने पूरी वफादारी से कहा, आपके हुक्म का पालन होगा मेरे मालिक। इसी बीच हमारा पोलर पर्सन स्मॉल हाउस भी अपग्रेड होकर दूसरे लेवल पे पहुंच चुका था, जिसका मतलब था कि अब मैं वहां 8 पोलर इंसानों को रख सकता था। मैंने एक बार फिर फूड पॉइंट्स खर्च करके और पोलर इंसानों को रिक्रूट किया और याद रखने की आसानी के लिए उनके नाम रख दिए, बुजुआन, लिउजुआन, चीजुआन, बाजुआन। इसके बाद मैंने उन सबको खाना इकट्ठा करने और कंस्ट्रक्शन के अलग अलग कामों पर लगा दिया। ये सब निपटाने के बाद मैं लियो मुक्सियो को साथ लेकर मार्केट की तरफ बढ़ा ताकि कुछ बेकार मटेरियल्स को बेचकर काम की चीजें हासिल की जा सकें। मैंने सबसे पहले भेड़िए का मीट बेचने के लिए लिस्ट किया, जिसके बदले में मुझे सिर्फ अच्छे इक्विपमेंट्स, हथियार या स्किल बुक्स चाहिए थे। जैसे ही मार्केट में असली मीट दिखाई दिया, बाकी सर्वाइवर्स के बीच उसे पाने की एक अंधी होड़ मच गई और पल भर में मेरे पास अनगिनत लोगों के पर्सनल मैसेजेस आने लगे। और दिक्कत ये थी कि इनमें से ज्यादातर लोग अपने कबीले के बेसिक मटेरियल्स जैसे लकड़ी, पत्थर या बहुत कम मात्रा में आयरन के बदले ट्रेडिंग करना चाहते थे। मैंने एक भले इंसान की तरह चैट पर सबको सलाह दी कि सर्वाइवल के इस खेल में बेसिक मटेरियल्स ही आपकी तरक्की की बुनियाद हैं, इसलिए इन्हें इतनी आसानी से नहीं बेचना चाहिए। मेरी इस समझदारी भरी बात को सुनकर कुछ सर्वाइवर्स ने तो कदम पीछे खींच ली, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो अब भी जिद पर अड़े थे। उनका कहना था कि जब लोग भूख के मारे दम तोड़ने की कगार पे हों तो आगे के डेवलपमेंट के बारे में कौन सोचता है। उनकी इस मजबूरी को देखकर मैंने भी व्यापार से मना नहीं किया, लेकिन मेरे पास भी भेड़िए के मांस का स्टॉक कोई बहुत ज्यादा नहीं था, इसलिए मेरा इरादा उन मामूली पत्थरों और लकड़ियों को इकट्ठा करने का बिल्कुल नहीं था। हाँ, इसके बदले मैं कुछ आयरन जरूर इकट्ठा कर सकता था ताकि अपने कबीले में एक ब्लैक स्मिथ शॉप खड़ी कर सकूं। ब्लैक स्मिथ शॉप की मदद से मैं कुछ बेसिक टूल्स बना सकता था, जैसे कि पत्थर काटने की एक मजबूत कुल्हाड़ी। बाकी के एडवांस इक्विपमेंट्स बनाने के लिए ब्लूप्रिंट्स की जरूरत थी, पर इस समय सर्वाइवर्स के पास आयरन की बहुत भारी कमी थी। ज्यादा लोगों के पास सिर्फ 2 या 3 ब्लॉक आयरन ही था, और मीट के एक पूरे पीस के बदले सिर्फ 2 आयरन ब्लॉक लेना मेरे लिए सरासर घाटे का सौदा था। इस समस्या के हल के लिए मैंने सिस्टम से पूछा कि क्या इस मीट को और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है। सिस्टम ने हिंट दिया कि मीट का एक ब्लॉक पूरे 1000 ग्राम का है, जिसे ज्यादा से ज्यादा 10 छोटे टुकड़ों में रिसाइकल किया जा सकता है, यानी 100 ग्राम का एक हिस्सा। मैंने बिना देर किए मीट को 50 छोटे टुकड़ों में बांट दिया और ट्रेडिंग की शर्त बदल दी। अब मीट के सिर्फ एक छोटे टुकड़े के बदले 2 ब्लॉक आयरन चाहिए था। मेरी ये तरकीब काम कर गई और पल भर में मेरे पास भारी मात्रा में आयरन जमा हो गया। कबीले के रिसोर्सेज चेक करने पर पता चला कि अब मैं अपने यहाँ एक सिलाई की दुकान और ब्लैक स्मिथ शॉप दोनों आसानी से बना सकता था। जहां अभी बाकी सर्वाइवर्स अंधेरे में हाथ पैर मार रहे थे, वहीं मेरे कबीले का इंफ्रास्ट्रक्चर अब एक मजबूत आकार लेने लगा था और हमारी प्रोग्रेस बेहद तेज थी। अब बस इसी रफ्तार को बनाए रखना था, जिसके बाद बहुत जल्द हमारा कबीला अगले लेवल पे अपग्रेड हो जाता और हम और भी हाई ग्रेड बिल्डिंग्स बना पाते। ये देखकर मेरा मन भविष्य के प्रति पूरी तरह उम्मीदों से भर गया। इसके बाद मैं लियू मुक्शु को गाइड करने ही वाला था कि उसे कॉम्बैट में किस तरह हाथ आजमाना है कि तभी अचानक सिस्टम का एक डरावना हिंट फ्लैश हुआ। आपके कबीले के सदस्य असम पर हमला हुआ है। ये पढ़ते ही मेरा दिल एक झटके से बैठ गया। असम पहले से ही एक 10वें लेवल का शक्तिशाली घुड़सवार था और अपने उस विशाल लड़ाकू भेड़िए के साथ मिलकर इस शुरुआती इलाके में उसका कोई मुकाबला नहीं था। अगर उस पर हमला हुआ था तो इसका सीधा मतलब था कि असम का सामना किसी बहुत ही खूंखार और ताकतवर दुश्मन से हुआ था। इसके तुरंत बाद मैंने देखा कि असम बेहद घायल और बदहाल हालत में कैंप के बाहर वापस लौट आया है। मैं तुरंत अपनी बैरेट स्नाइपर उठाकर उसकी तरफ दौड़ा और उससे पूछा कि आखिर वहाँ क्या हुआ था। असम ने शर्मिंदा होते हुए अपनी हार का कारण बताया। मालिक, हमारे कैंप से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर हमें स्नोफील्ड का एक बेहद खूंखार स्टॉर्म बेयर मिला। वो भालू अपने शरीर से बिजली की खतरनाक लपेट छोड़ सकता है। मैं और मेरा भेड़िया लिंग डोंग उसकी उस बिजली के एक वार के सामने टिक भी नहीं पाए। अगर आपने पहले से हम पर अपनी जादुई शक्तियों का आशीर्वाद न दिया होता तो शायद हम दोनों आज जिंदा वापस नहीं लौट पाते। उसने अंदाजा लगाते हुए कहा कि उस दानव को कुचलने के लिए हमें कम से कम दूसरे टियर के घुड़सवार की ताकत की जरूरत होगी। ये बात सुनकर मैंने कुछ देर विचार किया, फिर उन दोनों की हेल्थ और स्टेटस को पूरी तरह रिकवर किया और कहा, असम, मुझे उस जगह लेकर चलो। मुझे खुद अपनी आंखों से देखना है। वो तूफानी भालू हमारे कैंप से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इतनी पास ऐसी मुसीबत का होना मुझे चैन से सोने नहीं देगा। मुझे पहले चलकर उसकी ताकत का अंदाजा लगाना होगा। वैसे मेरे पास अपनी खुद की एक तगड़ी बैकअप पावर भी है। मेरी इस बैरेट स्नाइपर के सामने 20वें लेवल से नीचे का कोई भी मॉन्स्टर टिक ही नहीं सकता। लगभग आधे घंटे के सफर के बाद हम बर्फ से ढके एक पहाड़ की तलहटी में मौजूद एक गुफा के पास पहुंचे। सिस्टम ने तुरंत हिंट दिया, आप स्नोफील्ड तूफानी भालू के इलाके में पहुंच चुके हैं। अंदर एक बेहद शक्तिशाली और खतरनाक जीव रहता है। कृपया सावधानी से आगे बढ़ें। असम ने धीरे से पूछा, मालिक, क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे गुफा से बाहर खींच कर लाऊं? अगर मैं पूरी सावधानी से उसका सामना करूं तो वहां से बचकर निकलना मेरे कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैंने हामी में सिर हिलाया। इसके कुछ ही देर बाद
मुझे महसूस हुआ कि पैरों के नीचे की जमीन तेज रफ्तार से कांपने लगी है। अगले ही पल गुफा के अंदर से कम 8 मीटर ऊंचा एक भारी भरकम और कोलोसल बेयर एक खूंखार दहाड़ मारते हुए बाहर निकला। उसकी वो दहाड़ किसी खतरनाक मिलिट्री वॉर मशीन जैसी गूंज रही थी। स्नोफील्ड स्टॉर्म बेयर ये 15वें लेवल का सेकंड टियर का एक एलीट ग्रेड मॉन्स्टर, एलीट ग्रेड लिविंग क्रीचर था, जिसकी हेल्थ 4080 और अटैक पावर 347 थी। उसकी पहली स्किल थी बेयर पाम स्लैप, जो अपने से कम ताकत वाले किसी भी दुश्मन को हवा में उड़ा देने की ताकत रखती थी। दूसरी स्किल थी वाइल्ड रोप, जिसकी भयानक साउंड वेव 30 मीटर के दायरे में आने वाले किसी भी दुश्मन को 3 सेकंड के लिए पूरी तरह स्टन कर देती थी। और उसकी तीसरी सबसे घातक स्किल थी लाइटनिंग स्लैप, जो 20 मीटर के दायरे में आसमान से बिजली का कहर बरसाकर 130% का थंडर डैमेज देती थी और दुश्मन को 1 सेकंड के लिए पूरी तरह पैरालाइज कर देती थी। इन तीनों स्किल्स को देखकर मेरे होश उड़ गए। इस तूफानी भालू की ताकत सीधे सीधे किसी 20वें लेवल के मॉन्स्टर को टक्कर दे रही थी। पर मैं पैनिक नहीं हुआ, बल्कि मैंने बेहद ठंडे दिमाग से सिचुएशन को एनालाइज किया। सामने वाले की हेल्थ पूरे 4000 के पार थी। मेरी बैरेट स्नाइपर से उसे ढेर करने के लिए कम से कम 5 शॉट्स फायर करने की जरूरत थी। इस समय मेरे और उस भालू के बीच पूरे 500 मीटर का फासला था। उसकी रफ्तार के हिसाब से उसे मेरे सामने पहुंचने में कम से कम 10 सेकंड का समय लगने वाला था और मेरी बैरेट हर 2 सेकंड में एक शॉट फायर कर सकती थी। यानी वो 10 सेकंड मुझे 5 बार हमला करने का पूरा मौका देने वाले थे। इसलिए मैंने बिना देर किए अपनी बैरेट तानी और सीधे उस तूफानी भालू पर पहला शॉट दाग दिया। शॉट लगते ही तूफानी भालू के शरीर से खून का फव्वारा छूटा और स्क्रीन पर 872 का एक जबरदस्त डैमेज फ्लैश हुआ। उस भारी झटके की वजह से उसका बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया और वो सीधे जमीन पर आ गया। मैंने बिना रुके तुरंत दूसरा शॉट फायर किया। इस बार का डैमेज होश उड़ा देने वाला था, पूरे 1234 का डैमेज। किस्मत से इस शॉट पे बैरेट का इग्नोर आर्मर वाला स्पेशल इफेक्ट एक्टिवेट हो गया था। लगातार 2 गोलियां खाने के बाद वो तूफानी भालू पूरी तरह पागल हो गया और अपनी आंखों में साफ मौत का इरादा लिए वो मेरी तरफ तेजी से लपका। मैंने तीसरा शॉट फायर किया, पर भाई साहब इस बार वो चालाक भालू पैंतरा बदलकर गोली को चकमा दे गया। मैंने मन ही मन अपनी इस रद्दी मार्क्समैनशिप को कोसा कि इतनी पास आ चुके टारगेट को भी मैं मिस कर गया। अब उस तूफानी भालू की हेल्थ एक 974 बची थी और हमारे बीच की दूरी को देखते हुए मेरे पास शॉट लेने के सिर्फ 2 आखिरी मौके बचे थे। पर इस करो या मरो की सिचुएशन में मेरा दिमाग अजीब तरीके से बिल्कुल शांत हो गया। मैंने ट्रिगर दबाया और चौथे शॉट पर 893 का डैमेज पड़ा। अब वो भालू मुझसे सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर था और ये मेरा आखिरी शॉट होने वाला था। हार और जीत का पूरा फैसला इसी एक पल पर टिका था। मैंने सांस रोकी और निशाना साधा धूम। इस आखिरी शॉट पर सीधे उस भालू के सिर के ऊपर 1574 का एक बेहद खूंखार डैमेज फ्लैश हुआ। इस आखिरी वार में मैं सिर्फ सीधे निशाने पर किया था, बल्कि इस पर हेडशॉट का स्पेशल इफेक्ट भी ट्रिगर हो गया था। सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो, आपने अपने से कई गुना ऊंचे 15वें लेवल के तूफानी भालू को मार गिराया है। क्रॉस ग्रेड किल के बोनस के तौर पर आपको 350 का 400% यानी कुल 1400 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। आपका लेवल अपग्रेड हो चुका है। वर्तमान लेवल 3 एक प्राइमरी पावर हार्ट मिलता है। यह एक एडवांस स्टेज आइटम है जिसकी मदद से कोई भी 10वें लेवल का सर्वाइवर या कबीले का सदस्य खुद को सेकंड टियर के जीव में प्रमोट कर सकता है, जिसके बाद उसके सारे एट्रीब्यूट्स सीधे 100% बढ़ जाएंगे। इसके अलावा आपको मिलते हैं 8 प्राइमरी एलिमेंट क्रिस्टल्स जो जादू बिल्डिंग्स बनाने या अल्केमी के काम आते हैं। बधाई हो, आप पूरे सर्वर में किसी एलीट ग्रेड मॉन्स्टर को मारने वाले पहले सर्वाइवर हैं। फर्स्ट स्किल के विशेष इनाम के तौर पर आपको एक प्राइमरी एलिमेंट एरो टावर ब्लूप्रिंट और एक आइस फील्ड ड्रूइड रिक्रूट स्क्रॉल दिया जाता है। इसी के साथ सिस्टम ने एक बार फिर हिंट दिया कि येलेना और असम मेरी इस खतरनाक ताकत को देखकर पूरी तरह दंग रह गए हैं, जिससे उनका लॉयल्टी लेवल और बढ़ गया है। मैं मुस्कुराया और मैंने वो प्राइमरी पावर हार्ट सीधे असम की तरफ बढ़ा दिया। मेरे आदरणीय मालिक, इतना कीमती पावर हार्ट क्या आप सचमुच मुझे दे रहे हैं? असम, आज तुमने अपनी बहादुरी और सूझबूझ को साबित कर दिया है। मुझे लगता है कि तुम इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी शक्ति के हकदार हो। असम की आंखें तुरंत खुशी के आंसुओं से भर आईं। मैं अपने मालिक के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करने को तैयार हूँ। जैसे ही असम ने उस पावर क्रिस्टल का इस्तेमाल किया, उसके शरीर से निकलने वाला एनर्जी प्रेशर पल भर में एक खूंखार लेवल तक पहुंच गया। सिस्टम का हिंट फ्लैश हुआ, आपके कबीले के सदस्य असम का अपग्रेड पूरा हो चुका है। उसके सारे एट्रीब्यूट्स सीधे 100% बढ़ गए। मैंने असम का नया स्टेटस पैनल चेक किया और फिर येलेना की तरफ देखकर कहा, येलेना तुम भी इसी तरह बेहतरीन परफॉर्म करती रहो। जैसे ही तुम 10वें लेवल पे पहुंचोगी, मैं तुम्हारे लिए भी एक पावर हार्ट ढूंढ कर लाऊंगा ताकि तुम भी सेकंड टियर में अपग्रेड हो सको। मैं एक बार फिर मुस्कुराया और सिस्टम से मिले उस रिक्रूट स्क्रॉल को देखने लगा। आइसफील्ड ड्रूइड रिक्रूट स्क्रॉल की मदद से मैं सीधे 15वें लेवल के एक एलीट ड्रूइड को समन कर सकता था। भाई साहब, सीधे 15वें लेवल का एलीट मॉन्स्टर। मैं तो बस देखता ही रह गया। इसके अलावा मेरे पास एक और ब्लूप्रिंट था, प्राइमरी एलिमेंट एरो टावर ब्लूप्रिंट। इसकी मदद से मैं अपने कबीले में पूरे 600 मीटर की रेंज वाला एक डिफेंसिव एरो टावर खड़ा कर सकता था, जिसका अटैक पावर 213 था और वो हर 2.5 सेकंड में एक तीर छोड़ सकता था। यहाँ तक कि अगर अपग्रेड होने से पहले वाला असम भी इसकी 600 मीटर की रेंज में आ जाता, तो शायद वो इस टावर के पास पहुंचने से पहले ही तीरों से बुरी तरह छलनी हो जाता।
इसके तुरंत बाद मैंने उस तूफानी भालू की लाश की तरफ देखा और डीकम्पोज का ऑप्शन सिलेक्ट किया। पलक झपकते ही मुझे ब्लू क्वालिटी का पूरे 1000 ब्लॉक बेयर मीट मिल गया और साथ ही भालू की खाल और उसका बेयर गॉल जैसी कई काम की चीजें हाथ आई। पर सबसे ज्यादा खुशी की बात यह थी कि इस भालू के मांस को पहली बार खाने पर आपकी पावर और फिजिक दोनों सीधे 2 पॉइंट्स बढ़ जाने वाली थी। मेरी नजर उस तूफानी भालू की गुफा पर गई। असम ने पूरी बहादुरी से आगे बढ़कर कहा कि पहले वो अंदर जाकर सब कुछ अच्छे से चेक कर लेता है। मैंने हामी भरी और कुछ ही देर में असम बाहर आया और उसने बताया कि अंदर कोई खतरा नहीं है, पर वहाँ कुछ बेहद अनोखी चीजें पड़ी हैं। मुझे थोड़ा अचंभा हुआ और मैं गुफा के अंदर चला गया। कहाँ मैंने देखा कि गुफा के अंदर सिर्फ कुछ ही समय पहले पैदा हुआ सफेद रंग का एक छोटा सा भालू का बच्चा बैठा है। यह सचमुच बिजली की शक्तियों पर राज करने वाले उस तूफानी भालू का एक नवजात बच्चा था। मेरा मन हुआ कि मैं उसे थोड़ा सा छूकर देखूं, पर जैसे ही मेरा हाथ उससे छुए मुझे तुरंत एक तेज बिजली का झटका लगा और मेरी हेल्थ 1 पॉइंट कम हुई। मैं चौंक गया। तभी सिस्टम ने फिर से हिंट दिया, आपके इलाके में एक पालतू बनाए जाने योग्य जंगली जीव स्नोफील्ड स्टॉर्म बेयर कब की पहचान हुई है। क्या आप इसे पालतू बनाकर अपने कबीले में शामिल करना चाहते हैं? किसी जंगली जीव को पालतू बनाने के बाद उसे लगातार खाना देना जरूरी होता था और बड़े होने के बाद ही वो लड़ाई के मैदान में आपके काम आ सकता था। मैंने तुरंत अग्री सेलेक्ट किया और वो बच्चा हमारे कबीले का हिस्सा बन गया। सिस्टम ने उसका नाम रखने का भी ऑप्शन दिया, तो मैंने थोड़ा सोचकर उसका नाम रख दिया वोलीबेयर। तभी लियू मुक्शु ने बड़ी खुशी से वोलीबेयर को अपनी गोदी में उठा लिया। मैं उसे टोकने ही वाला था कि यह छोटा शैतान बिजली के झटके मारता है, पर तभी लियू मुक्शु मुस्कुराते हुए बोली, देखो इसने मुझे तो कोई करंट नहीं मारा। मैं बिल्कुल वर्डलेस रह गया। ये भालू मेरी आइटम की ब्यूटी देखकर इसे पसंद तो नहीं करने लगा। तभी भालू के उस घोंसले के पास मुझे एक बिना ताले का सिल्वर ट्रेजर चेस्ट दिखाई दिया। उसे देखते ही मेरी सांसें तेज हो गईं। इस दुनिया में खजाने के बक्से नीचे से ऊपर के लेवल में बांटे गए थे। ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और सबसे कीमती ब्राइट मून ट्रेजर चेस्ट। सबसे ऊंचे लेवल के ब्राइट मून चेस्ट से तो सीधे लीजेंडरी इक्विपमेंट्स तक निकल सकते थे। मैंने तुरंत आगे बढ़कर उस बक्से को खोल दिया। बधाई हो, आपको मार्क रोबोट की स्किल बुक मिली है। साथ ही एक ब्लैक आयरन फोरआर्म आर्मर, 5 मेडिकल बैग, एक स्मॉल रिसोर्स बैग और 5 मिथल मिले हैं। मैंने जैसे ही उस स्किल बुक को देखा, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं आया। ये कोल्ड आयरन मैकेनिस्टिक क्लास की शुरुआती दौर की एक गॉड लेवल स्किल थी, जिसकी वैल्यू गेम में बहुत ही ज्यादा थी। स्किल बुक मार्क रोबोट ये कोल्ड आयरन मैकेनिस्टिक प्रोफेशन के लिए एक्सक्लूसिव स्किल बुक थी। इसे इस्तेमाल करने के लिए कुछ बेसिक मटेरियल्स और सिलिकॉन कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती थी, जिसके बाद यह सर्वाइवर के 120% एट्रीब्यूट्स की ताकत वाला एक मजबूत रोबोट समन कर देती थी और यह रोबोट पूरे 180 सेकंड तक मैदान में टिक सकता था। रही बात इक्विपमेंट की, तो वो एक ऐसा ब्रेसर गार्ड हैंड था जो हमले की रेंज को बढ़ा देता था, जिसे मैं खुद इस्तेमाल कर सकता था। स्मॉल रिसोर्स बैग को ओपन करने पर खाने पीने का सामान, लकड़ी और आयरन जैसी काम की चीजें अच्छी मात्रा में मिल जाती थी। और मिथ्रिल एक बेहद कीमती और रेयर मेटल था, जिससे हाई ग्रेड इक्विपमेंट्स या एडवांस बिल्डिंग्स बनाई जा सकती थी। इसके बाद जब हम वापस कबीले में लौटे, तो मैंने एक बार अपने सारे मटेरियल्स पर नजर डाली। मैं बस यही कह सकता हूँ कि हमारे पास संसाधनों का एक बहुत बड़ा और भारी स्टॉक जमा हो चुका था। मैंने बिना देर किए झुआंग और उसकी टीम को फिर से कंस्ट्रक्शन और रिसोर्स इकट्ठा करने के काम पर लगा दिया। इसके बाद मैं लियू मुक्शु के साथ लॉर्ड हाउस के अंदर आ गया। इसी बीच चैट चैनल पर अचानक एक तगड़ी हलचल मच गई। 3 ईगल सोसाइटी का गैंगस्टर फेंग लॉन्ग एक बार फिर मार्केट में खाना बेचने के लिए उतर आया था। 100 ग्राम बिना चर्बी के मीट के बदले 100 ब्लॉक लकड़ी या 50 ब्लॉक पत्थर चाहिए। ये कीमत सचमुच बहुत ही ज्यादा थी। इसे चुकाने का मतलब था कि कोई सर्वाइवर अपने पूरे कैंप के संसाधनों को पूरी तरह खाली कर दे। भले ही इस ट्रेडिंग से लोग अपना पेट थोड़ा भर सकते थे, पर आगे चलकर मटेरियल्स की भारी कमी की वजह से उनकी तरक्की रुक जाती और अगले कदम पर उनका मरना तय था। इसलिए मैंने भी अपने उस भालू के मांस को छोटे छोटे टुकड़ों में रिसाइकिल किया और उसे मार्केट में लिस्ट कर दिया। पर मैंने साफ साफ नोट डाल दिया कि यह कोई मामूली मीट नहीं है, बल्कि आपके एट्रीब्यूट्स को हमेशा के लिए बढ़ाने वाला स्पेशल मीट है। और हाँ, इसके बदले मैंने जो मटेरियल्स की डिमांड रखी थी, वो फेंग लॉन्ग के मुकाबले बहुत ही सस्ती और आसान थी। अरे भाई लोग, जल्दी से मार्केट खोल कर देखो, कोई एट्रीब्यूट्स बढ़ाने वाला भालू का मीट बेच रहा है। भालू का मांस लिस्ट होते ही तुरंत लोगों की नजरों में आ गया और देखते ही देखते वहां ट्रेडिंग स्पेस पर लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ जमा गई। यांग लिंग नाम का एक सर्वाइवर तो खुशी से पागल होते हुए चाय पर आया। भाई साहब, मैंने सिर्फ 50 पत्थरों के बदले भालू के मस का एक पूरा ब्लॉक हासिल कर लिया है। ये मेरे पूरे परिवार के एट्रीब्यूट्स को बढ़ाने के लिए काफी है। हे भगवान, ये तो चमत्कार हो गया। सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर मेरे पास पूरे 5400 ब्लॉक लकड़ी और 3200 ब्लॉक पत्थर जमा हो चुके थे। इसके अलावा मेरे हाथ 342 ब्लॉक आयरन और 43 पीस प्राइमरी एलिमेंट क्रिस्टल भी लगे। बोनस के तौर पर एक ग्रीन ग्रेड का ब्लूप्रिंट और 20 ब्लॉक मिथ्रिल भी मेरे अकाउंट में आ गए। और इस भारी भरकम लूट के बदले मैंने अपने स्टॉक में से सिर्फ 215 ब्लॉक भालू का मांस ही खर्च किया था। यहाँ तक कि मेरी इन्वेंट्री में अब भी पूरे 1000 ब्लॉक भालू का मांस सुरक्षित बचा हुआ था। मेरा मन खुशी से झूम उठा। इन मटेरियल्स की मदद से मैं अपने कबीले के सबसे महत्वपूर्ण बॉनफायर, लॉर्ड हाउस और साथ ही पोलर पर्सन स्मॉल हाउस को सीधे अगले टियर पर अपग्रेड कर सकता था। यहाँ तक कि मैं उस खतरनाक प्राइमरी एलिमेंट एरो टावर को भी खड़ा कर सकता था, जिससे मेरे पूरे इलाके की डिफेंस पावर कई गुना बढ़ जाने वाली थी। मैंने बिना एक पल की देरी किए तुरंत झुआंग और बाकी कबीले वालों को आवाज दी और काम शुरू करने का हुक्म सुना दिया। जैसे ही मैंने भालू के मांस के ट्रेडिंग को कुछ समय के लिए रोका, 174 रीजन के सर्वाइवर्स के बीच तुरंत अफरा तफरी और बेचैनी मच गई। किसी को ये डर सता रहा था कि कहीं मेरा सारा स्टॉक खत्म तो नहीं हो गया।
गया तो कोई इस बात पर पछता रहा था कि वो थोड़ी और कीमत गिरने का इंतजार क्यों कर रहा था। फेंग लॉन्ग की कीमतें तो सीधे जान लेने वाली थी, उससे एक बार भी कुछ खरीदने का मतलब था अपनी पूरी जमा पूंजी और कबीले की संपत्ति दांव पर लगा देना। उसने सोचा नहीं था कि उसके इस मैसेज पर तुरंत फेंग लॉन्ग का रिप्लाई आ जाएगा। यहाँ कुछ लोग बिना बात के चिल्ला रहे हैं कि मैं मीट महंगा बेच रहा हूँ, इस दुनिया में तुम लोगों को भूखा ना मरना पड़े, इसलिए मैं अपना कीमती खाना निकालकर तुम लोगों के साथ ट्रेड कर रहा था और तुम लोग उल्टा मुझ पर ही उंगलियां उठा रहे हो। ये पढ़ते ही चैट चैनल पर तुरंत सन्नाटा पसर गया। यहाँ मौजूद ज्यादातर लोग शियांगजियांग के ही रहने वाले थे और अच्छे से जानते थे कि थ्री ईगल सोसाइटी के गुंडे कितने खतरनाक और नामी ब्लैक गैंग के लोग हैं, जिनसे पंगा लेना अपनी मौत को दावत देने जैसा था। आगे से अगर किसी को भी इस एरिया में ट्रेडिंग करनी है तो उसे हमारी शर्तों को मानना होगा, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इस पूरे इलाके में हमारे थ्री ईगल सोसाइटी के कई सौ भाई मौजूद हैं। आगे पीछे हम सबका आमना सामना होना ही है, इसलिए इसके अंजाम के बारे में अच्छे से सोच समझ कर ही कोई कदम उठाना। पर इस समय मैं आखिरकार कबीले का सारा काम निपटाकर फ्री हो चुका था। वापस आकर जब मैंने फेंग लॉन्ग की वो दूसरों को ट्रेडिंग न करने देने की धमकी भरी बातें देखी तो एक पल के लिए मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया और अगले ही पल मैंने एक ठंडी मुस्कान के साथ टाइप किया, दोस्तों अभी कुछ काम से थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, अब हमारी ट्रेडिंग फिर से शुरू हो रही है। फेंग लॉन्ग ने तुरंत रिप्लाई किया, लड़के क्या तुमने सुना नहीं जो मैंने भी कहा था? मैंने साफ मना किया है कि तुम अब आगे कोई ट्रेडिंग नहीं करोगे। ये मैसेज आते ही जैसे ततैयों के घोंसले में हाथ डाल दिया गया हो। थ्री ईगल सोसाइटी के गुंडे चैट पर मुझे गंदी गंदी गालियां देने लगे। मैंने बिना कोई गुस्सा दिखाए तुरंत उन गाली देने वाले सभी लोगों के नाम और आईडी नंबर्स नोट कर लिए और उन सबको अपनी ट्रेडिंग ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। और ठीक इसी समय लियू मुक्शु के पिता ने अचानक फेंग लॉन्ग से कांटेक्ट किया और बताया कि वो मेरी पूरी हिस्ट्री जानता है और उसके साथ हाथ मिलाना चाहता है। उसने तुरंत थ्री ईगल सोसाइटी के सभी गुर्गों को आदेश दे दिया कि चाहे जो हो जाए जल्द से जल्द मेरे कबीले की सही लोकेशन का पता लगाया जाए। वहीं दूसरी तरफ मेरी स्क्रीन धड़ाधड़ हो रही ट्रेडिंग के मैसेजेस से फ्लैश हो रही थी। जब मैं भालू के मांस के पूरे 500 ब्लॉक्स बेच चुका तो मैंने चैट पर मैसेज डाला, दोस्तों अब मेरे पास भी भालू का मांस बहुत कम बचा है, इसलिए अब मैं कोई बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेडिंग नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप लोगों को मटेरियल बॉक्सेस से कोई भी अनोखी चीजें जैसे ब्लूप्रिंट्स, इक्विपमेंट्स या स्किल बुक्स मिले तो आप मुझे सीधे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मैं उनके बदले डील करने को तैयार हूँ। इस मैसेज ने उन सर्वाइवर्स के दिलों में फिर से एक उम्मीद जगा दी जो पिछली बार मीट खरीदने से चूक गए थे। तभी लियू मुक्सु ने मुझे सावधान करते हुए कहा, शिंग मेरी फेंग लॉन्ग से पहले बातचीत हो चुकी है, वो बेहद शातिर और कमीना इंसान है। मैंने हामी में सिर हिलाया पर मुझे इस बात की रत्ती भर भी चिंता नहीं थी। और अगर वो सचमुच यहाँ आने की हिमाकत करते भी हैं तो अकेले 5वें लेवल की एलेना और 10वें लेवल का ट्विन वॉल्स नाइट मिलकर उनका वो कचुम्बर निकालेंगे कि वो याद रखेंगे। और अभी तो मैंने 15वें लेवल के उस खूंखार आइसफील्ड रेड को समन भी नहीं किया था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मैं बहुत जल्द अपने कबीले में मौत का दूसरा नाम यानी प्राइमरी एलिमेंट एरो टावर खड़ा करने वाला था। एक बार वो टावर बन गया तो फिर फेंग लॉन्ग तो क्या, अगर पूरी थ्री ईगल्स सोसाइटी भी एक साथ आ जाए तो वो सब हमारे लिए सिर्फ गाजर मूली साबित होंगे। तभी बाहर एक्सप्लोर करने गया, असम अचानक वापस लौट आया। और चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके पीछे पीछे 3 औरतें भी चली आ रही थी। मालिक, मुझे रास्ते में कुछ नया मिला है जिसकी रिपोर्ट मैं आपको देना चाहता हूँ। असम ने आगे बताया कि ये तीनों औरतें आइस सील्ड सिटी से जान बचाकर भागी हुई रिफ्यूजी हैं। आइस सील्ड सिटी हमारे कबीले से पूरे हजारों किलोमीटर दूर बसा एक बड़ा शहर था जिस पर एक विदेशी सेना ने कब्जा कर लिया था। ये तीनों किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकली थी, पर रास्ते में इनका सामना एक खतरनाक और इविल कल्ट ऑर्गेनाइजेशन से हो गया। आखिरकार असम ने सही मौके पर पहुंचकर इन्हें उस मुसीबत से आजाद कराया, पर अब इनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं बचा था। असम को इन पर तरस आ गया, इसलिए उसने मुझसे गुजारिश करते हुए कहा कि हमारे कबीले को भी इस समय काम करने वाले लोगों की सख्त जरूरत है। मैंने उनसे पूछा, क्या तुम लोगों को खाना बनाना आता है? जी हाँ मालिक। चलो फिर तो बहुत बढ़िया है, आगे से कबीले का खाना पकाने की पूरी जिम्मेदारी तुम तीनों की ही होगी। इसके तुरंत बाद मैंने उन तीनों को कबीले में शामिल करने का ऑप्शन सिलेक्ट किया और सिस्टम का हिंट फ्लैश हुआ कि रिक्रूटमेंट कामयाब रहा। जैस्मिन, जिनशांगलन, बाओशी अब हमारे कबीले का हिस्सा बन चुकी थी। गेम के नियमों के मुताबिक नए लोगों को कबीले में शामिल करने के कुल 4 तरीके हुआ करते थे। पहला तरीका था अपने कबीले के दायरे को इतना बढ़ा देना कि आसपास के छोटे कबीले या भटकते हुए लोग खुद ब खुद आपके कबीले की तरफ आकर्षित होकर उसमें शामिल हो जाएं। दूसरा तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसा अभी असम ने किया था, यानी बाहर जंगलों में एक्सप्लोर करते समय इस बात का चांस रहता था कि आपको कुछ भटके हुए लोग मिल जाएं और आप उन्हें अपने साथ कबीले में ले आएं। तीसरा तरीका था इस दुनिया के बड़े शहरों या कस्बों के सराय में जाकर कुछ कॉपर या सिल्वर कॉइन्स खर्च करके भाड़े के मजदूरों या सैनिकों को काम पर रखना। तभी हुआ ने मुझे एक बहुत ही काम की बात बताई। उसने कहा कि वो तीनों असल में बेरहम और जालिम हंटर्स के कैंप से किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी है। उस कैंप के अंदर अभी उनके कई साथियों को बंधक बनाकर सलाखों के पीछे रखा गया है। अगर मुमकिन हो तो हुआ चाहती थी कि मैं जाकर उनके बाकी साथियों की जान बचाऊं। यह सुनते ही मेरी आंखों में एक चमक आ गई। वहाँ लगभग 20 से 30 शिकारी मौजूद है। उनमें से ज्यादातर शिकारियों का एनर्जी प्रेशर बिल्कुल आपके जैसा ही है। इसके अलावा वहाँ 2 स्मॉल टीम कैप्टन भी हैं जिनकी ताकत हमारी कबीले की इस नागिन येलेना से थोड़ी सी ज्यादा है। और सबसे आखिर में वहाँ का जो सबसे बड़ा मेन कैप्टन है उसकी ताकत और खतरनाक वाइब्स
हमारे मिस्टर असम के उस विशाल भेड़िए के बिल्कुल बराबर है। मेरे पास इस समय अपग्रेड हो चुका सेकंड ईयर का शक्तिशाली असम था और साथ ही मेरे पास 15वें लेवल का सेकंड ईयर एलीट योद्धा यानी आइस फील्ड ड्रूइड भी था, जिससे मैं अभी समन करने वाला था। मैंने आखिरकार अपनी इन्वेंट्री से वो आइस फील्ड ड्रूइड रिक्रूट स्क्रॉल निकाला और उसे एक्टिवेट कर दिया। तभी एनर्जी के एक जबरदस्त ब्लास्ट के बीच से आवाज आई, प्रकृति की शक्ति मेरा मार्गदर्शन करेगी। गार्डियन एंड्रू आपकी सेवा में हाजिर है। मैंने जैसे ही एंड्रू का स्टेटस पैनल चेक किया तो देखा कि उसके पास एक कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन स्किल थी, जायंट बेयर फॉर्म। आइस फील्ड जायंट बेयर के रूप में बदलते ही उसके सारे एट्रीब्यूट्स सीधे 30% बढ़ जाते थे। एंड्रू, हमारे कबीले का नागरिक होने के नाते अब तुम पर हमारे कबीले के पवित्र आशीर्वाद की बारिश होने वाली है। इसके बाद एंड्रू के होश उड़ाते हुए मैंने सोल्जर हीलिंग आर्ट, आइस आर्मर आर्ट और येलेना की कई कमाल की बफ स्किल्स सीधे एंड्रू की बॉडी पर एक्टिवेट कर दी और अपने इटर्नल पावर टैलेंट की मदद से इन सभी स्टेटस को हमेशा के लिए परमानेंट बना दिया। अपनी ताकत में जबरदस्त और परमानेंट बढ़ोतरी को महसूस करते ही एंड्रू पूरी तरह दंग रह गया। तभी अचानक सिस्टम की भारी आवाज गूंजी। सभी सर्वाइवर्स कृपया ध्यान दें, आप लोग आइस सील्ड एपॉक के दूसरे दिन को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। इस दुनिया की रफ्तार से तालमेल बिठाने के लिए ग्रेड रैंकिंग लिस्ट तुरंत ही ओपन की जा रही है। हर एक बड़े इलाके में जो भी पहले 100 सर्वाइवर्स 10वें लेवल पे पहुंचेंगे उन्हें रैंकिंग लिस्ट के विशेष इनाम दिए जाएंगे। मैंने सरसरी तौर पर उन इनामों पर नजर डाली। 100वें नंबर से लेकर 4थे नंबर तक के सर्वाइवर्स को ज्यादातर खाना और मटेरियल्स मिलने वाले थे, पर भाई साहब टॉप 3 के इनाम तो बेहद खतरनाक थे। वहाँ इनाम के तौर पर सीधे सेकंड ईयर का लिविंग क्रीचर रिक्रूट स्क्रॉल और ब्लू क्वालिटी के धांसू इक्विपमेंट्स दिए जा रहे थे। पर जिस इनाम ने मेरी सांसें रोक दी थीं वो था पहले नंबर रैंक 1 का महापुरस्कार। वहां सीधे सेकंड ईयर का एक नेता ग्रेड लिविंग क्रीचर रिक्रूट स्क्रॉल मिलने वाला था। इस दुनिया में चाहे वो हमारे कबीले के सैनिक हों या जंगलों के जंगली जीव, उन सबको उनकी काबिलियत और ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से अलग अलग टीयर्स में बांटा गया था। नीचे से ऊपर के क्रम में ये लेवल्स थे, ऑर्डिनरी, एलीट, चीफ, लीडर और कमांडर। कबीले के मेंबर का टीयर जितना ऊंचा होता, हर बार लेवल अप होने पर उसके एट्रीब्यूट्स उतने ही भयानक तरीके से बढ़ते थे। मिसाल के तौर पर एक एलीट ग्रेड के जीव के बेसिक एट्रीब्यूट्स किसी आम ऑर्डिनरी जीव के मुकाबले पहले से ही 30% ज्यादा होते थे और इसी तरह बाकी लेवल्स भी काम करते थे। और यहाँ पहले नंबर का इनाम तो सीधे चीफ ग्रेड को लांघकर लीडर ग्रेड का समन स्क्रॉल दे रहा था, जो कि सचमुच एक होश उड़ा देने वाली बात थी। उसी पल मैंने पक्का इरादा कर लिया कि चाहे जो हो जाए मैं अपनी पूरी ताकत झोंककर इस लेवल की रेस में सबसे आगे निकलूंगा और पहले नंबर का वो महापुरस्कार हर हाल में हासिल करके रहूंगा। जाहिर था कि पुरानी दुश्मनी पाले बैठा वो फेंग लॉन्ग या दूसरे कबीलों के बड़े बड़े लीडर्स भी इस समय बिल्कुल यही बात सोच रहे होंगे। खैर, सिस्टम के मुताबिक रैंकिंग लिस्ट को लाइव होने में अभी थोड़ा समय बाकी था, इसलिए मैंने अपने दिल के उत्साह को थोड़ा दबाया और अपनी टीम को साथ लेकर सीधे उन शिकारियों के कैंप की तरफ कूच कर दिया। जैसे ही हम उस लोकेशन पे पहुंचे, सिस्टम ने चेतावनी दी, आप एक स्पेशल एरिया हंटर कैंप ग्राउंड में प्रवेश कर चुके हैं। वर्तमान खतरा लेवल अत्यधिक खतरनाक। ये देखने के बाद भी मेरे कदम 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। ये सिर्फ सिस्टम का मेरी कमजोर प्रोफाइल के हिसाब से किया गया एक अंदाजा था, जिसमें उसने मेरी असली छुपी हुई ताकत को बिल्कुल नहीं गिना था। इसलिए मैंने सीधे एंड्रयू और असम को आगे बढ़कर हमला करने का हुक्म दे दिया। तभी दुश्मनों के चिल्लाने की एक तेज आवाज गूंजी और हाथों में लंबे लंबे भाले थामे दर्जनों शिकारी अपने तंबुओं से बाहर निकल आए। मैंने एक सरसरी नजर उनके स्टेटस पैनल पर डाली। वे सब मुश्किल से 3रे या 4थे लेवल के मामूली मॉन्स्टर्स थे, जिनसे हमें कोई खतरा नहीं था। अगले ही पल एंड्रयू शिकारियों की उस भीड़ में काल बनकर घुस गया और उसके सिर्फ एक पंजे के वार से दुश्मनों के सिर पर 300-400 का भारी डैमेज फ्लैश होने लगा। इसी के साथ सिस्टम का एक हिंट आया। आपकी कबीले के सदस्य एंड्रयू ने एक शिकारी को ढेर किया, जिससे 40 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। कॉम्बैट पार्टनर्स लियो मुक्शु, काओ श्रिंग और कबीले के फॉलोवर येलेना को आधा शेयर यानी 2020 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। ये देखकर मैं और लियो मुक्शु दोनों एक पल के लिए चौंक गए। हम दोनों ने सीधे तौर पे लड़ाई में हिस्सा भी नहीं लिया था, पर फिर भी हमें बैठे बिठाए एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल रहे थे और बहुत जल्द मुझे इसके पीछे का लॉजिक समझ आ गया। असल में हम दोनों ने ही एंड्रयू और बाकी साथियों पर अपनी जादुई स्किल्स का परमानेंट बफ्स चढ़ाया हुआ था। इसलिए जब एंड्रयू दुश्मनों का सफाया कर रहा था तो सिस्टम हमें भी उस लड़ाई का एक अहम हिस्सा मान रहा था और इसी वजह से एक्सपीरियंस पॉइंट्स हमारे बीच बराबर बन रहे थे। इस पॉइंट को अच्छे से समझते ही मैं मन ही मन बोल उठा कि भाई साहब, ये ट्रिक तो हद से ज्यादा पावरफुल है। इसका मतलब ये था कि आगे चलकर मैं जितने ज्यादा ताकतवर सैनिकों को अपने कबीले में शामिल करूंगा, उन्हें सिर्फ बाहर शिकार पर भेजकर मैं खुद कबीले के अंदर आराम से सोकर भी अपना लेवल बढ़ा सकता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस तरकीब से अब मेरे और लियो मुक्शु के उस रैंकिंग लिस्ट में टॉप करने और पहले नंबर का इनाम जीतने की गारंटी कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। और इस समय जंगलों के उस रण मैदान में शिकारियों के हमले एंड्रयू और उसके साथियों को सिर्फ मामूली सा डैमेज ही दे पा रहे थे। लेकिन कुछ ही पल में एंड्रयू और बाकी योद्धाओं के शरीर पर सिस्टम के आशीर्वाद की वजह से लगातार +10 का हेल्थ रिस्टोर ब्लड क्वांटिटी फ्लैश होने लगा, जिसे देखकर शिकारी पूरी तरह भौचक के रह गए। वो मन ही मन सोच रहे थे कि सामने वाले को जितना मारो उसकी हेल्थ कम होने बजाय और बढ़ती जा रही है। ये तो सरासर धोखाधड़ी और कतई चीटिंग ओवरपावर्ड है भाई साहब। तभी कैंप के बीचों बीच से एक तगड़ा शिकारी उछलकर बाहर आया, जो कि कोई और नहीं बल्कि उन शिकारियों का मेन कैप्टन था। मैंने जैसे ही उसका स्टेटस पैनल चेक किया तो देखा कि उसके पास पैर में तेल लगाकर भागने, मेक अ क्विक एस्केप जैसी एक गजब की एस्केप स्किल थी।
जो भागते समय उसकी स्पीड को काफ़ी बढ़ा देती थी। मैंने तुरंत मौके पर एंड्रयू और बाकी साथियों को चिल्लाकर सावधान किया, वही इस कैंप का कैप्टन है, उसे भूलकर भी भागने मत दें। उस कैप्टन ने जब एंड्रयू और बाकी टीम को इतना खतरनाक पाया तो वो पहले ही दुम दबाकर भागने की फिराक में था और मेरी आवाज़ सुनते ही उसने अपनी रफ्तार और तेज़ कर दी। पर तभी एंड्रयू ने गुस्से में एक भयानक दहाड़ मारी और तुरंत अपने जाइंट बेयर फॉर्म में तब्दील हो गया। उसने एक तेज फर्राटा दौड़ लगाई और उस भागते हुए कैप्टन को दबोचकर ऐसा जबरदस्त पंजा मारा कि वो शिकारी कैप्टन वहीं ढेर हो गया। इसी के साथ सिस्टम ने मुझे 150 एक्सपीरियंस पॉइंट्स दिए और मेरा लेवल अपग्रेड होकर सीधे लेवल 4 पर पहुंच गया। साथ ही सिस्टम की आवाज़ फिर गूंजी, बधाई हो, आपने शिकारियों के एक पूरे कैंप को नस्तनाबूद कर दिया है, जिससे आपके कबीले की रेपुटेशन 50 पॉइंट्स बढ़ती है। ध्यान दें, आपने एक बेहद कठिन क्रूसेड को सफलतापूर्वक पूरा किया है, इसलिए आपकी असली ताकत का आकलन करते हुए आपको एक विशेष बोनस इनाम फैंटम असैसिन रिक्रूट स्क्रॉल दिया जाता है। इसकी मदद से मैं सीधे 20वें लेवल की एलीट स्ट्रेंथ वाली एक खतरनाक फैंटम असैसिन गुप्त हत्यारी को समन कर सकता था। मैं खुशी से पागल हो उठा। एंड्रयू से भी ताकतवर सीधे 20वें लेवल की एलीट असैसिन। इसके बाद मैं आगे बढ़ा और युद्ध के मैदान से लूट का सारा सामान इकट्ठा करने लगा। मुझे कुछ शिकारियों के मास्क, एक 1 टियर सोल्जर ट्रेनिंग बुक और कुछ कॉइन्स मिले। शिकारियों का मास्क एक ऐसा इक्विपमेंट था जिसे पहनने पर प्लेयर की स्पिरिट वैल्यू, आत्मिक शक्ति बढ़ जाती थी। वहीं सोल्जर ट्रेनिंग बुक की मदद से मैं अपने कबीले के आम नागरिकों को ट्रेनिंग देकर उन्हें लड़ने वाले 1 टियर सैनिकों में बदल सकता था। और रही बात उन कॉइन्स की, तो वो इस पूरे महाद्वीप की यूनिवर्सल करेंसी थे, जिनकी मदद से इस दुनिया के बड़े शहरों या कस्बों में जाकर कोई भी मटेरियल खरीदा जा सकता था या नए सैनिकों को काम पर रखा जा सकता था। इसके बाद मैं शिकारियों के तंबुओं के अंदर गया। पहले तंबू के अंदर का नजारा बेहद खौफनाक और खून से सना हुआ था, जहाँ किसी बलि या जादुई लिपि का भयानक सीन बना हुआ था। मेरी अभी की ताकतों के हिसाब से उस जगह से छेड़छाड़ करना जल्दबाजी होती, इसलिए मैंने सोचा कि इसे बाद के लिए ही छोड़ देना सही है। फिर मैं आखिरी तंबू के पास पहुंचा, जिसके अंदर शिकारियों द्वारा बंधक बनाए गए उन बेकसूर रिफ्यूजियों को कैद करके रखा गया था। मैं एक एक करके उन सबके नाम चेक कर ही रहा था कि आखिरी नाम को देखते ही मैं पूरी तरह ब्लैंक रह गया। सर्वाइवर, टॉन्ग चुचू, वर्तमान लेवल 1। भाई साहब, ये तो हमारी अपनी ब्लू स्टार पृथ्वी की ही एक इंसान थी। लियू मुक्सू ने तुरंत आगे बढ़कर उसे संभाला और ढांढस बंधाया। थोड़ी बातचीत के बाद हमें पता चला कि कल टॉन्ग चुचू अपने पिता के साथ खाने की तलाश में बाहर निकली थी, पर रास्ते में इन शिकारियों ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें बंधक बनाकर यहाँ ले आए। रही बात टॉन्ग चुचू के पिता की, तो कल रात शिकारी उन्हें अपने साथ किसी दूसरे तंबू में लेकर गए थे और उसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आए। ये बताते बताते टॉन्ग चुचू रोते रोते पूरी तरह बेहाल हो गए। जब टॉन्ग चुचू को पता चला कि मैं एक बहुत ही शक्तिशाली लॉर्ड मालिक हूँ, तो उसकी आंखों में मेरे लिए सम्मान और गहरी उत्सुकता साफ दिखने लगी। उसने सहमते हुए मुझसे पूछा कि क्या मैं उसकी माँ को भी अपने साथ यहाँ ला सकता हूँ। उसकी माँ अभी अकेले उनके पुराने कैंप में फंसी हुई थी। उसकी ये बात सुनकर मैं असमंजस में पड़ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया। इसके बाद मैंने कबीले के मैनेजमेंट को आसान बनाने के लिए नए आए पुरुषों के नाम बदलकर साओई, साओएर, साओ सैन रख दिए और महिलाओं के नाम सिहुआ, वू हुआ, लियू हुआ रख दिए। इनमें से चौंकाने वाली बात यह थी कि काओई के पास प्राइमरी स्पीच टेक्निक का एक खास टैलेंट था, जिसकी मदद से वो कबीले के लोगों को एक शानदार भाषण देकर उनके बिखरे हुए इमोशंस को शांत कर सकता था। वहीं सी हुआ के पास प्राइमरी कुकिंग टेक्निक्स था, जिसके हाथ का बना खाना खाने से कबीले के लोगों का हंगर लेवल सीधे 20% ज्यादा रिकवर हो सकता था। इसके अलावा कैंप के एक कोने में मुझे शिकारियों का एक बड़ा स्टोरेज बॉक्स दिखाई दिया। जैसे ही मैंने उसे ओपन किया, अंदर से सफेद ब्रेड के कई पीसेज, व्हीट सीड्स, दूध और खाने पीने के कई ढेर सारे आइटम्स निकले और साथ ही कॉपर जैसी काम की धातु भी हाथ लगी। इनमें से जो गेहूं के बीज थे, उन्हें उपजाऊ जमीन पर बोया जा सकता था, जिसका साफ मतलब था कि अब हमारे कबीले के पास खाने का एक परमानेंट और फिक्स सोर्स होने वाला था। और रही बात तांबे की, तो वो इस दुनिया का एक बेहद महत्वपूर्ण मेटल था, जिसका इस्तेमाल आगे चलकर बिजली के तार, लाइट्स, स्नोफील्ड रोबोट्स और यहाँ तक कि बड़े बड़े वॉर मशीन्स बनाने में होने वाला था, जिनमें भारी मात्रा में कॉपर की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मुझे एक और खास आइटम मिला, जो कि एक सील बंद चिट्ठी थी, लेटर फ्रॉम द चर्च ऑफ लाइट का पत्र। मैंने जैसे ही उसे खोलकर पढ़ा, अंदर की बातें सामने आई। चर्च ऑफ लाइट के सभी वफादार भक्तों को सूचित किया जाता है कि हमारे प्रभु ने एक पवित्र आदेश भेजा है, जिसके मुताबिक सीड ऑफ सैल्वेशन बहुत जल्द इस दुनिया में प्रकट होने वाला है। उस मुक्ति के बीज के स्वागत के लिए हम निकट भविष्य में एक बहुत बड़ा नरसंहार यानी खून की बलि देने जा रहे हैं। आइस कैपिटल किंगडम के आसपास मौजूद चर्च ऑफ लाइट के सभी भक्त तुरंत दिए गए कोऑर्डिनेट्स वाले ठिकाने पर पहुंचे। जैसे ही हमारे भक्तों की तादाद एक तय सीमा तक पहुंच जाएगी, हम सीधे दोरन लेक सिटी पर धावा बोल देंगे और उस पूरे शहर के इंसानों की जान की बलि उस मुक्ति के बीज को चढ़ा देंगे। सिस्टम ने हिंट दिया कि यह एक क्वेस्ट आइटम था, यानी अगर मैं इस चिट्ठी को डोरन लेक सिटी तक पहुंचा देता, तो चर्च ऑफ लाइट की इस खौफनाक साजिश का भंडाफोड़ समय से पहले ही किया जा सकता था। पत्र पढ़कर मेरे माथे पर बल पड़ गए। शिकारियों का ये पूरा ग्रुप सीधे एक पूरे शहर पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था। ये लोग तो सचमुच सरफरे और पागल थे। रही बात सिस्टम की उस सलाह की कि मैं ये चिट्ठी डोरन लेक सिटी तक पहुंचा दूं, तो भाई साहब मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता था कि वो डोरन लेक सिटी आखिर है कहाँ। खैर, जब मैंने उस चिट्ठी में लिखे शिकारियों के मेन ठिकाने के कोऑर्डिनेट्स चेक किए, तो पता चला कि वो जगह हमारे कबीले से पूरे 200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर थी। मैंने राहत की एक ठंडी सांस ली। इतनी दूर होने की वजह से फिलहाल मेरे कबीले को उनसे कोई खतरा नहीं होने वाला था।
इसके बाद हमने उस पूरे शिकारी कैंप को आग लगाकर पूरी तरह राख कर दिया और हमारी पूरी टीम तोंग चुच के अलग वाले कैंप की तरफ बढ़ गई। जैसे हम उसके कैंप के बाहर पहुंचे, मैं तोंग चुच के साथ अंदर जाने ही वाला था कि तभी सिस्टम ने मुझे साफ मना कर दिया। न्यूबी प्रोटेक्शन पीरियड नवागंतुक सुरक्षा अवधि के दौरान आप किसी दूसरे सर्वाइवर के कैंप के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। अब बाहर इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही देर में अंदर से एक लंबे कद की महिला बाहर आई। एक और आइटम अब मेरे घर में होगी, मजा ही मजा। उसका नाम शिया यानी शाह यानी था। शिया यानी ने जैसे ही बाहर कदम रखा और अपने कैंप के बाहर इतने सारे अजनबियों की भीड़ देखी, डर के मारे उसके कंधे कांपने लगे। और शुक्र है कि तोंग चुचु ने तुरंत आगे बढ़कर अपनी माँ को सब कुछ समझा दिया और बताया कि कैसे मेरे साथियों ने उसकी जान बचाई है। यह सुनते ही शिया यानी की आंखों के कोनों में आंसू तैरने लगे और उसने हाथ जोड़कर मेरा शुक्रिया अदा किया। यहाँ तक कि वो और तोंग चुच मेरे सामने घुटनों पर बैठने को तैयार हो गई। मैंने तुरंत उन्हें रोकते हुए कहा, मैडम आपको इतना औपचारिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चुचु ने आपको बताया ही होगा कि इस समय मेरे कबीले को काम करने वाले लोगों की सख्त जरूरत है। अगर आप हमारे साथ चलने को तैयार हैं तो आप हमारे कबीले में रहकर उसके कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट में हाथ बंटा सकती हैं और इसके बदले में हम आपकी पूरी सुरक्षा की गारंटी देंगे और पेट भरकर खाना भी देंगे। शिया यानी ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर हामी में सिर हिलाते हुए हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो गई। मैंने जैसे ही उन दोनों को कबीले में शामिल करने का इनविटेशन भेजा, सिस्टम का एक नया हिंट फ्लैश हुआ कि सामने वाला कबीला बिना मालिक के खाली पड़ा है। क्या आप इस पर कब्जा करना चाहते हैं? मैंने जैसे ही कंफर्म पर क्लिक किया, मुझे एक आइटम मिला, लॉटोंग गोंगरोंग्स रेलिक बॉक्स। उसे खोलकर देखने पर उसमें से सिर्फ नाम मात्र की लकड़ियां, कुछ पत्थर और 2 टुकड़े चूहे का मीट निकला। ये उस कबीले के आखिरी बचे कुछ संसाधन थे। साफ कहा जाए तो अगर आज मैं सही समय पर यहाँ नहीं पहुंचता तो अगले 2 दिनों के अंदर ये दोनों या तो खाना खत्म होने की वजह से भूख से दम तोड़ देती या फिर लकड़ियां खत्म होने की वजह से कड़ाके की ठंड में जमकर मर जाती। मैंने गहरी सांस ली और मन ही मन पक्का इरादा कर लिया, ये नई दुनिया जितने ढेरों अवसरों से भरी थी, उतनी ही इसमें मौत के खौफनाक खतरे भी छुपे थे। मुझे हर हाल में अपनी ताकत और अपने कबीले को जितनी तेजी से हो सके उतना बढ़ाना होगा ताकि मेरा खुद का स्टोरेज बॉक्स कभी ऐसा अवशेष बॉक्स न बनने पाए। जब तक हम सब वापस अपने कबीले में लौटे, तब तक आसमान पूरी तरह काला हो चुका था। वहां दाहुआ ने जैसे ही अपने कबीले के पुराने जाने पहचाने चेहरों को देखा, उसके मुंह से खुशी की एक चीख निकल गई और वो तुरंत दौड़कर उनके पास पहुंचे। इसके बाद उन सब के बीच आपदा से बच निकलने के बाद का दुख सुख शेयर होने लगा। कबीरा जुआंग भी मेरे पास आया, मालिक हमारे कैंप का बॉनफायर सफलतापूर्वक अपग्रेड हो चुका है और आपके लॉर्ड हाउस को भी अपग्रेड करने का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैंने हामी भरी और कैंप के उस अलाव की तरफ देखा। अलाव का लेवल अब बढ़कर लेवल 5 पर पहुंच चुका था, जो पूरे 160 मीटर के चौकोर दायरे में तापमान को सीधे 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देने की ताकत रखता था। और सबसे कमाल की बात यह थी कि उस तेज आग की गर्मी की वजह से अलाव के आसपास की वो जमीन जो अब तक बर्फ की मोटी चादर से ढकी थी, वो धीरे धीरे साफ दिखने लगी थी। सिर्फ इसी खुली हुई जमीन पर ही नई बिल्डिंग्स बनाई जा सकती थी और अलग अलग तरह की फसलें बोई जा सकती थी। यानी साफ था कि अलाव का लेवल ही यह तय करता था कि आपके कबीले का दायरा कितना बड़ा होगा। गेम के आगे के लेवल्स में जब यह अलाव एक विशाल एनर्जी टावर में बदल जाता तो इसकी हीटिंग रेंज अकेले एक पूरे शहर के बराबर हो जाती। इस तरह लगातार नई नई बिल्डिंग्स बनाकर अपने कबीले का दायरा बढ़ाते हुए सर्वाइवर्स आगे चलकर अपना खुद का एक पूरा शहर खड़ा कर सकते थे। मैंने संतुष्टि से कहा, बहुत बढ़िया, और मैंने दा जुआंग को हुक्म दिया कि वो वू जुआंग और लिu जुआंग को साथ लेकर रिसोर्सेस इकट्ठा करने के काम में जुटा रहे और खासकर हमारा पूरा फोकस उस कोल माइन पर होना चाहिए। अलाव के अपग्रेड होने के बाद अब वो भारी मात्रा में कोयला निकलने वाला था, इसलिए कबीले की हीटिंग व्यवस्था को बनाए रखना हमारी पहली प्राथमिकता थी। इसके बाद मैंने एयर जुआंग को अपने पास बुलाया और उससे निर्देश दिया कि वो ची जुआंग और बा जुआंग को साथ ले और अंधेरा होने से पहले कबीले के नए सदस्यों के लिए छोटे शेल्टर्स और एक शानदार डाइनिंग हॉल का काम हर हाल में पूरा कर ले, ताकि नए लोगों के पास सोने और खाने के लिए एक सही जगह हो। मेरे आदरणीय मालिक, कृपया हम लोगों को भी कबीले के कुछ काम सौंपिए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी जल्दी मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों ने पिछले कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है। कोई भी काम शुरू करने से पहले तुम सबको अपना पेट भरना होगा। नए नए आए नागरिकों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उन सबकी आंखों में इस अनपेक्षित सरप्राइज के लिए गहरी राहत साफ झलक रही थी। अपनी जिंदगी में शायद वो पहली बार किसी ऐसे दयालु और समझदार लॉर्ड से मिल रहे थे। खैर, हमारे पास अभी कोई डाइनिंग हॉल तैयार नहीं है, इसलिए तुम लोग फिलहाल इस ब्रेड से ही अपना काम चलाओ। लिu मुक्षु ने तुरंत कबीले के रिसोर्स स्टॉक से 10 से ज्यादा ब्रेड निकाली और नए आए हर एक मेंबर को 2-2 ब्रेड बांट दी। ये देखकर काओ और सी हुआ कि आंखें खुशी के आंसुओं से भर आईं। उन्होंने झुककर मेरा शुक्रिया अदा किया और इसी के साथ उनका लॉयल्टी लेवल एक बहुत बड़े उछाल के साथ बढ़ गया। दूसरी तरफ खड़ी तोंग चुच और शिया यानी बाकी लोगों के हाथों में सफेद ब्रेड देखकर बस अपना थूक निकल कर रह गई। ये दोनों भी काफी समय से भूखी थीं और खाने के लिए तड़प रही थीं। मैंने रिसोर्स स्टॉक से 4 एक्स्ट्रा ब्रेड निकाली और सीधे शिया यानी के हाथ में थमाते हुए कहा, पहले तुम दोनों कुछ खा लो। शिया यानी ने सम्मान से अपना सिर झुकाया और भर्राई आवाज में मेरा शुक्रिया अदा किया। इसके बाद मैंने फिर से काओ की तरफ देखा, ये जो लोगों का ग्रुप तुम्हारे साथ आया है, आगे से ये सब सीधे तुम्हारे ही कमांड में रहेंगे। तुम्हारे आगे के टास्क कबीले के अलाव को लगातार अपग्रेड करना और रिसोर्सेज इकट्ठा करना है। लकड़ी पत्थर जो मिले सब कलेक्ट करो और जब भी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा मजदूर हो तो तुम दा जुआंग और उसकी टीम की बेसिक बिल्डिंग्स बनाने में मदद कर सकते हो। काओई ने तुरंत हमी में सिर हिलाया,
फिर मैंने गेहूं के वो बीज दाहुआ के हाथों में सौंप दिए। तुम किसी एक को अपने साथ लो और कबीले के पास की उपजाऊ ज़मीन को साफ करके खेत तैयार करो और फिर इस गेहूं को वहाँ बो दो। ये बहुत ही टॉप क्वालिटी के बीज हैं, इनसे यकीनन बहुत शानदार फसल तैयार होगी। मालिक, आपने जो भी जिम्मेदारी मुझे दी है मैं उसे पूरी निष्ठा से मुकम्मल करूंगी। कबीले में चारों तरफ चल रही इस चहल पहल और भारी व्यस्तता को देखकर मैंने भी पूरी संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। एक छोटे से अलाव से शुरुआत करके धीरे धीरे इतने सारे नागरिकों को जोड़ना और कबीले का दायरा बढ़ाना, यही तो इस फार्मिंग, खेती और साम्राज्य बनाने के खेल का असली मजा था। तभी मुझे अचानक एक बात याद आई और मैंने सबसे पूछा, वैसे क्या तुम लोगों में से किसी को कपड़े सिलना आता है? जो वुल्फ स्किन्स हमें पहले मिली थी उन्हें मैं या लियो मुक्षु ने ठीक से प्रोसेस नहीं किया है, इसलिए वो ठंड को उतने अच्छे से नहीं रोक पा रही है। अब जबकि हमारे कबीले में सिलाई की दुकान बनकर तैयार है तो मुझे वहाँ काम करने के लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है। जिन लोगों के पास कपड़े सिलने का टैलेंट होता वो बहुत तेज़ी से कपड़े तैयार कर सकते थे। मेरी बात सुनकर सभी नागरिक एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और सबने नामे सिर हिला दिया। और ठीक इसी समय मुझे आता है, शिया यानी आगे बढ़ते हुए बोली, जब मैं अपने घर पे थी तो घर के खर्चों में हाथ बंटाने के लिए अक्सर हाथ से बुनाई और सिलाई का काम किया करती थी। तोंग चुचू भी बीच में चहकते हुए बोली कि उसकी माँ इस काम में बहुत माहिर हैं और उनके बनाए कपड़े बेहद खूबसूरत होते हैं। मैंने खुशी से सिर हिलाया और वो भेड़िए की खालें शिया यानी के हवाले कर दी। तो फिर इन दोनों खालों को मेरे लिए कपड़ों में बदलने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और हाँ, देखना अगर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल बचे तो उससे हाथ के दस्ताने या टोपी भी बना देना। जी मालिक, ये बहुत ही उम्दा क्वालिटी की खालें हैं। क्या मैं ये कपड़े आपको कल सुबह तक तैयार करके दे सकती हूँ? उस ग्रेट रैंकिंग लिस्ट के लालच और डर की वजह से आज बहुत बड़ी तादाद में सर्वाइवर्स ने बर्फ के उन खतरनाक मैदानों में बाहर निकलने की हिम्मत दिखाई थी। वे या तो अपने परिवारों के साथ टोलियां बनाकर निकले थे या फिर अकेले ही दम साधकर अपने अपने कैंप्स के आसपास बेहद सावधानी से एक्सप्लोर कर रहे थे। और लगभग हर किसी के हाथ कुछ न कुछ मटेरियल लगा था। उसी समय दुनिया के अलग अलग कोनों से भारी तादाद में सर्वाइवर्स अपने दिन भर के इस खतरनाक अभियान को खत्म करके सुरक्षित अपने अपने कैंप्स में लौटने लगे थे। इसके साथ ही पब्लिक चैट चैनल पर भी धीरे धीरे रौनक लौटने लगी थी। काफी सारे लोगों ने मैसेज करके बताया कि अगर परिवार के साथ मिलकर टीम बनाई जाए तो उन लो लेवल के जंगली मॉन्स्टर्स का सामना करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। और उन्होंने अपने लिए ठीक ठाक खाना भी जुटा लिया था। और कुछ बदनसीब लोग ऐसे भी थे जो शिकायत कर रहे थे कि वो अपने कैंप के दरवाजे से 2 कदम दूर भी नहीं गए थे कि उनका सामना फ्रॉस्ट गॉब्लिन्स जैसे हाई लेवल मॉन्स्टर्स से हो गया। तभी अचानक स्क्रीन पर एक बड़ा सा काउंटडाउन उल्टी गिनती शुरू हो गया। सिस्टम की भारी आवाज गूंजी कि इस समय ग्रेड रैंकिंग लिस्ट का फाइनल कैलकुलेशन किया जा रहा है और ठीक 3 मिनट के अंदर हर एक बड़े इलाके के सर्वाइवर्स की लेवल रैंकिंग घोषित कर दी जाएगी। हर कोई रैंकिंग लिस्ट में जाकर अपना खुद का लेवल और अपनी सही पोजीशन चेक कर सका था। और हाँ, ये पूरी लिस्ट रियल टाइम में अपडेट होने वाली थी। पलक झपकते ही हर किसी के चेहरे पर एक तनाव और उत्सुकता तैर गई। और जैसे ही सबने स्क्रीन पर टॉप रैंकर्स के नाम देखे, वहां की रैंकिंग ने हर किसी के होश उड़ा दिए। 174 रीजन लेवल रैंकिंग लिस्ट। रैंक 1 साओ शिंगडॉज, रैंक 2 वू शिंगहू, रैंक 3 ज़ोबो स्नूप। इस रैंकिंग लिस्ट को देखते ही पूरे 174 रीजन के चैट चैनल पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर अगले ही पल स्क्रीन पर मैसेजेस की एक बाढ़ सी आ गई। भाई साहब, पहले नंबर पे कोई और नहीं बल्कि अपने काओ शिंग भाई हैं। सचमुच जो बंदा अकेले भालू को ढेर कर सकता है, उससे यही उम्मीद थी। इस समय फेंग लॉन्ग, झोगो और बाकी बड़े लीडर्स के चेहरे पूरी तरह उतर चुके थे। फेंग लॉन्ग गुस्से में बड़बड़ाया, कमीनी किस्मत, ये मामूली सा लड़का पहले नंबर पर कैसे बाजी मार लेगा। वहीं दूसरी तरफ झोगो के चेहरे पर एक गहरी दिलचस्पी वाली मुस्कान उभर आई। मजेदार है। पहले मुझे लगा था कि इस लड़के की सिर्फ किस्मत अच्छी है और फेंग लॉन्ग से पंगा लेकर इसका खेल खत्म हो चुका है, पर अब दिख रहा है कि इस बंदे में सचमुच कोई बहुत बड़ा दम है। तभी शिया यानी और तोंग चुचू अपने हाथों में कपड़ों का एक भारी सेट थामे हुए आगे भी। शिया यानी ने थोड़े संकोच के साथ कहा, मालिक, आपके कपड़े तैयार हैं। एक मॉडर्न दुनिया की महिला होने के नाते वो मुझे लॉर्ड कहकर बुलाने में थोड़ी हिचकिचा रही थी। तुम्हारी इस मेहनत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने वो कपड़े अपने हाथों में ले लिए जो कि भेड़िए की खाल से बने बेहद मजबूत ओवरकोट और शानदार टोपियां थी। तभी मेरी नजर शिया यानी की आंखों के नीचे पड़े काले घेरों पर गई। मैं समझ गया कि वो रात भर जागकर ये कपड़े सिल रही थी। मैंने तुरंत कबीले के स्टॉक से भालू के मांस के 2 बड़े ब्लॉक्स और दूध की एक बोतल निकाली और शिया यानी की तरफ बढ़ा दी। मेरे मालिक, इतना कीमती मीट और दूध क्या सचमुच आप ये मुझे दे रहे हैं? चुचू अभी बहुत छोटी है, ये उसे खिलाओ ताकि उसके शरीर में ताकत आए। ये सुनते ही शिया यानी की आंखें भर आईं। उसने नम आंखों से सिर झुकाकर बार बार मेरा शुक्रिया अदा किया। तोंग चुचू ने भी खुशी से चहकते हुए कहा, थैंक यू बड़े भैया। कबीले का सारा काम व्यवस्थित करने के बाद मैंने असम को अपने पास बुलाया। मैंने उससे पूछा कि कल दाहुआ और बाकी औरतों को बचाने के अलावा क्या उसे जंगलों में कोई और भी नई चीज दिखाई दी थी। असम ने मुझे आसपास के संसाधनों का एक मैप सौंपा और बताया, मालिक, उन आम लकड़ी पत्थरों के अलावा मुझे कुछ दूरी पर एक बड़ी नीम केव दिखाई दी है, पर दिक्कत यह है कि उस खदान के अंदर रॉक रैट पीपल के एक बड़े कबीले ने कब्जा कर रखा है। और हाँ, मैंने उस खदान के पास से किसी भारी मशीनरी के चलने की घड़घड़ाहट भी सुनी थी। ये सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। मशीनरी की आवाज का साफ मतलब था कि उस खदान के अंदर कोई ना कोई एडवांस या टेक्नोलॉजिकल सीक्रेट छुपा हुआ था। इसकी बात सुनने के बाद मेरे दिमाग में आज का पूरा प्लान सेट हो चुका था।
वो खदान हमारे कबीले से बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी और मेरे अंदर उसे एक्सप्लोर करने की गहरी उत्सुकता जाग चुकी थी। इसलिए हमारा आज का टारगेट था उस रॉक रैट खदान पर धावा बोलना, ताकि मैं और मुक्सु दोनों अपने लेवल्स को और तेज़ी से बढ़ा सकें। और कबीले से बाहर कदम रखने से पहले मैंने अपनी टीम की ताकत को एक नए मुकाम पर पहुंचाने के लिए इन्वेंट्री से वो फैंटम असासिन रिक्रूट स्क्रॉल निकाला और उसे इस्तेमाल करने का फैसला किया। फैंटम असासिन रिक्रूट स्क्रॉल, इसकी मदद से 20वें लेवल की एलीट स्ट्रेंथ वाली एक फैंटम असासिन को समन किया जा सकता है। क्या आप रिक्रूट करना चाहते हैं? मैंने तुरंत कंफर्म पर क्लिक कर दिया। देखते ही देखते मेरे ठीक सामने काले घने धुएं का एक विशाल बवंडर तेजी से उभर आया। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर उस धुएं ने पूरे कैंप को अपनी आगोश में ले लिया और उस काले कोहरे के बीच एक इंसानी परछाई साफ हिलती डुलती दिखाई देने लगी। उस परछाई के शरीर से ऊर्जा या सांस की एक भी बूंद बाहर नहीं लीक हो रही थी। फिर भी उसे देखकर मुझे अपने अंदर एक पल के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाले जानलेवा खतरे का एहसास हुआ। उसके सिर पर मौजूद गहरे काले रंग के हेलमेट ने उसके चेहरे के एक बड़े हिस्से को ढक रखा था, जिससे उसकी ग्रीन स्किन के नीचे सिर्फ उसके हल्के लाल होंठ ही दिखाई दे रहे थे। उसने बेहद धीमी और गंभीर आवाज में अपना मुंह खोला। शैडो सेंचुरी को सुरक्षा की जरूरत है, मैं इसी मकसद के लिए यहाँ आया हूँ। फैंटम असासिन शाला आपकी सेवा में हाजिर है। मैंने हामी भरी। हमारे कबीले में तुम्हारा स्वागत है शाला। पर शाला के चेहरे पर इस बात का कोई रिएक्शन नहीं हुआ। तभी लियो मुक्शु ने भी बड़ी नरमी से कहा, कबीले में तुम्हारा स्वागत है शाला। इस खूबसूरत लेडी का बहुत बहुत शुक्रिया। शाला ने लियो मुक्शु की तरफ देखकर एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी। ये देखकर बगल में खड़े खड़े मैंने अपनी आंखें ऊपर की तरफ घुमा ली। भाई साहब, ये तो सरासर भेदभाव वाला बर्ताव था। यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो हाइप कर देना प्लीज। इसके बाद मैंने शाला के स्टेटस और एट्रीब्यूट्स पे नजर डाली। शाला के पास कुल 3 मुख्य स्किल्स थी। स्किल एक फैंटम फॉर्म, ये उसके शरीर के आकार को धुंधला करके उसकी मौजूदगी और सांसों को पूरी तरह छुपा देती थी। स्किल 2 ग्रेसफुल डिसमिसल, हमला करते समय इसके पास 30% चांस था कि ये दुश्मन पर सीधे 225% का भारी डैमेज दे। स्किल 3 टैलेंट शैडो बॉडी, हिडन स्टेट में रहने के दौरान ये उसके डॉज रेट हमले से बचने की क्षमता को 15% और ज्यादा बढ़ा देती थी। ये सब देखकर मेरी आंखों में एक गहरा झटका साफ तैर गया। शाला का बेसिक अटैक ही लगभग 700 से ऊपर का था। ऐसे में अगर उसका कोई भी रैंडम हमला क्रिटिकल हिट में बदल जाता तो उसका असर किसी बैरेट स्नाइपर राइफल की गोली जैसा था। और अगर कहीं उसकी ग्रेसफुल डिसमिसल स्किल ट्रिगर हो जाती तब तो सामने वाले का नामो निशान मिटना तय था। और सबसे बड़ी बात, जब इस पर मेरे परमानेंट टैलेंट का जादू चढ़ता तो शाला की ताकत कई गुना और बढ़ जाने वाली थी। मैंने गहरी दिलचस्पी के साथ शाला की तरफ देखा। तो शाला, मैं अभी तुम पर अपने कबीले का एक शक्तिशाली आशीर्वाद एक्टिवेट करना चाहता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? येलेना ने तुरंत आगे बढ़कर स्नेक पर्सन रेस की वाइल्डिफिकेशन और स्केल आर्मर का जादू सीधे उसकी बॉडी पर डाल दिया। जैसे ही वो बॉक्स एक्टिवेट हुए, शाला का पूरा शरीर एक जबरदस्त झटके से कांप उठा। मालिक, शाला आज से आपके लिए अपनी पूरी वफादारी न्यौछावर करने को तैयार है। सिस्टम हिंट, शाला की ताकत में भारी बढ़ोतरी हुई। उसका लॉयल्टी डिग्री अब बढ़कर सीधे 71 पहुंच चुका है। मैं धीरे से मुस्कुराया और अपनी टीम को आगे बढ़ने का इशारा किया। चलो अब बिना रुके आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का टारगेट है रॉक रैट पर्सन की वो सीक्रेट खदान। लगभग 1 घंटे के बाद हम अपने टारगेट पर पहुंच गए। सामने एक विशाल बर्फीले पहाड़ की तलहटी में उस सीक्रेट खदान का रास्ता था। इसी समय सिस्टम ने हमें फिर से वार्निंग दी। विशेष क्षेत्र रॉक रैट पर्सन खदान, इसके अंदर भारी तादाद में रॉक रैट्स एक्टिव हैं और साथ ही कुछ अज्ञात खतरे भी छिपे हैं। कृपया बेहद सावधानी से आगे बढ़ें। वर्तमान खतरा लेवल अत्यधिक खतरनाक। चलो, एक बार फिर अत्यधिक खतरनाक का बोर्ड लगा था, पर मुझे इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। पिछली बार जब हम शिकारियों के कैंप में थे, उसके मुकाबले इस समय मेरी और मेरी टीम की ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। इसलिए मैंने हवा में हाथ लहराया और सबको खदान के अंदर चलने का इशारा किया। हमारी टीम में सबसे तगड़ी डिफेंसिव पावर रखने वाला एंड्रयू सबसे आगे चल रहा था और असम ठीक उसके पीछे पीछे कदम बढ़ा रहा था। रही बात शाला की, तो खदान के अंदर कदम रखते ही वो पलक झपकते ही वहां फैले अंधेरे में कहीं गायब गई। लियो मुक्शु अपने हाथों में मजबूत शील्ड थामे आसपास नजरें रख रही थी। वो अच्छे से जानती थी कि उसका असली मिशन मुझे किसी भी आंच से बचाए रखना है। जैसे ही उसने खदान के अंदर कदम रखा, दीवारों पर नीली लपटों वाली कुछ मशालें जलती हुई दिखाई दी। उसने जैसे ही उन्हें दीवार से उतारा, सिस्टम से उसे डीमन मास्टर टॉर्च नाम का आइटम मिला। यह एक बेहद एडवांस और लो एनर्जी लाइटिंग टूल था, जिसके अंदर लगा सिर्फ एक डेमन स्टोन पूरे आधे साल तक लगातार रोशनी देने की ताकत रखता था। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर उस मशाल में से डेमन स्टोन को अलग से निकाला भी जा सकता था। ये देखते ही मेरी आंखें चमक उठी। भाई साहब, ये तो बहुत काम की चीज थी। इस दुनिया की कई मशीनरी और रोबोट्स को चलने के लिए एनर्जी की जरूरत होती थी और वो एनर्जी इन्हीं डेमन स्टोन्स की शैतानी ताकत से मिलती थी। यहाँ तक कि आगे चलकर जब मैं अपने कबीले में एनर्जी टावर या दूसरी बड़ी बिल्डिंग्स बनाऊंगा तो उनमें भी इसी एनर्जी का इस्तेमाल होने वाला था। ये मटेरियल किसी कीमती एलिमेंट क्रिस्टल जैसा ही था, जिसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता था। इसलिए मैंने बिना देर किए असम और एंड्रयू को हुक्म दिया कि रास्ते में दिखने वाली ऐसी सारी मशालों को दीवारों से उतारकर कलेक्ट कर लें। साथ ही मेरी नजर जमीन पर बिछी आयरन ट्रैक्स और साइड में रखी एक माइन कार्ट खदान वाली गाड़ी पर गई। उस कबाड़ हो चुकी गाड़ी को अगर मैं यहीं डिसअसेंबल करता तो मुझे लोहे के 8 टुकड़े मिलते, और अगर कबीले में ले जाकर सिर्फ 4 लोहे के टुकड़े खर्च करता तो ये फिर से चमचमाती हुई नई गाड़ी बन सकती थी।
वहीं पटरियों की मदद से कबीले के अंदर ट्रैक बिछाकर खनिजों की सप्लाई को बहुत तेज किया जा सकता था, या फिर उन्हें यहीं तोड़कर सीधे लोहे के 4 टुकड़े हासिल किए जा सकते थे। ये भी फायदे का सौदा था, इसलिए मैंने उन सबको भी बटोरने का फैसला किया और हम आगे बढ़ते गए। कुछ ही दूर जाने के बाद मुझे चूहे जैसे सिर वाले दर्जनों अजीबोगरीब जीव दिखाई दिए। ये लेवल 5 के मॉन्स्टर्स थे जिन्हें यान शूरेन माइनर्स कहा जाता था, और उनके बीच एक लेवल 7 का यान शूरेन भी खड़ा था। जैसे ही उन जीवों ने हमारे इंसानी कबीले को अपनी हद में देखा, उन्होंने गुस्से में चीखते हुए अपने हाथों में थामे नुकीले औजार और हथियार तान लिए और हमारी तरफ लपके। उन रॉक रैट्स की फौज ने पागल होकर हम पर हमला तो कर दिया, पर हमारे और उनके बीच की ताकत का फासला बहुत ज्यादा था। एंड्रयू ने सिर्फ एक जबरदस्त फर्राटा दौड़ लगाई और अकेले ही एक एक रॉक रैट को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। असम भी बहुत ही फुर्तीले और लचीले अंदाज में अपने हथियारों से उन पर कहर ढा रहा था। और रही बात शाला की, तो वो तो उस अंधेरे में जैसे साक्षात काल बनकर छिप छिप कर वार कर रही थी। जब भी उसकी कटार की चमक अंधेरे में कौन थी, दुश्मनों के सिर पर सैकड़ों हजारों का डरावना डैमेज फ्लैश हो जाता। हमारी टीम की यह हैरत अंगेज ताकत देखकर उन बचे कुचे रॉक रैट्स की आंखों में खौफ साफ देखा जा सकता था। और सबसे मजे की बात यह थी कि जब शाला और बाकी लोग मॉन्स्टर्स का सफाया कर रहे थे, तो मुझे और लियो मुक्शु को बैठे बिठाए उसका आधा एक्सपीरियंस शेयर मिल रहा था। इसी बीच लियो मुक्शु के शरीर से एक चमकदार सफेद रोशनी निकली, जिसका मतलब था कि वो अपग्रेड होकर सीधे लेवल 3 पर पहुंच चुकी थी। लियो मुक्शु ने सामने चल रहे इस एक तरफा मुकाबले को देखा, फिर मेरी तरफ मुड़कर बड़ी गंभीरता से पूछा, क्या मैं भी इस लड़ाई में हाथ आजमा सकती हूँ? उसके चेहरे पर जीत का वो जज्बा देखकर मुझे लगा कि उसे भी अब रियल कॉम्बैट की थोड़ी प्रैक्टिस मिलनी चाहिए। और वैसे भी उसके पास जो मजबूत डिफेंसिव शील्ड थी, उसे देखते हुए एक मामूली रॉक रैट माइनर को संभालना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए मैंने मुस्कुराकर हामी भर दी और उसे सावधान रहने को कहा। लियो मुक्शु ने एक गहरी सांस ली, अपनी शील्ड को कसकर पकड़ा और दाहिने हाथ में चमचमाती तलवार थामे सीधे जंग के मैदान में कूद पड़ी। कुछ ही पलों में उसका सामना एक रॉक रैट माइनर से हो गया। वो रॉक रैट किसी जंगली सुअर की तरह खूंखार अंदाज में गुर्राया और उसने सीधे लियो मुक्शु की शील्ड पर एक करारा प्रहार किया। लियो मुक्शु ने अपने दांत भींचे और पूरी ताकत से उसकी चोट को अपनी शील्ड पर रोका। पर जैसे उसने अपना स्टेटस देखा, उसे पता चला कि उस रॉक रैट का हमला उस पर सिर्फ -8, -13 जैसा बेहद मामूली सा डैमेज ही दे पाया था। और अगले ही सेकंड मेरे आइस ट्री के आशीर्वाद की वजह से उसकी हेल्थ में सीधे +10 का रिस्टोरेशन फ्लैश हो गया। जब लियो मुक्शु ने देखा कि वो रॉक रैट उसका बाल भी बाका नहीं कर पा रहा है, तो उसकी बची कुची घबराहट भी गायब हो गई और उसे तुरंत वो सारे दांव पेंच याद आ गए जो मैंने उसे लड़ाई के लिए सिखाए थे। जैसे ही उसका डर पूरी तरह खत्म हुआ, उसने बहुत ही सधे हुए अंदाज में अपनी तलवार घुमाई और उस रॉक रैट माइनर को एक ही झटके में काम तमाम कर दिया। इसी बीच मैंने भी अपना मैजिक बैरियर एक्टिवेट कर दिया और खदान के कोने कोने से भाग रहे रॉक रैट्स पर लगातार जादुई हमले करके उनकी बची कुची हेल्थ को खत्म करने लगा। इस समय तक रॉक रैट्स की पूरी फौज खौफ के मारे चीखती हुई खदान के अंदरूनी हिस्सों की तरफ भागने लगी थी। पर तभी अंधेरे के बीच से शाला अचानक प्रकट हुई। उसकी कटार का एक ही वार दुश्मन की बची कुची जिंदगी को साफ करने के लिए काफी था। वो रॉक रैट्स के हाथों में थामे हुए लंबे धारदार कोड़े और कोड़े मारने वाले हथियार। मैं सोचने लगा कि अगर मैं इस हथियार के असर को अपने हिडन इटर्नल टैलेंट के साथ कंबाइन करूं, तो क्या मैं इसके इफेक्ट को भी हमेशा के लिए परमानेंट बना सकता हूँ? अब लियो मुक्शु और बाकी साथियों की हैरान नजरों के सामने मैंने उस कोड़े को उठाया और खुद को ही एक जबरदस्त वैग जड़ दिया। एक तेज कड़कड़ाती आवाज गूंजी और मेरे मुंह से दर्द के मारे ठंडी आन निकल गई। भाई साहब, सचमुच बहुत तेज दर्द हुआ था, पर ठीक अगले ही पल सिस्टम ने मेरे कानों में राहत का संगीत फूंक दिया। आप पर उस हंटर वाइल्डिफिकेशन इफेक्ट एक्टिवेट हो चुका है। आपकी मूवमेंट स्पीड 10% बढ़ती है। प्रभाव की अवधि 5 मिनट। आपके टैलेंट इटर्नल पावर की शक्ति के कारण यह अस्थायी बफ अब एक परमानेंट रिकवरी स्टेट बदल चुका है। अभी पूरी तरह वफादार असम आगे बढ़ा और बेहद फिक्रमंद आवाज में पूछा, मेरे आदरणीय लॉर्ड, सब ठीक तो है? आपको क्या हुआ है? मैंने एक शातिर मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। असम, क्या मैं तुम्हें एक कोड़ा मार सकता हूँ प्लीज? उसने आदर से अपना सिर झुकाया और बोला, अगर हमारे लीडर की यही इच्छा है तो कृपया आप संकोच न करें। मैंने बिना देर किए वो कोड़ा सीधे असम की मजबूत पीठ पर दे मारा। असम का वो कड़क और सख्त चेहरा दर्द के मारे एक पल के लिए सिकुड़ गया, पर ठीक अगले ही पल उसे अपने शरीर के अंदर एक नई और असीम ऊर्जा का संचार महसूस हुआ। बिना किसी हैरानी के उसने अपनी आंखें खोली और अचरज से बोला, क्या यह वही जादुई आशीर्वाद है जो लॉर्ड स्पिरिट सबको देते हैं? ये तो सचमुच अविश्वसनीय है। आपके इस कोड़े के प्रसाद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। इसके बाद मैंने थोड़ा सोचा और एंड्रयू को हुक्म दिया कि वो खदान की दाईं तरफ लगी उस बड़ी सी लकड़ी की सीलिंग को अपनी ताकत से उखाड़ फेंके, ताकि हम देख सकें कि उसके पीछे आखिर क्या छिपा है। उस सीलिंग के हटते ही अंदर एक बड़ा रास्ता दिखा। आगे के रास्ते में हमें जमीन से लूट का बहुत सारा सामान हाथ लगा, जिसमें कुछ गुप्त खदानों के नक्शे और कीमती मैजिक स्टोन शामिल थे। तभी हमारी नजर खदान की छत और दीवारों पर पड़ी, जहां सफेद रंग के अजीबोगरीब जाले फैले हुए थे। कुछ जगहों पर तो इतने विशाल और घने जाले पूरे टनल में छिपे थे कि उन्होंने आगे बढ़ने का पूरा रास्ता ही ब्लॉक कर रखा था। और ठीक इसी समय खदान की उस अंधेरी गहराई से एक बेहद घिनौनी, शैतानी और बहुत ही तेज बदबू हमारे नाखूनों से टकराई। मैंने असम को आगे बढ़कर उस रास्ते को साफ करने का हुक्म दिया।
असम तुरंत आगे बढ़ा, पर वो जाले इतने चिपचिपे और मजबूत थे कि असम को उस टनल को साफ करने के लिए अपनी कुल्हाड़ी से कई बार जबरदस्त प्रहार करने पड़ रहे थे। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, शाला बेहद फुर्तीली और जांबाज थी। उसने अपनी वो बड़ी तेजधार कटार निकाली और सिर्फ एक ही झटके में उन सारे मजबूत और चिपचिपे जालों को बीच से काट कर रख दिया। तभी मेरे सामने वो मुख्य गुफा दिखाई दी। उस गुफा की पूरी छत अनगिनत जालों से पटी पड़ी थी। वहाँ हर एक जाला किसी इंसानी सिर के आकार के सफेद कागज के भारी टुकड़े की तरह लपटा हुआ था। वहीं जमीन पर छोटे बड़े कई अजीबोगरीब अंडे जैसे ग्लोइंग बॉल्स बिखरे पड़े थे, जिनमें से एक अजीब सी ग्रीन स्टिकी ग्लो बॉल निकल रही थी। असल में ये सब मैजिक बॉल्स थे। इनमें से कुछ छोटे डेमन बॉल्स थे, जिनके फटने पर लेवल 3 के 3 से लेकर 8 छोटे डेमन रैट्स बाहर निकल आते थे। वहीं कुछ लार्ज मॉड्यूल व्हील्स थे, जिनके ब्लास्ट होने पर सीधे 1 से 15 तक बड़े मॉन्स्टर्स कबीले पर हमला बोल सकते थे। खतरा भांपते ही मैंने तुरंत पानी का एक घूंट लिया और अपनी टीम को उस पर धावा बोलने का हुक्म दिया। विशालकाय एंड्रू ने एक जबरदस्त छलांग लगाई और हवा में उछलते हुए सीधे उस गुफा के मुख्य आका अर्थ्स ब्लड डीमन बीट बाय स्पाइडर की तरफ लपका। पर उस चालाक ब्लड डेमन ने पलक झपकते ही अपनी ताकतों से एंड्रू को हवा में ही जकड़कर काबू में कर लिया। लेकिन तभी उस घने अंधेरे के बीच से मौत की एक ठंडी और कोल्ड लाइट बाहर निकली। हमारी चहेती फैंटम असासिन शाला के उस घातक वार ने सीधे उस ब्लड डेमन के मजबूत हिस्से पर करारा प्रहार किया। चोट खाते ही वो ब्लड डेमन दर्द के मारे बुरी तरह छटपटा उठा और उसका वो हिस्सा पूरी तरह सूज गया। साथ ही उसके सिर पर भारी डैमेज के नंबर्स एक साथ फ्लैश होने लगे। इसी मौके का फायदा उठाकर मैंने भी पीछे से अपनी जादुई छड़ी लहराई और सीधे 3 बर्फीले तीर दाग दिए। हालांकि मेरे इस हमले से उसे सिर्फ 1 दर्जन के आसपास का ही मामूली डैमेज हुआ, पर किस्मत से मेरे एक आइस बार ने उसका खास फ्रीजिंग इफेक्ट ट्रिगर कर दिया। देखते ही देखते उस ब्लड डेमन की पूरी बॉडी लॉक हो गई और उसके शरीर पर बर्फ की एक मोटी परत जम गई, जिससे वो सीधे ऊपर से धाम से नीचे आ गया। ये देखकर मैंने मन ही मन सोचा, भाई साहब, ये आइस बार्स तो सचमुच बड़े काम की चीज है। मेरे हर आइस बीम के पास दुश्मन को जमाने का पूरे 30% का चांस था, जो किसी भी मुसीबत के समय दुश्मन के मूवमेंट को थोड़ी देर के लिए पूरी तरह ठप कर सकता था। जैसे ही वो खूंखार ब्लड डेमन जमीन पर गिरा, मैंने अपनी पूरी टीम को उसे बिना मौका दिए खत्म करने का आर्डर दिया। अब उस ब्लड डेमन के पास सामने सामने की आखिरी जंग लड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसने अपने मुंह से जहरीले लिक्विड का एक भयानक फव्वारा छोड़ा, जिसने एंड्रयू को सीधे 304 पॉइंट्स का करार डैमेज दिया और साथ ही एंड्रयू पर लगातार हेल्थ घटाने वाला पॉइजन स्टेट भी एक्टिवेट हो गया। पर अपनी इस जायंट बियर की फॉर्म में एंड्रयू की टोटल हेल्थ लगभग 8000 के आंकड़े को पार कर चुकी थी। इसके अलावा मेरे बफ्स की वजह से एंड्रयू के सिर पर लगातार हरे रंग के सॉलिड हेल्थ रिस्टोरेशन नंबर्स फ्लैश हो रहे थे, जिससे बिना किसी बड़े नुकसान के वो अकेले ही उस ब्लड डेमन से मजबूती से लुहा ले रहा था। इसके साथ ही असम, हमारे दोनों मजबूत भेड़िए और शाला भी लगातार उस पर चौतरफा हमले कर रहे थे। मैंने एंड्रयू को कबीले की ढाल बनाकर इस डेमन के सारे बड़े हमलों को झेलने के काम पर लगाए रखा। मेरा प्लान था कि जैसे ही एंड्रयू की हेल्थ आधी होगी, मैं उसकी जगह असम को आगे कर दूंगा। पलक झपकते ही हमारी टीम ने उस मॉन्स्टर पर डैमेज की एक जबरदस्त बौछार कर दी। इसी बीच मैंने मौका पाकर उस अर्थ डेमन के स्टेटस को चेक किया। मुझे पता चला कि इस जीव के पास एक बेहद खौफनाक डीमन टेरर एबिलिटी थी। जब इस अर्थ डेमन की हेल्थ 30% से नीचे जाएगी, तो यह अपने आसपास के सारे डेमन सेल्स और अंडों को समय से पहले ही एक्टिवेट कर देगा, जिससे वो सारे छोटे बड़े कीड़े एक साथ हम पर टूट पड़ेंगे। खतरे की घंटी बजते ही मुझे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। मैंने तुरंत असम को हुक्म दिया कि वो दोनों भेड़ियों को साथ ले और मुख्य लड़ाई से हटकर सबसे पहले आसपास फैले उन चिपचिपे मैजिक बॉल्स का सफाया करे। असम तुरंत लपका और पास के एक छोटे मैजिक बॉल पर अपनी कुल्हाड़ी दे मारी। उसके टूटते ही अंदर से कई छोटी मकड़ियां बाहर निकल आईं, पर असम ने बेहद फुर्ती से एक एक करके उन सबको आसानी से कुचल दिया। दूसरी तरफ मैं भी लगातार फ्रॉस्ट की जादुई ताकतों को इकट्ठा करके दूर बैठे बैठे उन आइस बॉल्स को ब्लास्ट करने लगा। पर मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन छोटे छोटे मैजिक बॉल्स को तोड़ने पर भी हमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल रहा था। अगर इस पूरी गुफा में फैले अंडों का हिसाब लगाया जाए, तो ये हमारे लिए लेवल अप करने का एक बहुत बड़ा जैकपॉट था। एंड्रयू और शाला के ताबड़तोड़ हमलों के सामने उस ब्लड डेम की हेल्थ अब पानी की तरह बह रही थी और दूसरी तरफ असम कबीले के बाकी हिस्सों को साफ कर रहा था। मैं लगातार असम के पीछे पीछे बना रहा, जिससे मेरी एक्सपीरियंस वैल्यू भी रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही थी। इसी बीच मेरे सिस्टम के चैट चैनल पर बाकी सर्वाइवर्स अभी भी रीजनल लेवल रैंकिंग की ही चर्चाओं में डूबे हुए थे कि काओ शिंग आखिर कौन है, पर यहाँ मैं मौत के खेल में जुटा था। तभी उस अर्थ डेमन स्पाइडर को लगा कि उसकी जान अब बचने नहीं वाली, तो उसने अपनी बची कुची ताकत से ऊपर की तरफ भागने की कोशिश की। पर मैंने सही मौके पर निशाना साधा और अपनी मैजिक वांड से एक सीधा शॉट। देखते ही देखते उसके सिर पर 804 का एक भारी डैमेज नंबर फ्लैश हुआ और वो सीधे नीचे आ गिरा। सिस्टम प्रॉम्प्ट: आपने लेवल 20 के एक एलीट बायोम डेमन का सफलतापूर्वक शिकार किया है। मॉन्स्टर को ढेर करने पर आपको 5 गुना एक्सपीरियंस बोनस मिलता है। कुल एक्सपीरियंस 2500 पॉइंट्स। कॉम्बैट में शामिल प्लेयर्स लियो मुक्शु, शाला, एंड्रयू और इलोना। असम को 1250 पॉइंट्स का एक्सपीरियंस मिलता है। बधाई हो, आपका लेवल अब बढ़कर लेवल 5 हो चुका है। लेवल 5 पर पहुंचते ही मेरे पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ गई। मैंने गहरी सांस ली
और अपनी नजरों को घुमाते हुए सीधे असम पर जाकर टिका दिया। असम इस समय सिर्फ एक सेकंड टियर का नॉर्मल जीव था। अगर मैं उसे एलीट लेवल पर अपग्रेड कर दूं तो हमारे कबीले की ताकत और ज्यादा बढ़ जाती। इसलिए मैंने असम को अपने पास बुलाया और इन्वेंटरी से वो कीमती डीमन पर्ल गोल्ड शार्ड सीधे उसकी तरफ बढ़ा दिया। असम, इसे इस्तेमाल करो और अपनी ताकतों को एक नए मुकाम पर ले जाओ। असम ने बिना एक पल की देरी किए उस सुनहरे शार्ड को अपने शरीर के अंदर समाहित कर लिया। अगले ही पल असम के शरीर से एक बेहद शक्तिशाली और तीखी ऊर्जा का सैलाब बहा निकला। सिस्टम हिंट, असम ने डेमन पर्ल गोल्ड शार्ड का सफलतापूर्वक इस्तेमाल करके एक एलीट क्रीचर के रूप में इवोल्यूशन पूरा कर लिया है। उसकी कुल ताकत में 30% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही एक एडिशनल स्किल अनलॉक हुई है, कोल्ड सोर्ड। इसकी मदद से वो अपनी तलवार की ताकतों में फ्रीजिंग इफेक्ट जोड़कर छिपकर वार कर सकता था। ये एक बेहतरीन अपग्रेड था। असम ने अपनी नम आंखों से मेरी तरफ गहरी कृतज्ञता के साथ देखा, पर मैंने उसे ज्यादा औपचारिकताओं में न पड़ने का इशारा किया। इसके बाद मैं तुरंत मुड़ा और सीधे अपने उन दोनों वफादार भेड़ियों के पास आया। असम ने आगे बढ़कर कबीले के उस क्रिस्टल को निकाला और कहा, लॉर्ड की गौरव और सम्मान की रक्षा के लिए हम सब मिलकर लड़ेंगे। जैसे ही असम ने वो क्रिस्टल आगे बढ़ाया, दोनों भेड़ियों ने उसे एक ही बार में निगल लिया। देखते ही देखते उन दोनों भेड़ियों की ऊर्जा एक डरावनी रफ्तार से बढ़ने लगी, यहाँ तक कि उनका शारीरिक आकार भी अपने पुराने 3 मीटर से फैलकर सीधे लगभग 4 मीटर के आसपास पहुंच गया। मैंने खुशी से सिर हिलाया और अपने आखिरी इनाम पे नजर डाली, जो कि नीले रंग की एक चमकदार मैजिक बीट थी। ये हथियार न सिर्फ यूजर की शुरुआती मैजिक पावर को बूस्ट करता था, बल्कि इसके पास 40% का ये चांस भी था कि ये जादुई हमलों के डैमेज को सीधे 10% तक बढ़ा दे। साथ ही इसके पास एक एक्टिव स्किल थी जो लड़ाई के दौरान मदद के लिए लेवल 10 के 5 छोटे मैजिक बीट्स को समन कर सकती थी। इसका इफेक्ट सचमुच बहुत पावरफुल था। मैं बेहद खुश था, इसलिए मैंने अपनी टीम को हुक्म दिया कि वो इस पूरी गुफा के कोने कोने को अच्छे से छान मारे, ताकि देखें कि यहाँ कोई और छुपा हुआ खजाना है या नहीं। सिर्फ कुछ ही मिनटों की खोजबीन के बाद गुफा के एक सुनसान कोने में हमें एक चमचमाता खजाना हाथ लगा। ये असल में चांदी का एक संदूक था, जो कि बिना किसी लॉक के रखा था। उसके अंदर एक शानदार बैकपैक, कुछ पिक्चर्स और कुछ खाने पीने के सामान के साथ मेडिकल किट्स रखी हुई थी। नोबल बैकपैक, ये हरे रंग का एक रेयर बैग था, जिसमें 40 स्लॉट्स के साथ 4 स्पेशल इफेक्ट्स मौजूद थे। सेंट्रल सिक्योरिटी गार्ड ब्लूप्रिंट, इसकी मदद से एक ऐसी चौकी या गार्ड रूम बनाया जा सकता था जिसमें 6 लोग आराम से रह सकते थे। हालांकि इसमें कोई रेस्टिंग यूनिट नहीं थी, पर यह हर सेकंड 0.5 लाइफ पॉइंट्स रिस्टोर करने की क्षमता रखता था। आयरन घोस्ट ब्लूप्रिंट, इसकी मदद से आयरन शॉप से मटेरियल्स खर्च करके एक मजबूत आयरन घोस्ट का निर्माण किया जा सकता था। इस नए बैकपैक को पाकर मैं पूरी तरह संतुष्ट था। तभी मेरी नजर जमीन पर रखे उस खाली पड़े चांदी के संदूक पर गई। सिस्टम ने मुझसे पूछा कि क्या आप इस सिल्वर चेस्ट को डिसमेंटल करना चाहते हैं। मैंने तुरंत हाँ कर दिया और उसे तोड़ने पर मुझे सीधे 10 कीमती कॉइन्स मिल गए। अब वो पूरी ब्लड डेमन गुफा पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। इसके बाद हम सब वापस मुड़े और उसी मुख्य प्रवेश द्वार पर आ गए। इस बार मैंने खदान की बाईं तरफ वाली सुरंग के अंदर जाने का फैसला किया। लगभग 500 मीटर अंदर जाने के बाद हमारे सामने का वो माइन होल पहले के मुकाबले काफी चौड़ा और बड़ा हो गया, पर ठीक इसी मोड़ पर लोहे के भारी आर्मर से ढका हुआ लगभग 2 मीटर ऊंचा एक अजीबोगरीब मॉन्स्टर अचानक हमारे सामने आ खड़ा हुआ। ये कोई जीवित जीव नहीं, बल्कि एक प्राचीन रोबोट था, यानशूरियन टेक्नोलॉजी का बनाया हुआ जुआन दी रोबोट। जैसे उसकी लाल मैकेनाइज्ड आंखों ने हमें अपनी हद में देखा, उस जुआन दी रोबोट ने एक तेज अलार्म जैसी आवाज निकाली और हमारी तरफ मैकेनाइज्ड हमला बोलते हुए तेजी से लपका। रास्ते में खड़े हमारे दोनों विशाल भेड़िए तुरंत एक्शन में आए, पर उस जुआन दी रोबोट के एक ही शॉक अटैक ने सीधे उन भेड़ियों को पीछे धकेल दिया और उनके सिर पर सीधे 100 से ऊपर का डैमेज नंबर फ्लैश कर दिया। साफ था कि इस रोबोट की अटैक पावर काफी तगड़ी थी, पर हमारी पूरी टीम के चौतरफा और जानलेवा हमलों के सामने वो अकेला मशीन का टुकड़ा ज्यादा देर नहीं टिक पाया और कुछ ही पलों में उस जुआन दी रोबोट की ड्यूरेबिलिटी पूरी तरह 0 हो गई और वो कबाड़ बनकर जमीन पर गिर पड़ा। मैं उस कबाड़ हो चुके रोबोट के पास गया। सिस्टम ने मुझे 2 ऑप्शंस दिए, या तो मैं इसे यहीं डिसमेंटल करके अलग अलग मेटल मटेरियल्स में बदल दूं, या फिर कुछ जरूरी मेटल्स खर्च करके इसे यहीं पूरी तरह रिपेयर कर लूं। अगर मैं इसे ठीक करता तो यह हमेशा के लिए मेरे कबीले का एक परमानेंट वफादार सैनिक बन जाता, जिससे मैं माइनिंग करने या सुरक्षा के छोटे मोटे ऑर्डर्स दे सकता था। इस रोबोट के अभी दिखाए गए तगड़े हमलों को देखकर मुझे साफ अंदाजा था कि ये चीज हमारे कबीले के लिए खदानों से कीमती खनिज निकालने में एक मील का पत्थर साबित होने वाली थी। सिस्टम के मुताबिक ये एक मल्टी फंक्शनल रोबोट था। चूंकि मैंने रास्ते में बहुत सारा कीमती मेटल कलेक्ट किया था, इसलिए मैंने बिना देर किए उन मटेरियल्स का इस्तेमाल इस रोबोट को रिपेयर करने के लिए कर दिया। भाई साहब, ये सचमुच बहुत काम की चीज थी। मेरे क्लिक करते ही वो रोबोट, जो भी कुछ पल पहले तक मलबे की तरह बिखरा पड़ा था, एक झटके में एक्टिवेट हो गया और फिर से काम करने लगा। मैंने तुरंत उसका स्टेटस पैनल चेक किया। मुझे पता चला कि इसकी मैक्सिमम स्पीड पूरे 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी और सबसे मजेदार बात यह थी कि स्टैंड बाय मोड में इसकी एनर्जी खपत इतनी कम थी कि सिर्फ एक डेमन स्टोन की पावर से ये पूरे 30 दिनों तक लगातार चल सकता था। इसे देखकर मैं यही कह सकता था कि ये हमारे लिए बेहद फायदेमंद सौदा था। लेकिन ठीक इसी समय खदान की गहराई से एक और खौफनाक और खतरनाक माहौल हमारी तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगा। उस पुरानी जर्जर टनल के घने अंधेरे में अचानक लाल रंग की चमचमाती आंखों के दर्जनों जोड़े दिखाई देने लगे। ये लंबे बालों वाले यानशूरियन मॉन्स्टर्स का एक पूरा झुंड था और उनके ठीक पीछे यानशूरियन टेक्नोलॉजी के 2 अलग अलग भारी भरकम रोबोट्स भी मार्च करते हुए आ रहे थे। इसे देखकर मेरे मुंह से बस यही निकला, लो भाई, हमने सीधे ततैया के छत्ते में ही हाथ डाल दिया। और जैसे ही मुझे अपनी टीम की असली ताकत का ख्याल आया, मेरा डर गायब हो गया।
मैंने तुरंत असम को आगे आकर हमारी सुरक्षा करने का हुक्म दिया और एंड्रयू, शाला और लिंडोंग हमारे दोनों भेड़िए को सीधे दुश्मनों पर टूट पड़ने और उन्हें मजा चखाने के लिए आगे बढ़ा दिया। इस खतरनाक स्थिति को सामने देखकर हमारी फैंटम असासिन शाला के चेहरे पर खौफ का एक भी कतरा नहीं था, बल्कि वो तो इस लड़ाई को लेकर बेहद एक्साइटेड दिख रही थी। अगले ही पल वो हवा की रफ्तार से आगे झपटी। एंड्रू ने भी बिना कोई वक्त गंवाए अपनी महाशक्तिशाली जायंट बियर की फॉर्म अख्तियार कर ली। उधर लिंडोंग और दोनों भेड़ियों ने भी एक भयानक दहाड़ लगाई। इस तरह हमारी तरफ से दो खूंखार भेड़िए, एक विशाल सफेद भालू और अंधेरे में चमकती शाला की जानलेवा आंखें सीधे उस यान शुरेन की फौज से जा भिड़ी और वहां एक भीषण युद्ध शुरू हो गया। हमारे इन तीनों सेकंड टियर के महायोद्धाओं के सामने लेवल 7 के उन यान शुरेन सैनिकों की एक नहीं चल पा रही थी और ये लड़ाई उनके लिए अपनी जान बचाने का एक कड़ा संघर्ष बन चुकी है। जैसे जैसे एक एक करके यान शुरेन मर रहे थे, मेरे सिस्टम पर लगातार एक्सपीरियंस गेन होने के नोटिफिकेशन फ्लैश हो रहे थे। रही बात उन दोनों भारी भरकम यान शुरेन मशीनों की, तो हमारी टीम ने मिलकर एक एक करके उन दोनों रोबोट्स को भी कबाड़ में तब्दील कर दिया। सचमुच लगातार अपनी हेल्थ को रिस्टोर करने वाली हमारी इल्यूजन असासिन शाला इस समय लड़ाई के मैदान में बिल्कुल इनविंसिबल साबित हो रही थी। जब ये घमासान युद्ध खत्म हुआ तो मेरी एक्सपीरियंस वैल्यू बढ़कर सीधे लेवल 5 के 86% पर पहुंच चुकी थी और मेरी इस लड़ाई से प्रेरणा पाकर लियो मुक्स्यू का जज्बा भी 7वें आसमान पर था, जिसकी वजह से वो भी अपग्रेड होकर सीधे लेवल 5 पर पहुंच गई। चांगजियांग शहर की टॉप फैशन मैगजीन्स ने शहर की 10 सबसे 10 गॉडेसेस की एक लिस्ट निकाली थी और लियो मुक्स्यू उन्हीं में से एक बेहद अमीर और नामचीन घराने की लड़की थी। दूसरी तरफ लीडर बोर्ड पर इस रैंकिंग को देखकर फेंग लॉन्ग का चेहरा डर और गुस्से के मारे पीला पड़ चुका था। वो आज हर हाल में मुझसे आगे निकलना चाहता था, पर अब उसे साफ दिख रहा था कि हमारे और उसके बीच का फासला कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ता जा रहा था और अगर मैं इसी तरह नंबर 1 की गद्दी पर बरकरार रहा तो वो उस चीफ टाइटल की पोजीशन और उस रेयर बायोलॉजिकल समनिंग पेपर को कभी हासिल नहीं कर पाएगा। फेंग लॉन्ग ने दांत पीसते हुए सोचा कि ये सब ऐसे ही नहीं चलने दिया सकता। उसने तुरंत अपने गुर्गों को मैसेज भेजा और उन्हें हर हाल में मेरे कबीले की सही लोकेशन ढूंढ निकालने का सख्त हुक्म दिया। और उधर से उसके आदमी ने डरते हुए जवाब दिया, बॉस, इस समय प्रोटेक्शन पीरियड की वजह से कोई भी अपने कबीले के कैंप से ज्यादा दूर नहीं जा पा रहा है। ऐसे में उसकी सही लोकेशन का पता लगाना बहुत मुश्किल है। फेंग लॉन्ग ने गुस्से में उसे एक नंबर का निकम्मा कहा और फोन काट दिया। वो खुद भी अच्छे से जानता था कि इस समय किसी के कबीले के कोऑर्डिनेट्स ढूंढना लगभग असंभव था, पर तभी उसके शातिर दिमाग में एक आइडिया आया। उसे याद आया कि लियो मुक्शू शायद उसी बंदे काओ शिंग के साथ है और कल ही लियो मुक्शू की फैमिली ने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। फेंग लॉन्ग ने सोचा कि क्यों ना वो मुक्स्यू के परिवार का इस्तेमाल करके मेरे कैंप के कोऑर्डिनेट्स हासिल कर ले। उसने अपने परिवार से ज्यादा मुझ पर भरोसा जताया था। मैंने कुछ देर सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, कॉल उठाओ और देखो कि वो आखिर क्या चाल चलना चाहते हैं। बस बात करते समय ऐसा नाटक करना जैसे मैं आसपास नहीं हूँ। लियो मुक्स्यू ने हमी में सिर हिलाया और वीडियो कॉल रिसीव कर ली। दूसरी तरफ उसका पिता लियो झेंजी बड़ी उत्सुकता से स्क्रीन पर देख रहा था। शालू, आखिरकार तुमने फोन उठाया। हमने तुम्हें इतने सारे मैसेजेस भेजे पर तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया और उसने अपने चेहरे पर एक नकली और मीठी मुस्कान लाते हुए कहा, अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ये जानने के लिए फोन किया था कि तुम वहाँ कैसी हो और तुम्हारा कैंप आखिर कहाँ पर है। इन पिछले 2 दिनों में मैंने और तुम्हारी माँ ने अपनी पुरानी गलतियों पर बहुत सोच विचार किया है। हमें बेहद अफसोस और ग्लानि है कि हम पहले तुम्हारे साथ बहुत सख्त थे, इसलिए हम चाहते हैं कि जैसे ही ये नया प्रोटेक्शन पीरियड खत्म हो मैं तुम्हारे दोनों भाइयों को लेकर तुम्हारे पास आऊं और तुमसे मिलूं। लियो झेंजी ने अपनी बातों में इतना इमोशनल ड्रामा शामिल कर दिया था कि कोई भी धोखा खा जाए। और लियो मुक्शू एक बेहद समझदार और होशियार महिला थी। उसने तुरंत ताड़ लिया कि दाल में कुछ काला है। उसने वीडियो कॉल बंद की और मेरी तरफ मुड़कर पूछा, अशिंग, मेरे डैड अचानक मुझसे हमारे कोऑर्डिनेट्स क्यों मांग रहे हैं? उनके इस अड़ियल और मतलबी स्वभाव को देखते हुए वो अचानक मेरे लिए इतने भावुक और ग्लैन से भरे नहीं हो सकते। फेंग लॉन्ग सबसे ज्यादा संदिग्ध था क्योंकि हाल ही में मेरा उसके साथ सीधा विवाद हुआ था। मेरे चेहरे पर एक दिलचस्प मुस्कान आ गई। मुक्स्यू, एक काम करो, उन्हें कोऑर्डिनेट्स दे दो। फिर मैंने उसे उस खतरनाक हंटर्स लज गैदरिंग प्लेस के कोऑर्डिनेट्स नोट करवा दिए। अगर फेंग लॉन्ग वहां नहीं गया तो उसकी किस्मत, पर अगर उसने वहां कदम रखा तो उसे ऐसा सबक मिलेगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। इस छोटे से वाक़ये के बाद मैं खदान में नष्ट हो चुके उन दोनों रोबोट्स के पास आया। ये दोनों असल में टॉर्नेडो रोबोट्स थे। चूंकि ये दोनों ही रिपेयर होने की कंडीशन में थे, मैंने तुरंत रिपेयर बटन पर क्लिक कर दिया। देखते ही देखते दोनों रोबोट्स पूरी तरह ठीक हो गए, अपने पैरों पर खड़े हो गए और बोले, मालिक, कृपया हमें आदेश दें। इन मशीनों के पास अकेले ही एलीट मॉन्स्टर्स को धूल चटाने की ताकत थी और मेरे गॉड लेवल टैलेंट के साथ मिलकर इनका हमारे कबीले में शामिल होना हमारी कॉम्बैट पावर को कई गुना बढ़ाने वाला था। इसके बाद मैंने अपनी टीम को एक बार फिर से पूरी खदान को अच्छे से खंगालने का हुक्म दिया। आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई और हमें वहां से हजारों की तादाद में नॉर्मल आयरन माइंस और सैकड़ों की संख्या में रेयर और स्पेशल ओर्स मिले, जो हमारे कबीले के लिए एक बहुत बड़ी और बम्पर कमाई थी। जैसे जैसे हम खदान के और अंदर बढ़ते गए, कुछ ही दूरी पर सामने से रोशनी की एक किरण दिखाई दी। जब हम उस रोशनी के पास पहुंचे तो हमें पता चला कि यह इस खदान का एक दूसरा गुप्त निकास द्वार था। असम ने झुककर जमीन को देखा और बोला, मालिक,
इस गेट पर मुझे खदान वाली गाड़ियों के पटरियों के ताज़ा निशान मिले हैं। ऐसा लगता है कि यान शूरेन के वो कबीले यहाँ से निकाले गए सारे कीमती खनिजों को इसी रास्ते से बाहर सप्लाई करते थे। मैं जानता था कि इस समय उनका पीछा करना बेकार है, इसलिए मैंने सबको वापस लौटने का इशारा किया। आज का ये खजाना हमारे लिए काफ़ी था। पर जब हम वापस अपने कैंप की तरफ बढ़ रहे थे, तभी आसपास के इलाके की एक्सप्लोर कर रही शाला अचानक हमारे सामने प्रकट हुई। लॉर्ड, आगे के रास्ते में एक भीषण लड़ाई चल रही है। हंटर्स का एक पूरा ग्रुप एक विशालकाय मैमथ पर हमला कर रहा है। मालिक, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, कृपया उस बेबस जीव की जान बचाइए। मैं खुद भी उन बंजारे शिकारियों की असली ताकत को करीब से देखना चाहता था, इसलिए मैंने तुरंत हामी भर दी। कुछ ही पलों में हम उस घाटी के ऊपर एक ऊंची क्लिफ पर पहुंच गए। उस गहरी खाई के ऊपर सैकड़ों मीटर लंबे विशाल पेड़ों को काटकर एक अस्थायी पुल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, और उनमें से एक बड़ा पेड़ बीच से टूटा हुआ था, जिसे देखकर लग रहा था कि कोई भारी जीव यहाँ से सीधे नीचे गिरा है। और वाकई, जब हमने घाटी की तलहटी में देखा तो वहाँ लोहे के भारी औजारों और जालों में जकड़ा हुआ वो आयरन क्लैड मैमथ करा रहा था। उसकी एक टांग बुरी तरह टूट चुकी थी और 10 से भी ज्यादा शिकारी मिलकर उस पर जानलेवा हमले कर रहे थे। मैंने तुरंत उस मैमथ के एट्रीब्यूट्स चेक किए। वो लेवल 20 का एक सेकंड ईयर का बॉस क्रिएचर था। अगर उसकी हेल्थ पूरी होती तो उसकी टोटल एचपी पूरे 15,000 पॉइंट्स की थी, और उसके पास कई विनाशकारी स्किल्स भी थी। पर इस समय ऊंचाई से गिरने और चौतरफा घिर जाने की वजह से उसकी हालत बेहद नाजुक थी और उसकी हेल्थ घटकर सिर्फ 2000 के आसपास बची थी। वहीं दूसरी तरफ उन शिकारियों की फौज में लेवल 15 का एक एलीट हंटर लीडर था। 5 शिकारी लेवल 12 के थे और बाकी के सब उससे भी कम लेवल के थे। ये देखकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इनकी ताकत तो मेरी उम्मीद से भी कम है। टीम, एक्शन में आओ और नीचे मौजूद एक एक शिकारी को साफ कर दो। जैसे ही उस इकलौते एलिट हंटर लीडर की नजर हम पर पड़ी, उसके चेहरे के होश उड़ गए। पर अगले ही पल उसे अपनी गर्दन के पीछे एक ठंडी और जानलेवा सरसराहट महसूस हुई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि शाला का पलट झपकते ही उसके ठीक पीछे पहुंच चुकी थी। शाला ने एक गहरी सांस ली और अपनी कटार सीधे उसकी गर्दन में उतार दी। देखते ही देखते उस एलीट हंटर के सिर पर 1700 का एक खौफनाक डैमेज नंबर फ्लैश हुआ। वो शिकारी लीडर दर्द से चीखते हुए वहां से भागना चाहता था, पर जब हमारी टीम ने उसे अपना टारगेट बना लिया था तो उसके पास बचने का एक भी मौका नहीं था। दूसरी तरफ एंड्रयू और असम ने मिलकर बाकी के सारे बंजारे शिकारियों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया, और सिर्फ कुछ ही मिनटों में वो लड़ाई पूरी तरह खत्म हो गई। मैंने असम को तुरंत युद्ध के मैदान से लूट का माल समेटने का हुक्म दिया और मैं एंड्रयू के साथ सीधे उस घायल मैमथ के पास आया। उस बेचारे जीव की हालत सचमुच बहुत दयनीय थी। उसके शरीर पर लगे नेगेटिव इफेक्ट्स की वजह से उसकी हेल्थ लगातार गिर रही थी और वो लगभग आइस डेथ स्टेट में पहुंच चुका था। एंड्रयू ने बेहद प्यार और दयालु नजरों से उसकी तरफ देखा और धीरे से अपना हाथ उसके विशाल सिर पर फेरा। फिर मुझसे बोला, मालिक प्लीज कुछ भी करके इसकी जान बचा लीजिए। मैंने तुरंत अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके उस पर एक हीलिंग ट्री कास्ट करने की कोशिश की, पर तभी सिस्टम ने एक कड़ा झटका दिया। सिस्टम हिंट, आप किसी ऐसे जीव पर अपनी हीलिंग स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो आपके कबीले का हिस्सा या आपका नॉन एग्जिस्टेंट यूनिट नहीं है। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मेरी जादुई हीलिंग पावर सिर्फ मेरे फॉलोअर्स पर ही काम कर सकती थी। मैं सीधे उस आज़ाद मैमथ को नहीं बचा सकता था। जब एंड्रयू ने यह सुना तो उसकी आंखों में बेबसी और निराशा के आंसू आ गए। मैमथ की प्रजाति बेहद शक्तिशाली और स्वाभिमानी होती है, और इस दुनिया में ऐसे गिने चुने योद्धा ही हुए हैं जो इस जीव को अपना गुलाम या पातू बना सके हों। पर इस समय इसकी जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उसे अपना पेट बनाना। एंड्रयू ने अपनी भारी भालों वाली हथेली को मैमथ के शरीर पर रखा और अपने मुंह से कुछ अजीबोगरीब प्राचीन भाषा जैसी आवाजें निकालने लगा। वो मैमथ दर्द के मारे अपनी आंखों की पुतलियों को घुमाते हुए कभी मुझे तो कभी एंड्रयू को देख रहा था। वो कुछ पलों के लिए हिचकिचाया, पर आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए उसने बेहद धीमी और भारी आवाज में अपनी सहमति दे दी। यह सुनते ही एंड्रयू का दिल खुशी से बल्ली उछल पड़ा। मालिक, इस मैमथ ने आपका पेट बनने की शर्त स्वीकार कर ली है। कृपया बिना देर किए इस पर पेट कॉन्ट्रैक्ट स्क्रॉल का इस्तेमाल कीजिए और इसका इलाज शुरू कीजिए। मैं भी अंदर से बेहद एक्साइटेड था। लेवल 20 का एक सेकंड ईयर का जीव, वो भी अभी अपनी कम उम्र में, इसके फ्यूचर पोटेंशियल के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं था। मैंने तुरंत अपनी इन्वेंट्री से वो पेट कॉन्ट्रैक्ट स्क्रॉल निकाला। वैसे तो नॉर्मल कंडीशंस में इस स्क्रॉल के सक्सेस होने का चांस बहुत ही कम होता था, पर चूंकि इस मैमथ ने खुद अपनी मर्जी से हामी भरी थी और वो कोई विरोध नहीं कर रहा था, इसलिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट की सक्सेस रेट सीधे 100% पर पहुंच चुकी थी। मेरे इस्तेमाल करते ही वो स्क्रॉल हवा में गायब हो गया और एक चमकदार सफेद रोशनी रूप में उस मैमथ के पूरे शरीर पर फैल गया। ठीक उसी पल मेरे दिल की गहराइयों में उस जीव के साथ एक अजीब सा और अटूट मानसिक कनेक्शन महसूस होने लगा। सिस्टम प्रॉन्ट, बधाई हो, आपका पेट कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह सफल रहा। ये आइस सोर्स मैमथ अब आपका परमानेंट पेट बन चुका है। आपके कबीले की पॉपुलेशन में 5 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। ये देखकर मेरे मुंह से निकला, भाई साहब, ये अकेला जीव कबीले के पूरे 5 लोगों की जगह पॉपुलेशन कैपेसिटी है। इसकी ताकत वाकई बेमिसाल होने वाली है। सिस्टम ने मुझसे अपने इस नए पेट का नाम रखने को कहा और मैंने मुस्कुराते हुए उसका नाम रख दिया, बिग व्हाइट बाय बड़ा सफेद। इसके बाद मैंने तुरंत यू मुक्षु को हुक्म दिया कि वो अपनी प्यूरिफिकेशन स्किल का इस्तेमाल करके बिग व्हाइट के शरीर पर लगे सारे जहरीले और नेगेटिव इफेक्ट्स को तुरंत साफ करे। और साथ ही मैंने भी एक मजबूत आइस हीलिंग ट्री सीधे उसके ऊपर प्लांट कर दिया। अब जैसे जैसे बिग व्हाइट की हेल्थ रिस्टोर होने लगी, उसकी जान में जान आने लगी। कुछ ही देर में उस बर्फ के प्रभाव से उसकी हेल्थ बढ़कर 10,000 के पार पहुंचने वाली थी।
और जैसे ही उसकी एचपी 1200 पर पहुंची, वो अचानक वहीं रुक गई क्योंकि उसकी टांग में एक सीरियस फ्रैक्चर था, जिसकी वजह से उसकी मैक्सिमम हेल्थ पर 20% का लॉक लगा हुआ था। इस हालत में बिग व्हाइट ने खड़े होने की कोशिश तो की, पर वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। मैंने एंड्रयू की तरफ देखा। एंड्रयू, इसकी टूटी हुई हड्डी को सही जगह पर बिठाना होगा ताकि यह पूरी तरह ठीक हो सके। एंड्रयू ने हामी में सिर हिलाया और बिग व्हाइट के पीछे आ गया। उसने उसकी उस भारी और मोटी टांग को अपने मजबूत हाथों में थामा और उसे सहलाते हुए बोला, दोस्त, बस एक पल के लिए इस दर्द को बर्दाश्त कर लो। और अगले ही पल एंड्रयू ने एक जबरदस्त झटका दिया। कड़ाक। खदान में हड्डी के अपनी सही जगह पर बैठने की एक तेज और साफ आवाज गूंज उठी। बिग व्हाइट के मुंह से दर्द के मारे एक भयानक चीख निकली और उसके सिर पर 2724 का एक भारी डैमेज फ्लैश हुआ। और चूंकि मेरा आइस हीलिंग ट्री लगातार एक्टिव था, उस झटके के तुरंत बाद बिग व्हाइट की एचपी रॉकेट की रफ्तार से दोबारा ऊपर की तरफ बढ़ने लगी, जब तक कि वो अपनी फुल हेल्थ और पूरी तरह विक्ट्री स्टेट में नहीं आ गया। पूरी तरह ठीक होते ही उस विशाल मैमथ ने अपनी सूंड को हवा में उठाया और पूरी ताकत से गूंजती हुई चिंगार लगाई। फिर उसने तुरंत अपना भारी सिर नीचे झुकाया, धीरे धीरे मेरे पास आया और अपनी विशाल सूंड को बड़े प्यार से मुझसे रगड़ने लगा। ठीक इसी समय सिस्टम ने मेरे कानों में एक बेहद सुखद नोटिफिकेशन दिया। सिस्टम हिंट, आपने अपने पेट को पूरी तरह स्वस्थ कर दिया है। बिग व्हाइट का लॉयल्टी लेवल बढ़कर अब सीधे 90 पर पहुंच चुका है। जैसे ही इसकी लॉयल्टी पूरे 100 पर पहुंचेगी, आप इसका पूर्ण विश्वास हासिल कर लेंगे और इसके बाद इसके ऊपर सवारी करने का खास माउंट फंक्शन हमेशा के लिए अनलॉक हो जाएगा। इसी दौरान आसपास के इलाके की रेकी करने गया असम वापस लौटा। उसने बताया कि उसने घाटी के चारों तरफ अच्छी तरह छानबीन की है, लेकिन वहां दूर दूर तक ऐसी कोई ढलान या रास्ता नहीं है जहां से हमारा यह बिग व्हाइट ऊपर चढ़ सके। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद आगे चलकर रास्ता ढूंढता हूँ, मैंने कहा। इसके बाद मैं खुद आगे की तरफ रास्ता तलाशने निकल पड़ा। करीब आधे घंटे की खोजबीन के बाद शाला तेजी से वापस आई और उसने एक बड़ी खबर दी। उसने बताया कि ठीक सामने मौजूद एक पुराने खंडहर पैलेस के पास शिकारियों का एक बहुत बड़ा मुख्य कैंप है। वहाँ अनगिनत आम शिकारियों के अलावा 4 सेकंड टियर के बेहद मजबूत योद्धा भी मौजूद हैं। शाला ने यह भी जोड़ा कि उन सेकंड टियर योद्धाओं में से एक के शरीर से ठीक वैसी ही डरावनी और भारी ऊर्जा निकल रही थी जैसी हमारे बिग व्हाइट के अंदर से आती है। मैंने अपने दिमाग में दोनों पक्षों की ताकत का हिसाब किताब लगाया। इसका सीधा सा मतलब था कि वहाँ लेवल 20 का एक बॉस लेवल का खतरनाक जीव मौजूद था और साथ में 3-4 एलीट हंटर्स भी थे। कुल मिलाकर उनका पलड़ा लगभग मेरी टीम जितना ही भारी था। लेकिन मेरे पास एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। मेरी टीम के पास लगातार हेल्थ रिस्टोर करने का गॉड लेवल बफ था, जो किसी भी जंग का पासा पलट सकता था। तभी शाला ने एक और बात बताई। लॉर्ड, असल में ये शिकारी कबीले इस महाद्वीप की सबसे कुख्यात और इविल फोर्सेस में से एक है। ये पूरी तरह से कोल्ड ब्लडेड यानी बेरहम हैं और इनकी नजरों में आने वाला हर दूसरा जीव इनका दुश्मन होता है। तभी उस पूरे कैंप में तहलका मच गया। भारी संख्या में शिकारी अपने अपने हथियार चमकाते हुए तंबुओं से बाहर निकल आए। ठीक इसी समय मेरे सिस्टम ने मुझे एक वार्निंग दी। सिस्टम अलर्ट, आपने शिकारियों के कैंप के बीचों बीच एक बेहद खास और प्रतिबंधित एरिया ढूंढ निकाला है। यहाँ एक चमकदार चेहरे वाला ब्लैक स्किन्ड प्रीस्ट खड़ा है। ये क्षेत्र अत्यंत खतरनाक है। मैंने बिना किसी झिझक के असम और बाकी साथियों को सीधे आगे बढ़ने का हुक्म दिया ताकि वो आम शिकारियों का कचरा साफ कर सके। सेकेंड ईयर के हमारे एंड्री जैसे योद्धाओं के एक मुक्के में इतनी जान थी कि सामने वाला आम शिकारी एक ही बार में ढेर हो जा रहा था। रही बात हमारे उन यान शुरेन रोबोट्स की, तो वे भी पूरी रफ्तार से टनल में दौड़ते हुए दुश्मनों को कुचल रहे थे। देखते ही देखते शिकारियों की फौज में भगदड़ मच गई और वे बुरी तरह हारने लगे। ये नजारा देखकर वहाँ मौजूद वो 4 शक्तिशाली ब्लैक स्किन पादरी आगे बढ़े। लियो मुक्शु ने घबराते हुए मुझसे पूछा, अशिम, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? मैंने मुस्कुराते हुए मना कर दिया, नहीं मुक्शु, हमारे पास अभी एक ऐसा छुपा हुआ तुरुप का इक्का है जिसे हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। फिर मैंने पीछे खड़े अपने विशालकाय पेट की तरफ देखा। बिग व्हाइट, आगे बढ़ो और इन्हें मजा चखाओ। अगले ही पल गुफा एक दिल दहला देने वाली चिंगार से कांप उठी। बिग व्हाइट ने सीधे उस रणभूमि के बीचों बीच एक जबरदस्त टक्कर मारी। उसके आगे बढ़ते ही सामने आ रहे दर्जनों शिकारी तिनकों की तरह हवा में उड़ गए। लेकिन ठीक इसी मोड़ पर कैंप के सबसे घने अंधेरे कोने से एक काली परछाई हवा की रफ्तार से बाहर निकली। इसकी स्पीड हमारी असासिन शाला से भी कहीं ज्यादा तेज थी। पलक झपकते ही वो बिग व्हाइट के ठीक पीछे प्रकट हुआ और उसने अपनी बर्छी से एक ऐसा जोरदार वार किया जिसने बिग व्हाइट की हेल्थ से सीधे 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का डैमेज झटक लिया। चोट खाते ही बिग व्हाइट गज से करा उठा। उसने गुस्से में अपनी भारी सूंड घुमाकर पीछे की तरफ हमला किया और उस परछाई ने बड़ी फुर्ती से चकमा दे दिया। अब जाकर मुझे वो बंदा साफ साफ दिखाई दिया। वो काले रंग के लंबे कोट और चेहरे पर नकाब पहने एक रहस्यमय शख्स था। जब मैंने उसका पैनल चेक किया तो वहाँ लिखा था ब्लैक रोब प्रीस्ट लेवल 20 सेकंड ईयर बॉस। वो ब्लैक रोब पादरी अपनी फॉक्स स्किल का इस्तेमाल करके लगातार बिग व्हाइट पर हावी हो रहा था और उस पर ताबड़तोड़ वार कर रहा था। लियो मुक्सु को देखकर चिंता होने लगी कि शायद बिग व्हाइट अकेले से नहीं हरा पाएगा। मैंने उसे दिलासा दिया, चिंता मत करो, बिग व्हाइट को अभी और मदद मिलने वाली है। एन मौके पर उसने घूमकर अपने हथियार से शाला के वार को रोका। हवा में धातुओं के टकराने की एक तेज आवाज गूंजी जिससे उसे अंदाजा हो गया कि शाला की ताकत भी उससे कम नहीं थी।
बिना एक पल गवाए इन दो हाई लेवल के असासिन्स के बीच आमने सामने की खूनी जंग शुरू हो गई। शुरुआत में अपने हाई लेवल्स और एट्रीब्यूट्स की वजह से वो ब्लैक रोब पादरी शाला पर भारी पड़ने लगा, लेकिन अभी वो इस बात से खुश हो ही पाता कि पीछे से बिग वाइट को एक बेहतरीन मौका मिल गया। उसने अपनी विशाल सूंड से उस पादरी को लपेटकर हवा में पटका और उधर असम और एंड्रियो ने मिलकर बाकी के 4 एलीट शिकारियों को भी काट फेंका। मैंने तुरंत असम और बाकी साथियों को शाला की मदद के लिए उस बॉस पर टूटने का हुक्म दिया। अब उस ब्लैक रोब पादरी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। इन 2 शक्तिशाली जीवों का सामना करना पहले ही उसके लिए लोहे के चने चबाने जैसा था, और अब ऊपर से कबीले के कई और योद्धा उसकी तरफ लपक रहे थे। वो बेवकूफ नहीं था, उसे समझ आ गया कि यहाँ रुकना मौत को दावत देना है। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए सोचा, धत तेरे की, ये सारे धुरंधर आखिर आए कहाँ से और इन्हें मेरे इस गुप्त कैंप का पता कैसे चला। उसने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, पर शाला हर बार हवा की तरह उसका रास्ता रोककर खड़ी हो जाती। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ऊपर से बिग वाइट के जानलेवा हमले भी लगातार जारी थे। अपनी जान को खतरे में देखकर उसने आखिरी बार चिल्लाकर मुझे धमकी दी, कमीने, मैंने तेरा चेहरा अच्छे से याद कर लिया है। अगर मैं आज यहाँ से जिंदा निकला तो मैं इसकी रिपोर्ट सीधे अपने सुप्रीम लीडर से करूंगा। फिर देखना, तो इस पूरे मैडलैंड महाद्वीप में हमारे लाइट चर्च के हाथों अपनी जान की भीख मांगता फिरेगा। अपनी बात खत्म करते ही उसने अपनी आस्तीन से एक गोल स्मोक बम निकाला और जमीन पर दे मारा। पल भर में वहां काले धुएं का एक गुबार छा गया और उसकी बॉडी वहां से गायब हो गई। जब तक धुआं छंटा वह हमसे काफी दूर भाग चुका था। ये देखकर मेरे चेहरे पर एक ठंडी और क्रूर मुस्कान आ गई। मैंने मन ही मन कहा, बेटा, मुंह तक आया हुआ शिकार मैं इतनी आसानी से हाथ से जाने दूं? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अगले ही पल मेरे हाथों में मेरी सबसे चहेती और जानलेवा स्नाइपर गन बैरेट आ गई। मैंने निशाना साधा और खाएं गुफा में एक बहरे कर देने वाले धमाके की आवाज गूंजी। उस ब्लैक रोब पादरी की पीठ पर सीधे 874 का एक बेहद खौफनाक डैमेज नंबर फ्लैश हुआ और मेरी गन के इस शॉट ने उसका मजबूत आर्मर भी तार तार कर दिया। भागते हुए उस शिकारी लीडर का शरीर हवा में ही अकड़ गया। उसने बड़ी मुश्किल से गर्दन घुमाकर अविश्वास भरी नजरों से मेरी तरफ देखा और अगले ही पल वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। सिस्टम प्रॉम्प्ट, आपने दुष्ट रोब ब्लैक रोब प्रीस्ट को सफलतापूर्वक ढेर कर दिया है। अपने से काफी हाई लेवल के मॉन्स्टर का शिकार करने पर आपको कुल 4800 पॉइंट्स का भारी एक्सपीरियंस बोनस मिलता है। बधाई हो, आपका लेवल अब बढ़कर लेवल 7 हो चुका है। लूट कमांड, आपको एक स्ट्रॉन्ग बॉस ग्रेड सोल, नीले रंग का रेयर वेपन साइलेंट हॉर्न और एक मधुशाला कंस्ट्रक्शन ब्लूप्रिंट हासिल हुआ है। विशेष उपलब्धि, चूंकि आप पूरे सर्वर में किसी बॉस ग्रेड जीव को मारने वाले फर्स्ट किल बने हैं, इसलिए आपको इनाम के रूप में ड्यूअल एक्शन शील्ड की एक रेयर स्किल बुक दी जाती है। मैंने सबसे पहले अपनी इन्वेंट्री खोलकर उस स्ट्रॉन्ग बॉस ग्रेड सोल को चेक किया। डिस्क्रिप्शन के मुताबिक इसे टायर 2 से नीचे के किसी भी एलीट ग्रेड फॉलोअर पर इस्तेमाल किया जा सकता था, जिससे 50% से 80% के चांस के साथ वो सीधे एक बॉस ग्रेड क्रीचर में इवॉल्व हो सकता था। कुछ पल सोचने के बाद मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के वो जादुई सोल सीधे शाला की तरफ उछाल दिया। शाला ने हवा में ही उसे लपका और अपनी हैरान आंखों से मुझे देखते हुए अविश्वसनीय लहजे में कहा, लॉर्ड, क्या आप सचमुच ये अनमोल चीज मुझे दे रहे हैं? मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इस समय के खेल में शाला ही इस सोल की सबसे बड़ी हकदार थी। बॉस लेवल पर पहुंचने के बाद उसकी पहले से ही खतरनाक कॉम्बैट पावर इतनी बढ़ जाएगी कि वो अकेले ही दुश्मनों की फौज को काटने का दम रखेगी। इसलिए मैंने कहा, इसे इस्तेमाल करो शाला। मुझे उम्मीद है कि तुम इस दुनिया की सबसे खतरनाक और महान असासिन बनोगी और हमारे शैडो सेंचुरी पुराने खोए हुए गौरव को फिर से जिंदा करोगी। ये सुनते ही शाला की सांसें तेज हो गईं। उसने पूरी श्रद्धा के साथ उस सोल को उठाया और सीधे अपने सीने से लगा लिया, जहां वह उसके शरीर के अंदर समाहित हो गई। सिस्टम प्रॉम्प्ट, आपके इस उदार और महान उपहार ने कबीले के सदस्य शाला के दिल को पूरी तरह झकझोर दिया है। उसकी आपके प्रति लॉयल्टी बहुत बड़े मार्जिन से बढ़ गई है। वर्तमान वफादारी 91। मैं इस वफादारी के आंकड़े से बेहद संतुष्ट था। 91 पॉइंट्स की वफादारी का सीधा मतलब था कि अब शाला मेरे एक इशारे पर मौत के मुंह में कूदने और मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटी। जब तक शाला के शरीर के अंदर वो इवोल्यूशन का प्रोसेस पूरा हो रहा था, मैंने सिस्टम से मिले उस दूसरे बैंगनी इनाम यानी फर्स्ट स्किल रिवॉर्ड को चेक किया। ये ड्यूअल एक्शन शील्ड की स्किल बुक थी। इसे सीखने के बाद यूजर अपने किसी साथी के चारों तरफ एक बेहद मजबूत जादुई ढाल बना सकता था, जो मिलने वाले किसी भी डैमेज को सीधे 20% तक कम डैमेज रिडक्शन कर देती थी। इसके अलावा इस शील्ड से हर सेकंड आसपास के दुश्मनों पर एक फ्रॉस्ट ब्रेथ निकलती थी, जो उन्हें भारी डैमेज देने के साथ साथ उनके मूवमेंट और अटैक स्पीड को भी सीधे 20% तक स्लो कर देती थी। यह शील्ड पूरे 60 सेकंड तक एक्टिव रहती और इसे कभी भी ऑन या ऑफ किया जा सकता था। मेरा दिल एक बार फिर से दहल गया। ये एक ही समय पर भारी डिफेंस और दुश्मनों को पूरी तरह फ्रीज करने वाली एक गॉड लेवल स्किल थी। मैंने तुरंत लर्न पर क्लिक किया और इसे खुद पर कास्ट कर लिया। सिस्टम अलर्ट, आपकी गॉड लेवल टैलेंट इटर्नल पावर की वजह से यह स्किल अब आपके शरीर पर हमेशा के लिए परमानेंट स्टेट हो चुकी है, यानी यह शील्ड अब कभी खत्म नहीं होगी। अभी दूसरी तरफ शाला का इवोल्यूशन भी पूरा हो गया और वो अपनी नई ताकतों के साथ धुएं से बाहर निकली। सिस्टम अलर्ट, आपके कबीले के सदस्य शाला का इवोल्यूशन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। वह अब एक बॉस ग्रेड क्रिएचर बन चुकी है। उसके सारे एट्रीब्यूट्स में सीधे 30% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही उसने एक नई विनाशकारी स्किल सीखी है, लाइटलेस डैश। इसकी मदद से वो प्रकाश की रफ्तार से दुश्मन के आर पार निकल सकती है और रास्ते में आने वाले सभी दुश्मनों को सीधे 110% का घातक डैमेज दे सकती है। मैंने खुशी से सिर हिलाया और अपनी टीम को अगला हुक्म दिया।
पूरी फुर्ती के साथ इस पूरे कैंप के कोने कोने को छान मारो और सारा माल समेटो, फिर हम वापस अपने कबीले लौटेंगे। शिकारियों के उस तंबू को छानने पर हमें भारी मात्रा में कीमती कॉइन्स, अनाज और यहाँ तक कि शराब की बोतलें भी हाथ लगी। आखिर में मैं उस कैंप के सबसे आखिरी वाले गुप्त कमरे में गया, जहाँ से वो ब्लैक रोब पादरी बाहर निकला था। अंदर जाने पर मैंने देखा कि उस छोटे से लकड़ी के केबिन के बीचों बीच एक फर्नेस सुलग रही थी और उसके ठीक बगल में रखी एक छोटी मेज पर पीले रंग का एक पुराना नक्शा रखा हुआ था। जैसे मैंने उसे उठाया, सिस्टम में नोट किया, सिस्टम अलर्ट, आपको गेल स्नोफील्ड मैप हासिल हुआ है। मैंने जैसे ही उस पुराने चर्मपत्र के नक्शे को खोला, उस नक्शे पर जगह जगह सूरज के छोटे छोटे सिंबल्स बने हुए थे, जिनमें से एक बिल्कुल हमारी मौजूदा लोकेशन के ऊपर था। मैंने तुरंत दिमाग दौड़ाया, ये कोई साधारण निशान नहीं थे। ये असल में इस पूरे स्नोफील्ड में छिपे हुए बंजारे शिकारियों के गुप्त अड्डों की सही लोकेशंस थीं। इस नक्शे की अहमियत अब मेरे लिए सोने से भी कीमती हो चुकी थी। अभी हुई लड़ाई से मुझे अच्छे से समझ आ गया था कि इन शिकारियों के कैंप्स को तबाह करने पर न सिर्फ बेहतरीन लूट और एक्सपीरियंस मिलता है, बल्कि भारी मात्रा में रेपुटेशन वैल्यू भी मिलती है। इन सारी लोकेशंस का पता होने का मतलब था कि मेरे हाथ में असीमित फायदों की एक मास्टर चाबी आ चुकी थी। और किस्मत से इस समय मेरी इन्वेंट्री में एक टावेर्न का ब्लूप्रिंट भी था। जब मैं अपने कबीले में उस टावेर्न को बना लूंगा, तो इस दुनिया के महान और शक्तिशाली हीरोज को अपने कबीले की तरफ आकर्षित करने के लिए मुझे बहुत हाई रेपुटेशन की जरूरत पड़ेगी। और जब भी मेरी रेपुटेशन कम पड़ेगी, मैं सीधे इनमें से 2-4 शिकारी कैंप्स पर धावा बोलकर उसे आसानी से बढ़ा सकूंगा। तभी कमरे के कोने में लियू मुक्शी को एक और बड़ा संदूक मिला। उसे खोलने पर हमें ढेर सारा बढ़िया खाना, एक प्राइमरी वॉच टावर ब्लूप्रिंट, एक जादुई स्किल बुक ब्लेसिंग ऑफ करेज और एक बेहद कीमती ब्लैक डायमंड हाथ लगा। मैंने तुरंत उस नई स्किल बुक के एट्रीब्यूट्स चेक किए। ब्लेसिंग ऑफ करेज, यह स्किल ऑरोरा की पवित्र रोशनी की ताकतों को इकट्ठा करती है। उसकी एक अकेली ब्लेसिंग पूरी टीम की अटैक पावर को पल भर में तबाही के लेवल पर ले जाएगी। इसलिए मैंने बिना देर किए वो स्किल बुक लियू मुक्शी को थमा दी और उसे सीखने को कहा। रही बात उस चमचमाते ब्लैक डायमंड की, तो वो एक बेहद रेयर और स्पेशल मटेरियल था, जिसे अगर किसी हथियार या आर्मर पे जड़ा जाए तो ये यूजर की चाम को सीधे 20 पॉइंट्स बढ़ा देता था। साथ ही सिस्टम ने बताया कि यह ब्लैक डायमंड इस दुनिया के राजा महाराजाओं और नोबल्स को बेहद पसंद है और नीलामी के बाजार में इसकी एक एक कणी के लिए लोग पानी की तरह पैसा बहाने को तैयार रहते हैं। मेरी आंखें चमक उठी। वाह भाई, ये तो जैकपॉट है। मैंने उसे संभालकर अपने बैकपैक में रख लिया। अब उस पूरे कैंप की एक एक कीमती चीज साफ हो चुकी थी। हमारी यह रेड एक बम्पर कामयाबी साबित हुई थी। इसके बाद मैं अपनी पूरी टीम को लेकर तंबू से बाहर आया और हम एक सुरक्षित ढलान वाले रास्ते से वापस अपने कबीले की तरफ बढ़ चले। साफ दिख रहा था कि कबीले की सीमा काफी फैल चुकी थी। इसका सीधा मतलब था कि मेरे बाहर रहने के दौरान दाजुआंग और उसकी टीम ने कड़ी मेहनत करके कबीले के मुख्य अलाव को कम से कम 2 लेवल्स और अपग्रेड कर दिया था। इसके अलावा कैंप के भीतर अब कई नए छोटे शेल्टर्स, एक मजबूत ब्लैकस्मिथ शॉप और एक बढ़िया भोजनालय कैफेटेरिया भी पूरी तरह बनकर तैयार हो चुके थे। मालिक, यहाँ सब बिल्कुल सामान्य था। बस दोपहर के समय कुछ फ्रॉस्ट गॉब्लिन्स ने हमारे कैंप पर धावा बोलने की कोशिश की थी, लेकिन इलोना ने अपनी जादुई तलवारों और हमारे शक्तिशाली एलिमेंटल सोर्ड टावर्स की मदद से पल भर में उन सबको भूनकर रख दिया। इसके साथ ही दाजुआंग ने आगे बढ़कर अपनी हथेली खोली। मालिक, उन गोब्लिन्स की लाशों से हमें ये अजीब से पत्थर मिले हैं। मैंने उन पत्थरों को हाथ में लेकर देखा। वे असल में 4 कीमती आइस क्रिस्टल स्टोन्स थे। ये पत्थर सिर्फ बर्फीले तत्वों वाले हाई लेवल मॉन्स्टर से ही ड्रॉप होते थे, जिनके भीतर बर्फ की एक बहुत ही शुद्ध और ठंडी सांस समाहित होती थी। इनका इस्तेमाल कबीले में विशेष प्रकार की जादुई इमारतें बनाने या हथियारों में आइस एट्रीब्यूट जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता था। मैं संतुष्ट होकर उन्हें अपनी जेब में रख लिया। अभी पूरी तरह से रात होने में थोड़ा वक्त बचा था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस बचे हुए समय का इस्तेमाल करके अपने नए साथी बिग वाइट और उन नए रिपेयर किए गए रोबोट्स के लिए एक बढ़िया आशियाना बना दिया जाए, ताकि वे रात की इस कैंप का आपाती बर्फबारी और ठंडी हवाओं से बच सकें। मैंने तुरंत अपनी इन्वेंट्री से उस मीडियम शेल्टर ब्लूप्रिंट को निकाला, उस पर लर्न क्लिक किया और दाजुआंग को आदेश दिया, दाजुआंग, अपने साथ 3 मजबूत लोगों को लो और रात होने से पहले हर हाल में 2 बड़े मीडियम शेल्टर्स खड़े कर दो। इस समय मेरे हाथ में 2 और कीमती ब्लूप्रिंट्स बचे हुए थे। एक था टावेर्न और दूसरा था प्राइमरी वॉच टावर। टावेर्न के बन जाने के बाद जैसे ही मेरी रेपुटेशन वैल्यू एक खास मुकाम पर पहुंचेगी, इस दुनिया के कई विशेष और ताकतवर हीरोज खुद चलकर हमारे कबीले की सेवा में हाजिर होने लगे। बस उसके लिए मुझे एक बढ़िया बारटेंडर और वाइन मिक्सर की जरूरत पड़ने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ प्राइमरी वॉच टावर की मदद से मैं कबीले की सीमाओं पर एक ऊंचा टावर खड़ा कर सकता था, जहां से दूर दूर तक पहरा दिया जा सके, और अगर हमारे पास कोई लंबी दूरी तक हमला करने वाले सैनिक हों तो वे ऊपर बैठकर दुश्मनों पर तीरों या गोलियों की बौछार कर सकते थे। चूंकि अभी मेरे पास कोई रेंज आर्मी नहीं थी, इसलिए मुझे वॉच टावर बनाने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बाद मैंने दाजुआंग को एक और काम सौंपा। कल सुबह से तुम लोग कैंप के जितने भी पुराने छोटे शेल्टर्स हैं, उन सबको एक एक करके मीडियम शेल्टर्स में अपग्रेड करना शुरू कर देना। अगर आज पूरा काम न भी हो तो कोई बात नहीं, इसे कल आराम से जारी रखना, और बाकी के लोग कल सुबह से दोबारा नए एलिमेंटल स्वॉर्ड टावर्स का निर्माण शुरू करेंगे। हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम एक दिन में कम से कम 2 नए टावर्स खड़े कर सकें। सारे कामों की रूपरेखा तय करने के बाद मैंने एक बार कबीले के मुख्य अलाव के स्टेटस पे नजर डाली। कबीले का बिग बॉनफायर लेवल 7 ये पूरे 300 मीटर के दायरे में तापमान को सीधे 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकता है।
मैंने मन ही मन हिसाब लगाया कि लेवल 5 के बाद ये अलाव जितनी बार अपग्रेड होता है इसकी हीटिंग रेंज पूरे 100 मीटर बढ़ जाती है, और जैसे ही ये लेवल 11 पर पहुंचेगा ये एक साधारण अलाव से बदलकर एक फर्नेस का रूप ले लेगा, जिसके बाद इसकी हीटिंग पावर और दायरे में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आएगा। ये सोचते ही मैंने काओई और उसके साथ आए इंसानों के ग्रुप को अपने पास बुलाया और उन्हें भी कबीले के विकास के काम पर लगा दिया। मैंने उन्हें अलाव को और अपग्रेड करने और 2 नए प्राइमरी वॉच टावर और टावेरन के कंस्ट्रक्शन का काम सौंप दिया। इसके बाद मैंने आज की रेट से मिले तरह तरह के कीमती मसाले और खाने पीने का सामान हमारे रसोई दाहुआ के हवाले किया और कहा, जाओ दाहुआ, आज इन बेहतरीन मसालों का इस्तेमाल करके पूरे कबीले के लिए एक ऐसा शानदार और गर्मा गर्म खाना बनाओ कि सब उंगलियां चाटते रह जाए। दाहुआ ने जब अपने सामने उन दुर्लभ और कीमती सामग्रियों को देखा तो उसकी आंखें खुशी से फटी की फटी रह गई। उसने बेहद आदर के साथ सिर झुकाया और उन डिब्बों और बोतलों को किसी अनमोल खजाने की तरह अपने सीने से सटाकर सीधे कैफेटेरिया की तरफ दौड़ पड़ा। देखते ही देखते पूरा कबीला किसी चींटी की तरह अपने अपने कामों में व्यस्त हो गया। अब मैदान में मेरे पास सिर्फ शिया येनी, उसकी छोटी बेटी टॉम चुचू और बगल में खड़ी इलोना ही बचती। शिया येनी ने बेहद झिझकते और संकोच करते हुए उससे पूछा, मालिक, क्या हमारे लायक भी कोई काम है जो हम कर सकते हैं? मैंने उन दोनों के शरीर पर लिपटे उन फटे पुराने और पतले कपड़ों को देखा जो इस कड़ाके की ठंड को झेलने के लायक बिल्कुल नहीं थे। मैंने तुरंत अपने बैकपैक से आज शिकार की हुई भालू की एक पूरी मोटी और आलीशान खाल निकाली और पूछा, येनी, क्या इस खाल से तुम दोनों के लिए कपड़ों के 2 अच्छे सेट बन जाएंगे? शिया येनी ने धीरे से हामी में सिर हिलाया। मैंने मुस्कुराते हुए वो भारी खाल उसके हाथों में थमा दी। तो फिर एक काम करो, आज तुम कोई और काम मत करो, बल्कि इस खाल का इस्तेमाल करके सबसे पहले अपने लिए और छोटी चुचू के लिए ठंड से बचने के अच्छे कपड़े सिल लो। आज रात तापमान बहुत ज्यादा गिरने वाला है। मैं नहीं चाहता कि मेरे कबीले में कोई ठंड से बीमार पड़े। ये सुनते ही शिया येनी अपनी जगह पर बिल्कुल सुन्न होकर खड़ी रह गई। उसने तो सोचा था कि मैं उससे कबीले के बाकी लोगों के लिए रजाई, गद्दे या भारी कोट सिलने को कहूंगा, पर उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा पहला हुक्म खुद उसकी और उसकी बेटी की हिफाजत के लिए होगा। शिया येनी की आंखों की कोनों से आंसू छलक आए। जब से वो इस बेरहम दुनिया में आई थी उसकी जिंदगी सिर्फ खौफ, भूख और बेबसी के साए में गुजरी थी। कड़ाके की ठंड और भूख ने उसकी जीने की इच्छा को लगभग मार दिया था, यहाँ तक कि उसके पास अपने मरे हुए रिश्तेदारों के लिए रोने तक का वक्त नहीं था। उसने तो मान लिया था कि वो और उसकी मासूम बेटी इस बर्फबारी में तड़प तड़प कर मर जाएंगे, पर उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत उसे मेरे पास ले आएगी। मैंने न सिर्फ उन्हें एक सुरक्षित और गर्म छत दी, बढ़िया खाना दिया, बल्कि अब वो उन्हें ठंड से बचने के कीमती कपड़े भी दे रहा था। उसका दिल मेरे प्रति कृतज्ञता से 10,000 बार भर आया। उसने गहरी सांस ली और झुककर मुझे धन्यवाद दिया। मैंने उन दोनों को तुरंत कमरे के भीतर जाकर आग सेकने को कहा। वक्त बीतता गया और आखिरकार रात ढल आई। दाहुआ और उसकी टीम ने एक बेहद लाजवाब डिनर तैयार कर लिया था। कबीले के सभी नागरिक उस बड़े भोजनालय में इकट्ठा हुए और आज के उस शानदार खाने का लुत्फ उठाने लगे। सच कहूं तो इस दुनिया में आने के बाद से उनके जीवन का यह सबसे बेहतरीन और भरपेट खाना था। मेज पर गर्मा गर्म ब्रेड, ताज़ा चीज, दूध और यहाँ तक कि लजीज मीट के टुकड़े भी परोसे गए थे। सब लोग भूखे भेड़ियों की तरह उस खाने पर टूट पड़े और इसके साथ ही मेरे प्रति उनकी वफादारी का ग्राफ भी बहुत तेज रफ्तार से ऊपर की तरफ बढ़ गया। जब मेरा पेट पूरी तरह भर गया तो मैंने आराम से बैठकर अपना सिस्टम खोला और वर्ल्ड चैनल पर लॉगिन किया ताकि देख सकूं कि बाकी के सर्वाइवर्स इस दुनिया में क्या गुल खिला रहे हैं। चैट चैनल पर दिख रहा था कि अब काफी सारे लोग इस नई दुनिया के ढर्रे में ढलने लगे थे। वे लगातार आपस में सामानों की ट्रेड कर रहे थे और सर्वाइवल की नई नई रणनीतियों पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन उनकी बातचीत का सबसे बड़ा मुद्दा अभी भी यही था कि इस गेम में लेवल अप करना कितना मुश्किल है, और वे हैरान थे कि लीडर बोर्ड के टॉप प्लेयर्स आखिर इतनी जल्दी अपना लेवल कैसे बढ़ा रहे हैं। तभी चैट पर किसी ने लिखा, भाई साहब, ये काओ शिंग बॉस तो सचमुच कोई मसीहा या मॉन्स्टर है। सिर्फ एक ही दिन के भीतर उनका लेवल बढ़कर सीधे लेवल 7 पर पहुंच गया है। हाँ यार, इस बार की रैंकिंग में नंबर 1 की गद्दी तो सीधे काओ शिंग बॉस के नाम ही लिखी है। बाकी के अनगिनत प्लेयर्स भी लगातार इस बात का समर्थन कर रहे थे, लेकिन तभी फुयुए नाम के एक प्लेयर ने जलन भरे लहजे में तंज कसा, अरे छोड़ो यार, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा गेम और मुश्किल होता जाएगा और मॉन्स्टर्स भी खतरनाक होते जाएंगे। क्या पता कब उस काओ शिंग के साथ बीच रास्ते में कोई भयानक एक्सीडेंट हो जाए और उसकी सारी मेहनत एक पल में मिट्टी में मिल जाए। ये देखते ही कि 3 हीरो सोसाइटी के लोग फिर से पीठ पीछे दूसरों पर कीचड़ उछाल रहे हैं। जी शिंगुए नाम की एक अन्य प्लेयर गुस्से में भड़क उठी और उसने सरेआम उन्हें लताड़ना शुरू किया। ओ ये 3 हीरो सोसाइटी की क्रियो, जब गेम में सीधे कॉम्पिटेट करने की तुम्हारी औकात नहीं होती तो तुम लोग वर्ल्ड चैट पर आकर दूसरों को कोसना शुरू कर देते हो। तुम्हें अपनी इस हरकत पर थोड़ी भी शर्म नहीं आती? तुम्हारी सो कॉल्ड सोसाइटी के लोग वर्ल्ड चैट पर भौंकते तो बहुत अच्छे हैं, पर सच तो ये है कि फेंग लॉन्ग को छोड़कर तुम्हारा एक भी बंदा टॉप 10 की लिस्ट में जगह तक नहीं बना पाया है। सचमुच तुम लोगों ने पूरी दुनिया के सामने अपनी थूथू करवा रखी है। काओ शिंग बॉस ने तुम लोगों को 3 हीरोज नहीं बल्कि 3 बर्ड्स सोसाइटी, 3 चिड़ियों का झुंड कहा था, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। तुम सबके सब सिर्फ टायरों और निकम्मों की फौज हो। ये देखते ही 3 हीरो सोसाइटी के गुर्गे तिलमिला उठे। साली कुतिया, तेरी ये मजाल, क्या तुम लोग अपनी मौत को दावत दे रहे हो? याद रखो, अभी नॉविस प्रोटेक्शन पीरियड खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। क्या तुम सचमुच हमारे खिलाफ जाने की जरूरत कर रही हो? ये सुनकर बाकी के प्लेयर्स भी हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। इस दुनिया में पुरानी व्यवस्था और कानून पूरी तरह ध्वस्त हो चुके थे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही नियम चलता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस।
और बाकी के प्लेयर्स भी अपने अपने कबीलों को मजबूत करके अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। थ्री हीरोज सोसाइटी के कुछ 100 लोग मिलकर पूरे डिस्ट्रिक्ट 174 के हजारों लोगों का मुकाबला थोड़े ही ना कर सकते थे। लोगों ने मिलकर फूयू को इतना ट्रोल किया कि गुस्से और शर्म के मारे उसका अगला कोई मैसेज ही बाहर नहीं आ पाया। ठीक इसी समय फेंग लॉन्ग भी अपने आलीशान तंबू में बैठा चैट चैनल की इस गर्मा गर्मी पर नजरें गड़ाए हुए था। उसे साफ एहसास हो गया था कि अब चैट पर थ्री हीरोज सोसाइटी का वो पुराना खौफ और दबदबा लगभग खत्म हो चुका था, और यह देखकर उसकी आंखें धीरे धीरे बर्फ की तरह ठंडी होने लगी। वह अच्छे से जानता था कि उनकी साख पर बटा लगने की ये सारी फसाद की जड़ कोई और नहीं बल्कि काओ शिंग है। जब तक काओ शिंग को रास्ते से नहीं हटाया जाता तब तक थ्री हीरोज सोसाइटी का पुराना रुतबा कभी वापस नहीं लौट सकता। तभी जी जुन नाम के एक वफादार प्लेयर ने फेंग लॉन्ग को एक प्राइवेट मैसेज भेजा। बॉस, आपने मुझे जो कोऑर्डिनेट्स दिए थे, मैंने उस इलाके के आसपास मौजूद अपने कबीले के सभी भाइयों से कांटेक्ट कर लिया है। हमारी लिस्ट के मुताबिक हमारे पास लगभग 30 मजबूत लोगों की फौज तैयार है। अकेले उस काओ शिंग को घेर कर उसका काम तमाम करने के लिए यह संख्या काफी से भी ज्यादा है। फेंग लॉन्ग ने संतोष में सिर हिलाया और उसने सावधानी बरतते हुए आगे लिखा, देखो, वो काओ शिंग अगर लेवल 7 पे पहुंचा है तो साफ है कि उसके पास कुछ न कुछ गॉड लेवल एबिलिटी या ताकत जरूर होगी। इसलिए कोई भी चांस मत लो। कल तुम आसपास के कुछ और भाइयों को अपने साथ जोड़ो। जब हमारे सिरों की गिनती कम से कम 50 के पार पहुंच जाए तभी कोई एक्शन लेना। और चूंकि अभी नौसिखिया प्रोटेक्शन पीरियड एक्टिव है, तुम सीधे उसके कबीले की सीमा के भीतर कदम नहीं रख सकते। इसलिए सबसे पहले उसके कैंप के बाहर छिपकर पहरा दो, और जैसे ही वो काओ शिंग किसी मिशन के लिए अपने कबीले से बाहर कदम रखे, पूरी फौज के साथ एक ही बार में उस पर टूट पड़ना और उसे वहीं हमेशा के लिए दफन कर देना। समझ गए? पूरा प्लान सेट करने के बाद फेंग लॉन्ग के मुंह के कोनों पर एक बेहद क्रूर और शातिर मुस्कान उभर आई। काओ शिंग, बस एक दिन और जितनी अकड़ दिखानी है दिखा ले। कल का दिन बीतने दे, फिर मैं तुझे और तेरी इस पूरी अकड़ को पैरों तले कुचल कर रख दूंगा, और तुझे अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमारी थ्री हीरो सोसाइटी से पंगा लेने का आखिर अंजाम क्या होता है। अब क्या होने वाला है? क्या अपना हीरो इस गुंडे से जीत पाएगा या फिर यह गुंडा अपनी आइटम के साथ कुछ कर देगा?